हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसन बा? यस सर, कैसन बा? ठीक बा। हाय गुड मॉर्निंग। चलिए सर, अपन चलते हैं आगे और पढ़ाई कर रहे थे अपन। मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तो कर सकते हैं, बट देन द इशू इज दैट कि एक सब्जेक्ट साथ में करो ना सर, मतलब टाइम नहीं है क्या आपके पास? सो इफ यू गेट लेसर ऑफ टाइम देन इट्स ओके। बाकी तो इफ यू गॉट इनफ टाइम, मतलब बहुत कम समय क्या है सर, तो फिर वन सब्जेक्ट एट अ टाइम करो ना यार। क्यों पूरा दिन ऑप्शनली करते रहोगे तो मतलब दिमाग घूम जाएगा तारीखों में, समझे नहीं समझे? हाँ, फिर डेट और तारीख में घूमते रहोगे सर, समझे नहीं समझे? है ना, मतलब समझे नहीं समझे? है ना, हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो इसकी तरह है। तो किसी शायर ने कहा कि ए जालिम इश्क ना कर तो तू मुकदमा ही कर दे, ए जालिम इश्क ना कर तो तू मुकदमा ही कर दे, डेट पर सही तारीख पर तो मिला दे। समझे नहीं समझे? कि भाई तू मेरे ऊपर केस कर दे, डेट पे तो नहीं लेके जा रही है या जा रहा है, तो मेरे ऊपर केस कर दे, कम से कम तारीख पे तो सामने मिलूंगा, है ना? जब सब तारीख देंगे तो सुनाएंगे सर। तो इतिहास भी वही विषय है सर, समझे? है ना। चलिए, तो एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री एक अलग विषय है, समझे, उसके ऊपर अलग से काम होता है। फिर मेडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है सर, ओके। एंड वी विल सी दैट आर्ट एंड कल्चर इज अ डिफरेंट टॉपिक, ओके। मतलब उसके अलग, उसके डोमेन से अलग है, उसके एक्सपर्टीज भी अलग है सर, है ना। तो आप कम से कम ऑप्शनल लेवल का सब्जेक्ट को दो साथ में मत करिए सर, ओके। प्लीज डोंट डू इट ऑप्शनल लेवल। क्या क्वेरी है बच्चा आपकी? मैम की बुक में ज्योग्राफिकल सेटलमेंट सही नहीं दिया गया ड्यू टू हीडिंग। मैडम की बुक में ज्योग्राफिकल सेटलमेंट सही नहीं दिया गया है, मतलब फर्स्ट चैप्टर आप बता रहे हो। Should we watch your modern GS lectures? No, you wait for this sessions, okay. मतलब if you are appearing for next year, तो then it's okay. But I don't see मतलब है ना, इतना लंबा अगर आप वेट कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना तो फिर क्या आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2024 के लिए आपके पास टाइम है, तो एक बार खाली मॉडर्न के लेक्चर्स को खाली ओरी लेके ऑप्शन में बैठोगे तो फायदा तो होगा, बट फिर डुप्लीकेशन ना हो, देख लो अपने हिसाब से ना कि आपको, क्योंकि यहाँ मॉडर्न हम लोग करेंगे मोस्ट ऑफली इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर आ जाएगा सर, ओके। मतलब जितना जल्दी इसको खत्म करेंगे उतना, मैं तो आशा करता हूँ जल्दी खत्म करें, बट एज ऑलवेज अपनी आशा उस तरह से चलती नहीं है सर, ओके। अपने जैसे प्लान करते हैं वैसे चलता नहीं है सर। खैर, तो हम बात कर रहे थे वैदिक एज के बारे में, एंड वी हैड डिस्कस द पॉइंट ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज में हमने ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड दोनों को साथ में देखा है सर, ओके। तो हमने ओरिजिन ऑफ आर्यंस के बारे में देख लिया, हमने एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस के बारे में डिस्कस कर दिया, वी हैड डिस्कस्ड द सेटलमेंट पैटर्न एज वेल, मतलब ज्योग्राफी पोर्शन कि आर्यंस को कहां-कहां की ज्योग्राफी की नॉलेज थी सर, ठीक है। और पिछले क्लास के अंदर हमने पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड वी हैड डिस्कस्ड द नेचर ऑफ पॉलिटी इन दिस पीरियड कि भाई इनके यहाँ पे किस तरह से नेचर ऑफ पॉलिटी रहा करता था, कैसे बदलाव हो रहा है सर, ठीक है। अब वहां से थोड़ा आगे चलेंगे एंड वी विल फाइंड कि ये पॉलिटी के अंदर जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ उसकी डिबेट चलती है, पर मैं स्टेट फॉर्मेशन की डिबेट अभी नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको 6th सेंचुरी बीसी के अंदर आऊंगा तो फिर से इसमें से रिपीट करवा दूंगा कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द स्टेट पॉलिटी, क्योंकि होता क्या है कि स्टेट फॉर्मेशन तीन फेज में आया सर, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले जो पीरियड था वो था अर्ली वैदिक पीरियड, राइट, ओके। अर्ली वैदिक से हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड आया सर, ओके। अब लेटर वैदिक के बाद एक टर्म यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब है कि द पीरियड फ्रॉम 600 बीसी, राइट, ओके। तो 600 बीसी ऑनवर्ड्स हमें क्या देखने को मिला कि दिस इज द पीरियड ऑफ महाजनपद फॉर्मेशन सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये जो महाजनपद का जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के समय पे स्टेट्स बेसिकली इंटीग्रेटिव बनने की शुरुआत हुई, अलग-अलग प्रकार के रीजंस उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। तो ये जो पहले किनशिप बेस्ड सिस्टम हुआ करते थे, ट्राइबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो क्लैन बेस्ड सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं सर, ठीक है। ये जो क्लैन बेस्ड सिस्टम है उसके अंदर चेंज होने की शुरुआत हुई सर, ओके। और ये चेंज बेसिकली ट्रांजिशन के अंदर है, तो हमने बताया कि छोटे-छोटे जो जन थे वो यहाँ से जनपद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, और यही जो जनपद है वो ट्रांसफॉर्मेशन होकर कहां पे जा रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ महाजनपद सर, ठीक है। तो बेसिकली महाजनपद के अंदर एक इलॉबरेटिव स्टेट फॉर्मेशन आया, जुडिशरी अलग हो गई, एग्जीक्यूटिव का एक रोल बन रहा है, लेजिस्लेटिव बन रहा है, बहुत सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी निकल के आ रही है सर, ओके, मिनिस्टर्स बन रहे हैं। तो ये सब चीजें तो रात-रात हो नहीं सकती है ना, रेवेन्यू सिस्टम बन के आ रही है। तो ये जो पीरियड है ना, बेसिकली जनपद का पीरियड जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है सर, ठीक है, समझे। मतलब इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज, ओके ना, समझे। तो ये ट्रांजिशन स्टेज की पॉइंट हमें पता होनी चाहिए। तो आपको पूछा जा सकता है सवाल यहाँ से कि डिस्कस ऑन द स्टेट फॉर्मेशन इन द नॉर्थ इंडिया प्रिसाइसली विद रिस्पेक्ट टू महाजनपदास एंड हाउ द ट्रांजिशन ऑकर्ड फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू द जनपदास और महाजनपदास, ठीक है, समझे। सो देयर कैन बी सेपरेट क्वेश्चन ऑन दिस, आपको अलग से ही टॉपिक से यहाँ पूछा जा सकता है कि भाई राज्यों का जो निर्माण हुआ है खास करके उत्तर भारत में जनपदों के समय पे या महाजनपदों के समय पे, उसकी फीचर्स क्या थी, उसकी इवोल्यूशन क्या हुआ करती थी, ठीक है ना, समझे। या आपको ये सवाल आ जाएगा, ट्रेस द ओरिजिन ऑफ स्टेट फॉर्मेशन सर, ठीक है ना, समझे। ट्रेस द ओरिजिन ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली इंडिया सर, ठीक है। अब आधे लोग को समझ में नहीं आएगा कि भाई अर्ली इंडिया की कहानी क्या है सर, ओके। तो अर्ली इंडिया मतलब भारत का, मतलब 1947 का पूछ रहा होगा सर, ठीक है। पर हम जब ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें पता हो जाना चाहिए कि भाई अर्ली इंडिया का मतलब है कि भाई दिस इज एंशिएंट इंडिया। मोस्ट ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन की बात की गई है तो ये वैदिक पीरियड के बाद के जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके साथ जुड़ा गया है सर, ठीक है। और इसी के इर्द-गिर्द हमें देखना है कि भाई स्टेट फॉर्मेशन के फैक्टर्स किस तरह से हुआ करते थे, उसमें क्या-क्या परिस्थिति हुआ करती थी, कैसे यहाँ से डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जो अर्ली वैदिक पीरियड है या ऋग्वैदिक पीरियड है उसके अंदर तो स्टेट फॉर्मेशन के एविडेंसेस नहीं है। जनपद के अंदर हमें ये देखने को मिला है कि धीरे-धीरे क्लैन बेस्ड सिस्टम के अंदर प्रोटो ब्यूरोक्रेसी का निर्माण हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्रिएट करने की शुरुआत हुई, जुडिशियल सिस्टम निकल के आ रही थी, पूर्ण रूप से नहीं बना था पर बनने की शुरुआत हो गई थी सर, ठीक है। एंड ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, एंड अल्टीमेटली इट लेड टू द स्टेट फॉर्मेशन, ओके। इसमें इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मोर एंड मोर टेरिटरी कमिंग इनटू द पिक्चर, क्योंकि बेसिकली व्यवस्था जो है वो टेरिटरी आधारित हो गई थी। पहले क्या था कि हमने देखा कि वो क्लैन आधारित हुआ करती थी, और ये क्लैन आधारित सिस्टम के अंदर फिर स्टेट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था सर, तो इस अंडरस्टैंडिंग हमें ये होनी चाहिए कि भाई हाउ द डिफरेंट सेटअप एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ द ब्यूरोक्रेसी, हाउ द जुडिशियल सिस्टम स्टार्टेड इवॉल्विंग, हाउ द नेचर ऑफ द किंग आल्सो स्टार्टेड फंक्शनिंग, ओके। द किंग्स रोल इन द फॉर्म ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन, ओके। इनिशियली द किंग वाज सीन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ प्रजा एंड पशु, नाउ द किंग इज सीन एज द पर्सन हु कंट्रोल्स एंड होल्ड्स द टेरिटरी एज वेल, एंड डिफरेंट यज्ञस वर बीइंग कंडक्टेड बेस्ड ऑन दैट, ओके। तो पूरा का पूरा एक हायरार्की, एक काम हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लिख पाएंगे सर। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द स्टेट फॉर्मेशन इन नॉर्थ इंडिया एंड अर्ली इंडिया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि इसमें रोमिला थापा ने बहुत सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, तो हमें उसकी भी कहानी पहले
क्लियर हो जानी चाहिए सर। ओके, तो हम बेसिकली वैदिक पीरियड के अंदर से या फर्स्ट पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझते हैं तो एटलीस्ट द फंडामेंटल थिंग इज क्लियर फॉर अस कि वी आर अवेयर दैट कि इस दौर के अंदर कैसे पॉलिटिकल सिस्टम निकल के आई, हाउ द ट्रांजिशन हैड टेकन प्लेस, वो भी हमने देखा कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड के अंदर से कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ एंड बेसिकली हम देखेंगे कि मोनार्की का कैसे इवोल्यूशन है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है सर। अब देखिए कि थोड़ी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर लेते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी और अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग ओवरऑल समझेंगे तो इनके यहाँ पे किस किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए हैं सर। ठीक है, अब देखिए कि बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर स्टेट फॉर्मेशन तो था नहीं, रेवेन्यू या टेरिटरी का उतना इंपॉर्टेंस था नहीं, तो जो भी इकोनॉमी है उसको लेके एक पहली मान्यता आपको ये देखने को मिलती है वो है द नेचर ऑफ इकोनॉमी सर। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी। नेचर ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी सर। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ से इकोनॉमी के ऊपर एक फ्लोचार्ट बना देते हैं सर। ठीक है, समझे, तो इकोनॉमी में हम लोग पहले देखेंगे कि ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक से लेकर लेटर वैदिक तक का सर, है ना। तो पॉइंट्स कौन से आएंगे सर। ठीक है, एक तो ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमें ये पता होना चाहिए, सेकंडली हमें पता होना चाहिए द नेचर ऑफ इकोनॉमी के भी इनका इकोनॉमी का प्रकार कैसा था, किस तरह से यहाँ से चलता है सर। ठीक है, इसको लेके फीचर्स हमें पता होना चाहिए। फीचर्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट आती है, वो है एग्रीकल्चर की डिबेट सर। ओके, एग्रीकल्चर की डिबेट क्यों, क्योंकि भाई साहब इनकी अर्थव्यवस्था के अंदर अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक के पीरियड के अंदर कि एग्रीकल्चर हुआ था कि नहीं हुआ था उसको लेकर अलग-अलग प्रकार की थॉट्स आपको देखने को मिलेगी सर। ठीक है, तीसरी बात हमें ये भी देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कितना हुआ करता था सर। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर खेती के अलावा क्या ट्रेड एंड कॉमर्स था या बेसिकली अदर व्यूज इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इनके द्वारा किया गया था। तो ऑल दिस थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड। इनफैक्ट हमें ये भी पता होना चाहिए इनके फीचर्स के अंदर कि जो मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है ये मोनेटाइजेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था तो बेसिकली कैसे इकोनॉमी फंक्शन किया करती थी, क्योंकि इसमें बार्टर सिस्टम थी या एक्सचेंज सिस्टम थी, वो भी हमें क्लियर हो जानी चाहिए सर। और इकोनॉमी के साथ ही हम लोग बेसिकली एक पॉइंट देखेंगे वो है रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि रेवेन्यू मूलतः से इसके साथ थोड़ा बहुत लिंक अप कर सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ सर। ठीक है, देखिए इकोनॉमी का डेवलपमेंट हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड सर, है ना, समझे, द इकोनॉमिक चेंजेस हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। अर्ली वैदिक का पीरियड ही हम लोग देखेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ही हमारे पास एविडेंसेस है खास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी विल सी कि इसके अंदर जब हम लोग वेद को स्टडी करते हैं, खास करके ऋग्वेद को स्टडी करते हैं या बेसिकली अदर लिटरेचर को स्टडी करेंगे, जो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं वो इकोनॉमी के अंदर ऐसा कहते हैं कि इकोनॉमी सब्सिस्टेंस थी, मतलब अपना गुजारा चला देते थे सर। ठीक है, समझे, बट देन वी विल फाइंड कि इस बिजनेस के रूप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आया वो है पेस्टोरलिज्म का इकोनॉमी सर। ठीक है, समझे, मतलब पशुधन आधारित इकोनॉमी। अब ऐसा क्यों था पशुधन आधारित, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर हम लोग जब स्टडी किया तो वी कम टू नो कि पेस्टोरल इकोनॉमी वाज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड एंड वी विल सी कि गाय को मूलतः से जो गऊ है सर, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत मिलती है। तो कैटल हर्डिंग हो गया, कैटल रेयरिंग हो गया है, कैटल के रिलेटेड अगर आप समझने की कोशिश करिए कि इकोनॉमी चलती रहती थी और इसके लिए इनके कीवर्ड्स भी गाय आधारित है, गविष्टि है, गव्युति है, गवेषणा है, गोडूरी है सर, समझे, तो आप देखोगे सब कुछ गौ आधारित है सर। ठीक है, ओके, एंड वी विल सी कि काउ वाज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी और इसी आधारित सब कुछ चलता था। पेस्टोरलिज्म के अंदर इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस काउ का था, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें पेस्टोरल लैंड का भी इंपॉर्टेंस मिलेगा। पेस्टोरल लैंड का मतलब है कि ऐसी लैंड जहां पे ग्रीन ग्रास अवेलेबल है सर। ठीक है ना, घास फूस अवेलेबल है, जहां हम लोग ये कहेंगे कि भाई काउ एंड कैटल बेस्ड जितने भी एनिमल्स है सर, ओके, इन सबको वी विल सी कि एक घास की या ग्रीन पेस्चर की एरिया की जरूरत है जहां ये अपने चारा के रूप में इनफैक्ट चला पाए। इनफैक्ट ये पेस्टोरल लैंड को लेके भी हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक ऑफिशियल सिस्टम देखने को मिलती है। सेकंड थिंग डोमेस्टिकेशन भी ये दर्शाता है सर। ठीक है, समझे, एंड वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ भी जुड़ा होगा और जितना पेस्टोरलिज्म और एनिमल हस्बेंड्री बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वी विल सी कि एग्रीकल्चर के साथ भी निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि यही एनिमल्स को वी विल सी कि लिंक अप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एज वेल सर। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमें ये देखने को मिला कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस। अब व्हाट वाज द नेचर ऑफ इकोनॉमी दैट वाज ऑलवेज बेसिकली क्वेश्चनेबल एज वेल सर। ठीक है ना, तो इकोनॉमी कैसा था उसके ऊपर सवाल तो निकलता रहता है, बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इकोनॉमी बेसिकली सरप्लस वाला नहीं था उतना सर। ओके, लिमिटेड डेवलपमेंट हो रहा था, पेस्टोरल इकोनॉमी था, वेली हमें देखने को मिल रहा है कि कैटल रेयरिंग और पेस्टोरलिज्म के ऊपर इसका चल रहा था। काउ का बहुत इंपॉर्टेंस हमको यहाँ से देखने को मिलता है, बाकी सारे एनिमल्स भी थे, ऐसा नहीं था कि दे वर नॉट देयर सर। ओके, बट काउ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो व्यक्ति अमीर है उसको गोमत कहते थे सर। ठीक है, कि भाई ये तो बड़ा अमीर व्यक्ति है सर। ठीक है, ये तो गोमत है सर। ओके, ये राजा को गोपति के रूप में कह दिया गया है सर। ठीक है, एंड वी विल फाइंड कि टाइम को भी इन्होंने गाय के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो एवरीथिंग इज काउ सर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जितनी गाय आपके पास होगी उतना ही तुम्हारे पास मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा, क्योंकि काउ वाज आल्सो गिविंग मिल्क, काउ वाज आल्सो रिलेटेड इनडायरेक्टली टू योर वेल्थ, काउ वाज आल्सो रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ऑफ द पीरियड, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से एनिमल इनब्रीडिंग भी हुआ करते थे, तो उसके थ्रू भी इनका ये सब कुछ चल रहा है सर। ठीक है, तो ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ सो मेनी टर्म्स रिलेटेड टू काउ ओनली सर। ठीक है, समझे, तो ये गविष्टि है या गवेषणा है, आप समझने की कोशिश करोगे, या आपको गोशु गाव या इस तरह के आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे जो काउ के आधारित डिराइव्ड है सर। ठीक है, समझे, कंटीन्यूअसली हमको यहाँ से चीज देखने को मिलती रहती है। इवन राजा को भी बेसिकली गोपा या गोपति के रूप में लोग पहचानते थे एंड एवरीथिंग वाज मेजर्ड, है ना, जैसे गोडली इज द टाइम पोर्शन जो इवनिंग के लिए यूज किया गया है, या समगाव बेसिकली आप देखोगे तो गाय के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्टेंस के लिए गव्युति यूज किया गया है। तो आप देखिए कि दुहित्री बेसिकली डॉटर के लिए यूज किया गया है कि पर्सन और द डॉटर ऑफ द फैमिली हु मिल्क्स द काउज, ओके ना, समझे, या गोजित के रूप में या गोपति सर, है ना, तो आप समझिए कि कितना सारा है जिसके पास गाय है उसको गोमत कहा गया है। तो ये गाय की सेंट्रिक आपको इकोनॉमी देखने को मिलेगी। पेस्टोरल इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग आपको यहाँ से मिलती है सर। ठीक है, ओके, अब इसको लेके भी एक डिबेट हुई है सर, समझे नहीं समझे, ये डिबेट इस तरह से हुई है जहां एक ऑथर का मानना है कि ये पेस्टोरल इकोनॉमी पूर्ण रूप से नहीं थी सर। ठीक है, पेस्टोरलिज्म के साथ-साथ इनके साथ और भी चीजों का डेवलपमेंट हुआ था सर। ठीक है, ओके, तो वी विल फाइंड कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स हु हैव एक्चुअली डिबेटेड अबाउट द पेस्टोरल, क्योंकि देखो ऑप्शनल के अंदर आएगा तो डिबेट तो होगी सर। ठीक है, और डिबेट यही थी कि क्या पूरी 100% पेस्टोरल थी। अब कोई भी संस्कृति है या कोई भी आप देखिए कि सेटलमेंट है वो खाली एक सोर्स ऑफ इनकम से सर्वाइव नहीं हो सकते सर। ठीक है, समझे, सो दे नीड टू डाइवर्सिफाई देयर बेस एज वेल, ओके ना, समझे, एंड एक सोर्स ऑफ सर्वाइवबिलिटी ठीक भी नहीं है सर। ओके ना, समझे, तो ऑब्वियस था कि दिस इज नॉट द पीरियड ऑफ स्टोन एज कि जहां खाली आप हंटिंग गैदरिंग करो। इवन हंटिंग गैदरिंग में भी आप देखिए दो सोर्सेस ऑफ सब्सिस्टेंस, एक हंटिंग था दूसरा गैदरिंग था। ऐसा नहीं था कि आप डेली और डेली हंटिंग करने चले जा रहे थे सर। ठीक है, समझे, तो ये दर्शा रहा है कि इवन इन द स्टोन एज देयर इज अ डाइवर्सिटी सर। ठीक है, एंड देयर इज वी कैन से द सब्सिस्टेंस पैटर्न है ड्यूअल बेस, ओके, कि जहां एक साइड पे हंटिंग भी हो रहा है दूसरी साइड पे गैदरिंग करके स्टोर किया जा रहा है कि भविष्य में शिकार करने ना गए कुछ शिकार बन गया तो कुछ 2-4 दिन के लिए खाना पीना मिल जाए सर। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी सर। ओके, आजकल तो क्या है कि वो अभी मगजमारी है नहीं सर। ओके, बट देन पहले के टाइम पे तो हुआ करती थी। तो डिबेट आई कि एग्रीकल्चर था कि नहीं था, एग्रीकल्चर था तो कैसा एग्रीकल्चर था और उसको लेके क्या-क्या बातें होती है सर। ठीक है, सो द सेकंड इश्यू दैट केम अप विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी इज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सर। ओके, अब इसको लेके वी विल सी कि एग्रीकल्चर था तो कैसा एग्रीकल्चर था सर। ओके, एक डिबेट यहाँ से निकल के आई सर, व्हाट वाज द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो वी विल सी कि एग्रीकल्चर फुल फ्लेज एग्रीकल्चर था, साइंटिफिक एग्रीकल्चर हुआ करता था, या बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप्स क्या हुआ करते थे, किस तरह से क्रॉप्स कर रहे थे सर। ठीक है, समझे, तीसरी कहानी इसके अंदर से ये भी आई कि क्या ये सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर से व्यापार कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, तो इसको लेके बेसिकली डिबेट चलती रही सर। ठीक है, समझे, ये डिबेट के अंदर काफी लोगों ने कहा कि लिमिटेड एग्रीकल्चर था, कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था सर। ठीक है, बट देन देयर इज एविडेंसेस जहां हमें देखने को मिल रहा है कि फुल फ्लेज एग्रीकल्चर सिस्टम थी। वी हैव गॉट टूल्स, वी हैव गॉट एविडेंसेस वेयर द टर्मिनोलॉजी ऑफ द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैव बीन मेंशन्ड, जैसे वाप लिखा गया है या आप समझने की कोशिश करें सीता लिखा गया है, सीला लिखा गया है सर। ठीक है, तो देयर आर मेनी कीवर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सिस्टम व्हिच आर मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। तो उसकी सेकंड पार्ट आपको यहां से देखने को मिलती है। तो देखिए कि एग्रीकल्चर का नॉलेज था इनके पास, वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ प्लॉशर एज वेल कि हल कैसे चलाया जाता था। इनको ये भी पता था कि सोइंग कैसे करना है, हार्वेस्ट कैसे करना है, थ्रेशिंग कैसे करना है। सो द थ्री डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर की पहले बीज को रोपो और फिर उसके बाद कटिंग करो और फिर उसके छल के वैसे निकालो सर, है ना, बेसिकली गेहूं या बाकी सारी चीजें हमको यहां से मिलेगी। अब देखिए इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एग्रीकल्चर तो पहले से भी था, अब ये एग्रीकल्चर का यूज क्या कर रहे थे सर। ठीक है, ओके, तो वी विल फाइंड कि कैटल रेयरिंग सबसे मेन ऑक्यूपेशन
के रूप में था। काफी लोगों का ये मानना है कि एग्रीकल्चर वाज बेसिकली सब्सिडियरी एक्टिविटी और माइट बी एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू द दासियों, है ना, वो दास दासी हुआ करते थे ना, तो शायद तक उनके साथ रिलेटेड पार्ट के साथ भी इनको जोड़ा गया है सर, ठीक है समझे। तो वी विल कम टू नो कि व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसेस, ओके, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। इनफैक्ट इसको लेके डिबेट हुई सर, ओके। अब डिबेट में बेसिकली दो स्कॉलर्स है, एक प्रोफेसर हबीब भाई सर है ना समझे, जिनका बेसिकली एक थॉट प्रोसेस और दूसरे आपको प्रोफेसर नंदी देखने को मिलेंगे, इनके भी एक ओपिनियन है सर, ठीक है। तो हमें बेसिकली पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इनके यहाँ पे हुआ करती थी। अब ये जो अभी तक की डिबेट है ना कि मार्जिनल था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं सर, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि इट वाज नॉट मार्जिनल सर, ठीक है, ओके। इट वाज नॉट मार्जिनल का मतलब ये है कि भाई एग्रीकल्चर का ठीक-ठाक विकास हुआ है और हमें देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा डेवलपमेंट। बाय द वे कल यूपीएससी ने आंसर की रिलीज की, उसमें हमारा एक क्वेश्चन गलत प्रूव कर दिया। एक्चुअली वो क्वेश्चन को लेके अलग ही डिबेट हुई थी कि भाई जुडिशरी के थ्रू किसी को स्लेव बनाया जा सकता है कि नहीं बना सकता सर, ठीक है। वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का सर, ओके। तो उसमें क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। तो जुडिशरी के थ्रू नहीं बनाया सकता, मेरे को पता था सर, ओके। पता होने का मतलब है कि आई वाज मतलब मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर मतलब काफी डिबेट किया था। पर उस दिन पेपर की मैं आंसर की, मैं हपड़-हपड़ में हमारे साथ और भी टीम थी सर, ओके। तो टीम में मैं अकेला पड़ गया था सर, समझे नहीं समझे ना। तो 5-6 लोग और भी थे और फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी थे। तो दे वर लाइक नो नो नो, इसमें तो वो जुडिशरी के थ्रू बनाया जा सकता है। मैंने बोला यार अर्थशास्त्र में यही लिखा है कि स्लेव्स कैन ओनली बी बॉट, दे कैन बी इनहेरिटेड और दे आर born to a household and they will continue to remain slaves. So there are 3-4 varieties of the slavery system and they can also be subjugated to slavery when you capture them in the wars, okay ना समझे। मतलब दास दासी अगर आप देखोगे तो वही है। तो उसमें कहीं पे भी इनफैक्ट ना स्लेव्स को ये नहीं लिखा गया है कि पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें स्लेवरी सिस्टम में डाला जाता है। कौटिल्य हैज रिटन वी कैन से गुड वैरायटी जहां बोला गया है कि कहां-कहां किन परिस्थितियों में गुलाम या स्लेव सिस्टम स्लेव्स को बेसिकली एक्वायर किया जा सकता है। तो उसको लेके काफी डिबेट हो गई बट देन समहाउ वो फिर डिस्कशन हुआ और फिर मैंने कहा कि चलो 1 2 3 कर दो सर, ओके। सब लोग कह रहे हैं तो शायद मैं गलत हूं सर, ठीक है। और उस दिन तो क्या पेपर मतलब देख के मोतिया मर गया था, बत्ती गुल हो गई थी, बोली क्या चल रहा है सर, ठीक है, पिछले साल का। तो फिर फाइनली गेटिंग ओवर समथिंग। सो वी विल सी कि इस बेसिस के रूप में स्लेव्स के बहुत सारे वैरायटी थे, स्लेव्स को कैसे एक्वायर किया गया, क्या मतलब सब कुछ बातें थी बट ये बात नहीं थी जुडिशियरी वाली सर। बट फिर आगे आंसर की और फिर अभी मुंह छुपाना पड़ा सर, ठीक है ना समझे। और मुंह छुपाना किसको पड़ा, मास्टर को, क्योंकि मास्टर चेहरा बन के बैठा हुआ था सर, ठीक है। मास्टर मास्टर को 100 के बोले चेहरा बना सर ना तुम ऐसा ऐसा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ओके। तो पीपली वाली सर गेटिंग ओवर, ओके। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये तो हर साल होता है सर। इस 2023 में तो देखिए मास्टर इतने क्वेश्चन के ऊपर चेहरा छुपा के बात मत करो। 2022 में तो हमारे तो तीन पूरी मतलब एकेडमिक टीम 3 या 4 क्वेश्चन हमने गलत किए सर, ठीक है। एज अ टीम 3 टू 4 क्वेश्चन उसमें दो तो यूपीएससी कैंसिल किया नहीं, वो किया सर, ओके। 23 में तो जज्बाती बदल दिए सब। 2023 में तो वी विल सी इस बार मतलब अभी ऑफिशियल आंसर क्या आने तो 8-10 सवाल लोगों के गलत होंगे, 8 टू 10 क्वेश्चन में लिखे हुए एन एन एवरेज, ओके। और इसमें हम भी शामिल हैं सर, समझे नहीं समझे। गद्दारी कौन है, यूपीएससी इज लाइक गद्दारी, मैं बोलूंगा वही राइट आंसर आएगा। तो जस्ट वेट फॉर 2023 फाइनल पेपर आएगा ना अगले साल जून के अंदर, जून जुलाई में आंसर निकालेगा अपनी ऑफिशियल सर, ठीक है। और तब भाई साहब देखोगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, अरे हिस्ट्री में भी गलत कराएगा, तुम देखो हिस्ट्री में भले फैक्चुअल सवाल है तो भी वो गलत करना ही है, मैं तो इसको ये मानता हूं सर, ठीक है। गेटिंग ओवर, ओके। अब देखो बहुत सब्जेक्ट को ओपन इंटरप्रिटेशन किया है सर, क्या चले लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहानी क्या बता रहा था मैं आपको, एग्रीकल्चर के ऊपर बता रहा हूं। देखिए एग्रीकल्चर मार्जिनल था कि नहीं था, उसको लेके डिबेट चली सर, ठीक है। किसी ने कहा कि वो मार्जिनल एग्रीकल्चर मार्जिनल होने का मतलब ये है कि बेसिकली बहुत लिमिटेड था। दूसरे एक व्यू ने कहा कि नहीं यहाँ सरप्लस हो रहा था और अच्छा खासा एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रूप में एक प्रोफेशन के रूप में हमको यहाँ से मिलेगा सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो वी विल सी ऑप्शनल वाला सवाल था। ऑप्शनल देखो, ऑप्शनल के बच्चे भी उस टाइम पे बौखला जाते हैं सर। आप समझने की कोशिश करिए कि ऑप्शनल के बच्चों के साथ भी हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान आ जाता है कभी-कभी सर, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा ज्ञान भी फिर वो हावी पड़ता है सर सवाल के ऊपर, क्योंकि वहां एमसीक्यू वाला जो मल्टीपल चॉइस होता है उसमें आपको लग रहा है नहीं यार मैंने तो उसमें तो वो पढ़ा था, ये सवाल मेरे को सवाल पूछा गया है सर, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर है सर, ठीक है ना। वो मतलब बायोटेक के रिलेटेड और ये मेडिकल के रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं ना वो हर बार गलत टिक करके आता था सर, ठीक है ना समझे। मतलब 2-3 सवाल उसके हर बार, क्योंकि वो क्या है कि ओवरथिंकिंग करता था। और पहले क्या था कि बायोलॉजी सेंट्रिक सवाल भी आते थे, मतलब 11-12 साल पहले पुराने पेपर देखोगे ना तो कोर साइंस से सवाल आते थे, फिजिक्स से कभी सवाल आ जाता था, कोर बायोलॉजी से सवाल आता था, बायोलॉजी बायोटेक कभी भी पूछता था, बायोलॉजी नहीं पूछता सर, ठीक है। एंड ही वाज लाइक भैया मेरे को मेरे विषय के गलत जा रहे हैं सर, ठीक है ना। तो भाई साहब ये तो दिस इज बाउंड टू हैपन सर, क्या चले जाता है कम, तो हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए एग्रीकल्चर क्यों अच्छा था उसके पीछे हमारे पास एविडेंस है। क्या क्या एविडेंस है याद रखिए हम लोग 5 चीजें सर, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कीवर्ड्स हमें पता चल रहे हैं, जैसे वाप है, कृष है, अगर आप समझने की कोशिश करिए, हो है, सिकल मतलब धात्रा आपको देखने को मिलता है। वी विल फाइंड कि सीता है हमारे पास, उर्वरक है, उर्वरक इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द फर्टिलाइजर एज वेल सर, ठीक है। तो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का मतलब लिटरेचर के अंदर एविडेंसेस है जहां क्लियर कट एविडेंसेस लिखे गए हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था सर, ठीक है समझे। देयर इज टर्म फॉर याव, याव इज द बार्ली, तो जव के रूप में, धान्य एज वेल, धान्य इज फॉर द धान दैट इज द अनाज दैट वाज ग्रोइंग, ओके समझे। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली सिग्निफाइज देयर इज एन एग्रीकल्चर, ओके। वी आल्सो नो दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके द्वारा काफी सारी पॉटरी पीजीडब्ल्यू उसके बाद तक आ जाता है सर, ठीक है। तो उसका भी इन्होंने डेवलपमेंट किया था एंड दिस आल्सो शोस कि देयर इज एन एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सर, ठीक है, ओके। इनफैक्ट इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा मानते थे, इंद्र भगवान को मानते थे तो इंद्र को उर्वर जीत के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। एंड ऐसे ही गॉड के रूप में इनको कंसीडर किया गया है कि भाई इनकी हम लोग पूजा करेंगे तो हमें बेसिकली बहुत सारी खेती के अंदर लाभ मिलेगा और हमारा डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है समझे। एंड देयर इज सो मच ऑफ एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू दिस जहां हमें देखने को मिला कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था सर, समझे। तो वी विल सी दैट डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स, ओके ना, गेटिंग ओके, जिसके साथ हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे सर, ओके। देयर इज अ टर्म कॉल्ड सीता, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सीरा सर, दैट टू टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, यहाँ सीरा, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फरोज है, छोटे-छोटे कैनल्स है, ये चैनल्स के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिनके थ्रू इन्होंने कहीं ना कहीं खेती की थी सर, ओके। तो खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक डिबेट चल रही थी नेचर ऑफ एग्रीकल्चर को लेके कि बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर था, मार्जिनल एग्रीकल्चर था, डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो चीज आज की तारीख में गलत हो गई है सर, ठीक है समझे। ऊपर से एग्रीकल्चर का ठीक-ठाक डेवलपमेंट हुआ है ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है एंड दैट इज द करेक्ट व्यू एज ऑफ नाउ सर, ठीक है, ओके। तो हमारे पास अब एविडेंसेस भी निकलने आ गए हैं, इसके भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी निकल के आए हैं सर, ठीक है। तो करीबन 12th सेंचुरी मतलब लेटर अर्ली वेदिक पीरियड का ही पार्ट है सर, ओके। एंड 12th सेंचुरी के आसपास आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाकिस्तान वाले स्वात रीजन के अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस निकल के आए प्लग कल्टीवेशन के सर, ठीक है समझे। तो इसके साथ हम लोग लिंक अप कर देंगे कि भाई देखिए कहीं ना कहीं वी विल सी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, बट देन वी विल आल्सो फाइंड कि काफी लोग ने ये भी कहा कि भाई 100% आप एग्रीकल्चर के साथ मत देखिए, ये स्केटर्ड एग्जांपल्स के रूप में इसको कंसीडर किया गया है सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि ऋग्वेदिक इकोनॉमी की दो कहानी है, एग्रो सब्सिस्टेंस था सर, नो डाउट, ओके। बट एग्रीकल्चर का कितना डेवलपमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं हम लिमिटेशंस के ऊपर लिखेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था पर पेस्टोरलिज्म अभी भी डोमिनेट कर रहा था, तो इस तरह से हम लोग बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और जब लेटर वेदिक पीरियड हुआ तो उसमें ट्रांजिशन होगा सर, ठीक है। तो लेटर वेदिक पीरियड के अंदर क्या हुआ कि जैसे ही आपके यहाँ जो पेस्टोरल इकोनॉमी है वो थोड़ा नीचे गया और एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी है वो बढ़ता है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि वो एग्रीकल्चर से पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर, इन दोनों का आपको चार्ट पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ से डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल फाइंड कि काउ जो काइन बेस्ड इकोनॉमी है सर, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत देखने को मिलेगी पेस्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से। गाय गौ थी इसके लिए उसके इंपॉर्टेंस मिल जाती है सर, ठीक है। तो ऋग्वेद मूलतः से यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई गाय की इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है ना। गाय मूलतः से एग्रीकल्चर परस्यूज के साथ बाकी सारी वस्तुओं के साथ भी यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग ओके। तो एक तो पहली बात हमें देखने को मिलती है दैट इज द डिबेट अबाउट एग्रीकल्चर
एंड पेस्ट टूरिज्म सर। ओके, तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इनके यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है सर, ठीक है। अब डाइवर्सिफिकेशन था कि नहीं था, तो हमेशा याद रखना कि जहाँ सब्सिस्टेंस बेस का एक्सपेंशन हुआ, मतलब जहाँ पेस्ट टूरिज्म और एग्रीकल्चर दोनों आया, दिस शोज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। और ये डाइवर्सिफिकेशन जब सेटल लाइफ के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है। सो द सेकंड पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज लिंक्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट, और ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट। आर्ट एंड क्राफ्ट के एविडेंसेस थे, तो यस हमारे पास एविडेंसेस थे, क्योंकि रथ के एविडेंसेस है, वेपन्स के एविडेंसेस है, कपड़े बनाने के एविडेंसेस है, वीविंग के एविडेंसेस है, मेटलर्जी थोड़ी बहुत बन रही थी सर, उसके एविडेंसेस है सर, ठीक है ना। ओके, तो दे हैड मेड, क्योंकि रथ बनते थे ना सर, चैरियट्स बनते थे, तो चैरियट्स ऐसे थोड़ी बनेंगे सर। ओके, तो हमें कहानी ये पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा एक शब्द यूज किया गया है वो है आयस, ठीक है ना। आई आयस के रूप में पहचानते हैं। अब कृष्ण आयस, श्याम आयस, बेसिकली हमारे साथ बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अब ये कौन सा मेटल था उसको लेके भी की डिबेट चलती रहती है। बोले ये कॉपर था कि लोहा था, लोहा तो नहीं था सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द कॉपर होगा, डार्क ब्लैकिश या ब्राउनिश शेड के अंदर आपको मेटल यहाँ से देखने को मिलेगा सर, है ना। और उसके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी बनी है। कारपेंटर्स आपको हुआ करते थे, कारपेंटर्स ने अपने हिसाब से डेवलपमेंट किया, पॉटर्स हुआ करते थे, पॉटर्स ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, रथाकार्स बेसिकली जो आपके रथ बनाने वाले लोग थे, उनका अपना कंट्रीब्यूशन मिलेगा सर, ठीक है ना। वी विल सी कि उस पीरियड में वीविंग यूज्ड टू बी एन आर्ट क्राफ्ट फॉर्म एज़ वेल। ओके, तो वीवर्स की अपनी इंपॉर्टेंस मिलती है, तो वी हैव गॉट एविडेंसेस, ओके समझे। तो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जब देखते हैं द सेकंड स्टेज, ओके, दैट इज रिलेटेड टू द क्राफ्ट एक्टिविटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आल्सो इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेटलर्जी, इंक्लूडिंग वी कैन से सीविंग एंड वीविंग एज़ वेल। ओके, ये सबसे बेसिकली अलग-अलग प्रकार के क्राफ्ट फॉर्म है, इसके कारण एक अलग से ऑक्यूपेशन आया, और मेटलर्जी का भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। मेटलर्जी तो हमें सैनोली के अंदर से भी मिलता है। सैनोली से कंटेम्परेरी चारकोल साइट ना सर। ओके, सैनोली आप देखोगे तो 1400 1300 बीसी का साइट है, और इसके कंटेम्परेरी में नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर सेटलमेंट्स हो रहे थे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि भाई यहाँ कंटेम्परेरी पीरियड में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। अब बेसिकली द आई शब्द दैट इज रिटन, ओके ना, इट इज फॉर द मेटल ऑब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब बेसिकली आयरन को लेके था, उसको लेके कोई एविडेंस नहीं है सर। ओके, मोस्ट ऑफ द कॉपर या ब्रॉन्ज होगा, उसको लेके ये जनरल टर्म आपको लिखा गया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेटर वेदिक पीरियड में श्याम आयस आपको शब्द देखने को मिलता है। श्याम आयस जो है वो मूलतः से आयरन के लिए यूज किया गया, क्योंकि डार्क मेटल है सर, ठीक है ना, समझे। तो बेसिकली जो लोहा होगा उसके लिए शब्द यूज किया गया। लेटर वेदिक पीरियड में लोहे को लेके अलग से डिबेट आती भी है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस भी करेंगे सर, क्या। तो मेटलर्जिकल साइंस था, उतनी बड़ी मात्रा में नहीं था, पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि जब इकोनॉमिक एक्सचेंजेस या इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो सब लोग अपने हिसाब से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट भी करेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ाएंगे। अब व्यापार बढ़ता है तो ऑब्वियसली एक्सचेंजेस किस तरह से होंगे सर, ठीक है, क्योंकि द मोमेंट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विल टेक प्लेस, ओके ना, देयर विल बी लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बट द ओनली इशू इज कि हाउ द मोनेटाइजेशन विल टेक प्लेस, ना हाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स विल फंक्शन, ओके, हाउ इट विल सर्वाइव एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि हमें इसके अंदर से क्लैरिटी होनी चाहिए सेकंड पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ओके, कि देयर इज एविडेंसेस ऑफ एक्सचेंजेस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी सर, ठीक है। एक्सचेंजेस मूलतः से बार्टर सिस्टम को दर्शाता है, ये अलग-अलग प्रकार की गिफ्ट एक्सचेंज के रूप में भी होंगे सर। ओके, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दर्शाता है सर, ठीक है, समझे। बार्टर सिस्टम किनके बीच में होगी, तो दो वस्तु प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में भी होगी, दूसरी राजा और प्रजा के बीच में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा राजा सबसे वसूली करना शुरू करेगा सर, है ना, कि भाई चलो रंगदारी दो मेरे को सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कहानी ये है कि ये एक्सचेंजेस मूलतः से किस नेचर के हुआ करते थे। देखिए, नेचर ऑफ एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, समझे। वी विल सी कि दिस वाज एन एरा वेयर लैंड हैज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दिस वाज एन एरा दैट नॉट मच इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, और पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट। ओके, सो दे वर सीन इन द फॉर्म ऑफ मोर ऑफ वी कैन से वॉलंटरी बेस्ड डोनेशंस और काइंड ऑफ अ गिफ्ट दैट वर गिवन। तो इसमें फीलिंग्स या बेसिकली एक प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए तो इसको एक तौर के ऊपर इंटरेक्शन के रूप में कंसीडर किया गया है, रेदर देन कि भाई मैंने तुमको पढ़ाया तो तुमको मुझे आईफोन देना पड़ेगा एक्सचेंज के रूप में, वरना मेरी वैल्यू उसकी कम नहीं है सर, ठीक है। पर आप कहोगे कि नहीं मास्टर, हम तुमको 1 रुपए का, 1 सेकंड का एक सिक्का दे देंगे, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, तुम 1 रुपए का दे देना सोने का, आई एक्सेप्ट इट, ओके ना, समझे, ओके। तो कहने की बात आपको ये मिलेगी सर, ना, समझे। तो एक्सचेंज हुआ करता था, ये इकोनॉमिक एक्सचेंज का पार्ट हुआ करता था, गिविंग एंड टेकिंग एंड रिसीविंग एंड बेसिकली रेसिप्रोकेट किए जाते थे अलग-अलग प्रकार के सोशल हायरार्कीज के अंतर्गत सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक्सचेंजेस राजा प्रजा के बीच में भी होते थे और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में भी होते थे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो क्या होगा सर, ठीक है। ये इकोनॉमिक एक्सचेंज दो तरह से थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बिटवीन द कम्युनिटी और विदिन द कम्युनिटी हमें यहाँ से देखने को मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द बार्टर सिस्टम सर, है ना, बट द बार्टर हैड नो इकोनॉमिक वी कैन से सिग्निफिकेंस एट दैट टाइम सर, ठीक है। सो इट वाज मोर ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन सर, है ना, जो सोसाइटी के अलग-अलग ग्रुपिंग्स किया करते थे, बिकॉज़ दे वर लिविंग अंडर सेम प्लान सर। ओके, एंड सेकंडली जो हो रहा था वो प्रजा और राजा के बीच में हो रहा था, प्रजा और राजा के बीच में हो रहा था, तो बेसिकली एक वॉलंटरी ऑफरिंग के रूप में प्रजा ने राजा को दे दिया, जिसको बलि के रूप में हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि दे वर काइंड ऑफ प्रेस्टेशंस, इसको वॉलंटरी ऑफरिंग के रूप में कंसीडर किया गया है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये इकोनॉमिक एक्सचेंज का एक पार्ट बन के निकल के आया सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ लोग कह रहे थे कि ये बलि है, ये फिर उसके बाद रंगदारी के रूप में राजा ने कंपल्शन में वसूल करना शुरू किया, बट ये कंपल्शन बेसिकली लेटर वेदिक पीरियड में आया था, अर्ली वेदिक पीरियड के अंदर नहीं आया था। इनफैक्ट ये एक्सचेंजेस लिमिटेड रोल में रहे, इसके लिए भी हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो उतनी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाई सर, ठीक है। आप देखिए आज की तारीख में इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन क्यों हुई, क्योंकि एक तो कंपल्सरी टैक्सेशन आ गया, दूसरा कम्युनिटी के बीच में बार्टर की जगह कॉइन्स का यूज होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। एंड वी विल सी कि कॉइन्स का जब यूज होने की शुरुआत होती है तो इट इज बट ऑब्वियस कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस या वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो बढ़ेगी सर, ठीक है। तो वही चीज हमको यहाँ से भी देखने को मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब एक्सचेंजेस बढ़े तो व्यापार को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा सर, है ना, समझे। और ये व्यापार के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इकोनॉमिक एक्सचेंज में कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए कॉइन्स के तो उसने सीधे एविडेंसेस नहीं है, इन द अर्ली वेदिक एरा वी डू नॉट हैव मच एविडेंस ऑफ कॉइन्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट आप देखोगे निश का करके एक शब्द आपको देखने को मिलता है, या सतमणा करके एक शब्द देखने को मिलेगा सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देयर आर टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड फॉर द गोल्ड ऑब्जेक्ट्स, ओके, बट दे वर नेवर सीन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ओके ना, समझे। तो गोल्ड के ऑब्जेक्ट्स का शब्द यूज किया गया है सर, ओके, है ना, हिरण्यपिंड करके आपको शब्द देखने को मिलता है, बट दे वर नेवर सीन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, क्योंकि इकोनॉमी उतनी मोनेटाइज नहीं हुई है सर, ठीक है ना, समझे। अभी मोनेटाइजेशन होने का बाकी, मोनेटाइजेशन प्रॉपर होता है समवेयर इन द पीरियड ऑफ महाजन पदास जब डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है। सो व्हेन वी सी द नेचर ऑफ रिकवरी पॉलिटी और सॉरी द इकोनॉमिक कंडीशंस, ओके, तो वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट द इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन वाज लिमिटेड, वी विल सी कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट एज वेल सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास एविडेंसेस है कि एक्सचेंजेस हो रहे थे, कन्वेंशन था एक प्रकार से सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब उसको लेके अलग-अलग प्रकार की डिबेट चल रही है, कोई वैल्यू उतनी नहीं हुआ करती थी, एंड वी विल फाइंड कि क्लैंस के अंदर बेसिकली एक्सचेंजेस हुआ करते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि जैसे अलग-अलग प्रकार की इवेंट्स हो गए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होता है, उसके अंदर हमको एक्सचेंजेस मिलेंगे, एंड बेसिकली गिफ्ट के रूप में हमको यहाँ से मिल जाते हैं, सोशल हायरार्कीज के अंदर से मिल जाएंगे। बलि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि राजन को मिलता था, या प्रीस्ट हुआ करते थे तो दक्षिणा के रूप में चीजें मिल जाती थी सर, ठीक है। बट हमेशा ये चीज हमें याद रखना है कि भाई ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है उसमें वॉलंटरी सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है सर, ठीक है। और ये एक्सचेंजेस कोई कंपल्शन के रूप में नहीं हुए थे, ये सोशल इंटरेक्शन का पार्ट हुआ करता था। प्रोफेसर थापर का इसको लेके ये मानना है कि बलि जो था एक प्रकार की वी कैन से एक रेवेन्यू डिमांड और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बट हमेशा याद रखना कि ये भी लेटर वेदिक पीरियड के अंदर ऑब्लिगेटरी बना था, पहले तो नहीं था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इकोनॉमी के अंदर हमको लिमिटेड डेवलपमेंट मिला विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंजेस लिमिटेड थे, तो व्यापार भी आप देखोगे तो बार्टर सेंट्रिक लिमिटेड होगा सर, ठीक है, समझे। तो ऋग्वेद के अंदर व्यापार हो रहा है, हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है, ये वहां से एविडेंसेस है कि जैसे ये कहते थे कि समुद्र से पानी आया करते थे सर, ठीक है। सो देयर इज एविडेंसेस ऑफ पनीज हु आर मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर एज वेल सर, ठीक है। वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ नाउ एंड समुद्र मेंशन्ड एज वेल सर, ठीक है, समझे। तो कहीं-कहीं पे एविडेंसेस है हमारे पास, इनके बीच में इंटरनल ट्रेड मोस्ट प्रोबब्ली चलता रहता होगा, जहाज के रूप में या शिप्स के रूप में इन्होंने यूज किया होगा सर, ठीक है। बट व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इसका हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए सर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ एक्चुअली स्कॉलास्टिक व्यूज डाले गए हैं, एवरी टाइम यू वोंट बी एबल टू रिकॉल देम सर, ठीक है, समझे। बट एटलीस्ट यू कैन यूज देम इफ यू आर एबल टू रिकॉल इट आउट सर, ओके। मैं देखो ऑब्वियस ये है कि इसमें पूरा का पूरा रिसर्च डाला गया है सर, ठीक है। द इश्यूज ओवर हियर कि भाई आपको कितना याद रहेगा सर, समझे कि समझे। तो हम पहले नेचर को
पकड़ लेते हैं। देखो जब तक नेचर नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा सर, ठीक है? तो हमें ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होगा। आपको जैसे नेचर समझ में आ गया, फिर आप माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन दे सकते हो कि भाई चलो एक्सचेंजेस के अंदर वॉलंटरी था या कंपल्शन था सर, ठीक है? तो इसको लेके डिबेट हुई कि भाई एक ग्रुप ने कहा कि यस इट वाज वॉलंटरी, दूसरे ने कहा कि नो इट वाज नॉट। उसमें आप फ्लो चार्ट के अंदर लिख दो सर, है ना, समझो अपने नोट्स के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस। खैर चलिए, फिर लिखना पड़ेगा, नो डाउट ऐसा नहीं है। पर आर एस शर्मा, रविंद्र थापर, ये दोनों के दोनों मतलब है ना यूनिवर्सल अफर्मेटिव है एंशिएंट इंडिया को लेके सर, ठीक है? आपको मैं बता रहा हूँ सर, ओके? इसमें 3-4 ऑथर्स आपको पकड़ना है सर, ठीक है? रणवीर चक्रवर्ती है, आर एस शर्मा है, फ्यूडलिज्म के ऊपर हरबंस हो गया है सर, ठीक है? उनका आप यूज करके अगर मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एक्जेक्टली आपको चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक आपको हर कभी याद नहीं रहेगा सर, और वो कठिन भी है सर, ये नोट्स बनाने के लिए भी रेफरेंस के लिए डाले गए हैं सर, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि व्हेन यू राइट आंसर्स, ओके, यू नीड टू सब्सटेंशिएट योर फैक्ट्स। अब आप कहते हो कि बली वाज कंपल्सरी, नो बली वाज वॉलंटरी ऑफरिंग सर, ओके? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? तो वी विल सी दैट एज पर द आर एस शर्मा, ओके, ही सेज दैट बली वाज वॉलंटरी institution and bali was seen in the form of prestations only and should not be seen in the form of we can say compulsion, okay? But whereas Professor Thapar argues that no, it was a compulsion and over a period of time this led to the state creation। और उसके साथ आपकी जो भी डिबेट है उसके साथ कर सकते हो सर, खैर। तो इस तरह से आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए यूज करना है। ये जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिकली सबका यूज तो कर ही सकते हैं, बट हर एक कितने याद रहेंगे? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ लिस्ट, ओके, समझे? लिस्ट इन द सेंस कि यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ 4-5 ऑथर्स फॉर एवरी चैप्टर, मतलब 2-3-4 ऑथर का बेसिकली आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके आंसर सब्सटेंशिएट हो जाएंगे सर, ओके, कि नहीं नहीं ये इन्होंने पॉइंट लिखे हैं, तथ्य बताया है और ये तथ्य आधारित ही पूरी बात है सर, वेरी गुड, ओके। तो व्हाट वी सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ये डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फिर व्यापार बढ़ा सर, ओके। ये व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल, ओके, ना समझे? तो वी विल सी कि देयर वाज ट्रेड एंड कॉमर्स, बट ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनल था एक्सटर्नल था, उसको लेके डिबेट है। अब क्यों है सर, ठीक है? तो देखिए इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स जो था ये थोड़े बहुत एक्सचेंजेस के रूप में भी हमको समझ में आ रहा है, बट वी विल सी कि एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स था उसको लेके क्लैरिटी नहीं है। काफी बुक्स के अंदर जैसे ऋग्वेद के अंदर लिखा गया, नौ लिखा गया है और समुद्र लिखा गया है, तो उसको लेके डिबेट चल रही है। डिबेट इसी बात के ऊपर चल रही है कि भाई अगर व्यापार था तो लॉन्ग डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस था तो कहां तक जाते थे? देयर इज एविडेंसेस ऑफ मर्चेंट क्लास कॉल्ड एज पणीस, है ना, समझे? तो पणीस हैज बीन मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। मोस्ट प्रोबब्ली ये आउटसाइडर कम्युनिटी थी बेसिकली जो व्यापार के साथ जुड़ी हुई थी वैदिक पार्ट के अंदर ही सर, ओके। तो दिस माइट हैव बीन द कम्युनिटी जो व्यापार के साथ जुड़ी हुई थी सर, ठीक है? तो देयर वाज अ क्लास, वी आर नॉट श्योर कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेचर एंड द इंटरेक्शन ऑफ ट्रेड एट दैट टाइम सर, ठीक है, समझे? सेकेंडली वी विल आल्सो सी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस या समुद्र का व्यापार हो रहा था, वहां कोई डॉक या सपोर्ट नहीं मिला, जैसे लोथल के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उसको लेके भी डिबेट चलती रहती है। पर बेबीलोन के साथ व्यापार था, वेस्ट एशिया के साथ व्यापार था, ऐसे कुछ एविडेंसेस लिखे गए हैं सर, ठीक है? हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ये व्यापार बार्टर के रूप में ही होता था, एक्सचेंज बहुत लिमिटेड थे क्योंकि कॉइन्स का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था सर, ठीक है, समझे? तो वी विल सी कि इट वाज अ नॉन मॉनेटरी इकोनॉमी बार्टर। देयर वाज अ टर्म कॉल्ड एज निष्क और देयर वाज अ कॉइन कॉल्ड एज हिरण्यपिंड एज वेल सर, ठीक है? देयर वाज अ कॉइन कॉल्ड एज सातमना एज वेल सर, ठीक है, समझे? बट दिस वर ऑल द कॉइन्स और द टर्मिनोलॉजीज दैट वर यूज्ड फॉर द गोल्ड ऑब्जेक्ट्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स, ओके, बट दे वर नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कॉइन्स दैट दे वर यूज्ड, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी दैट ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे इनके यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है, पर एविडेंसेस थोड़े लिमिटेड है। इंटरनल ट्रेड हो रहा था, बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा था। ये सबसे पहले आपका अर्ली वैदिक पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा सर, ओके। अब सवाल ये आया कि अर्ली वैदिक पीरियड से आप थोड़े आगे गए और आगे जाने के बाद लेटर वैदिक पीरियड में, अब लेटर वैदिक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो फिर यही 5 मुद्दों के ऊपर हम लोग देखेंगे सर, ठीक है, समझे? तो वी विल सी कि इन द लेटर वैदिक पीरियड सर, समझे? इन द लेटर वैदिक पीरियड 5 4 5 थिंग्स टेक प्लेस, ओके। पहली पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बेसिकली पेस्टोरल इकोनॉमी का क्या होगा, पहली डिबेट तो ये होगी, तो डाउन जाएगी सर। दूसरी डिबेट हमें देखने को मिली एग्रीकल्चर होगा सर, ठीक है ना? एग्रीकल्चर होगा तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा किस तरह से होगा, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर में होगा, कौन सा क्रॉप्स बेसिकली यूज होगा और इसके अंदर सरप्लस किस तरह से होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है? तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से आपको देखने को मिलती है। जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ आपकी बेसिकली लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ी, सेटलमेंट्स बढ़े सर, ठीक है ना? ये बेसिस के रूप में हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बदल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर मेटलर्जी का डेवलपमेंट हो ही रहा है सर, ठीक है ना? दूसरी सारी आर्टिसनल एक्टिविटीज का फॉर एग्जांपल कार्पेंट्री का डेवलपमेंट होगा। वी विल सी कि पॉटरी का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी और अदर प्रोफेशंस के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भाई देयर इज डेवलपमेंट ऑफ मेटल एज वेल सर, ठीक है, एंड अदर थिंग्स एज वेल। जब इतना सारा डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई, लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, तो लैंड के सेंट्रिक भी बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशंस होगी। लैंड ग्रेजुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर भी निकल के आएगी सर, ठीक है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विल आल्सो लीड टू मोर एंड मोर ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंजेस सर, ठीक है ना? क्योंकि जितना डाइवर्सिफिकेशन होगा उतनी नीड होगी कि भाई तुम मेरे को तेल दे दे, मैं तेरे को भजिया तल के देता हूं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि मेरे पास ऑलरेडी बेसन पड़ा हुआ है सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि व्हाटएवर द केस दे विल हैव सम काइंड ऑफ एक्सचेंजेस, ओके। दिस एक्सचेंजेस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन के अंतर्गत ट्रेड एंड कॉमर्स भी बेसिकली बढ़ने की शुरुआत होगी। तो व्यापार जो है वो बढ़ता है। व्यापार के बेसिकली नेचर के अंदर भी अब डिस्कशन होगा सर, ओके। ये व्यापार में वी विल सी कि इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों के दोनों की इंपॉर्टेंस हमको यहाँ से मिलेंगे। तो हमारे पास एविडेंस होने चाहिए कि कैसे इनके यहाँ से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि इनके यहाँ सेटलमेंट्स बढ़े सर, ठीक है। ऊपर से हमें ये भी देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक एक्सचेंज के अंदर कॉइन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, उसके ऊपर भी डिबेट चलने की शुरुआत हो जाती है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारा ट्रांजिशन हुआ। ये ट्रांजिशन के अंदर जब इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन हुई और सेटलमेंट्स होने की शुरुआत हुई, पेस्टोरलिज्म में तो आपको भटकना ज्यादा पड़ता है। देखिए जितने पशुधन आधारित अपना व्यवसाय करते हैं दे आर कंटीन्यूअसली ऑन द रन सर, ओके। सो दे लुक फॉर ग्रीनर पैस्चर्स, ओके, समझे? हां, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ओके। कि समझे नहीं समझे, अंग्रेजी में कहावत है सर, ठीक है, पर ये सही भी है सर सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ घास सूख गया है या बेसिकली चारा मिल नहीं रहा है, तो बेसिकली चारा कोई और खा गया, तो बोले क्या करना है, तो चलो कहीं और जाते हैं सेट करने के लिए। तो दे विल कंटीन्यूअसली ऑन द मूव सर, एग्रीइंग अपॉन, ओके। अब क्या होगा कि जब आप एग्रीकल्चर को सेटल करोगे तो ऑब्वियस है कि देयर इज अ चेंज ऑफ योर लाइफ एज़ वेल सर, ओके। तो आप सेटलमेंट कर दोगे। तो हुआ क्या कि ये सेटलमेंट्स हुए ना सर, ये सेटलमेंट्स ने वी विल सी कि जो विलेज इकोनॉमी है वो विलेज को इकोनॉमी को थोड़ा बहुत आप देखोगे सेमी अर्बन बनाने की शुरुआत की, प्रोटो अर्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर किया। प्रोटो अर्बनिज्म का मतलब ये है कि बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था जहां एक शहर छोटे-छोटे, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स और एक्टिविटीज और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी होगी तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी सर, ठीक है, समझे? तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ द लेटर वैदिक पीरियड हैड ट्रांजिशन, देयर इज क्लियर कट एविडेंस ऑफ ट्रांजिशन इन द लेटर वैदिक पीरियड एंड वी विल सी कि द इकोनॉमी हैड इंक्रीज्ड। ऊपर से इसके कारण क्या होगा कि एक प्रकार की रेवेन्यू सिस्टम भी बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो स्टेट के लिए रेवेन्यू के लिए भी बड़ा फायदेकारक होगा सर, ठीक है, समझे? आज की तारीख में भारत सरकार इतनी अमीर क्यों हो गई है सर? क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ा है, तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ रेवेन्यू, है ना, समझे? ठीक है, काली टी-शर्ट पहन के क्यों पढ़ा है सर? चश्मा पहन के क्यों पढ़ा है ना, माइक से क्यों पढ़ा है सर, ठीक है? सबके ऊपर जीएसटी लूंगा मैं तुमसे सर, करेंगे ओके। तो लिया ना सर, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ सबके साथ जुड़ा हुआ है, बोला तुम ये माइक से पढ़ा रहे हो, इसके ऊपर भी 18%। अरे सर पढ़ाने के लिए वो हमको मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना सर, ठीक है, मैन्युफैक्चर को देना पड़ेगा, इसको सब जाए सरकार सर, ठीक है। तो हमें पता होनी चाहिए सर किस तरह से समझे। तो व्हाट यू सी कि 50 टू 64 68% पॉपुलेशन होगी। अच्छा 68% पॉपुलेशन हमारी 15 से 64 साल की उम्र में, क्या बात है सर, ठीक। डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर, ओके। पर इंडिया क्या कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो धीरे-धीरे डेमोग्राफिक बॉम्ब बन जाएगा सर, है ना, इंडिया के लिए। डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा सर, समझे कि नहीं समझे? डेमोग्राफिक डिजास्टर का मतलब क्या है कि जब नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो नहीं सर, है ना, व्यवसाय के या ओवरऑल इकोनॉमी के सोर्स नहीं बढ़ेंगे सर, ठीक है। तो फिर यही लोग है ना सरकार के सामने फटेंगे, बोले ये क्या चल रहा है सर, ठीक है। तो बड़ा सिग्निफिकेंट है ना सर, करेंगे अपन। हाँ, रील्स भी सब कुछ है सर, ठीक है। चलो उससे भी 2 पैसा मिल जाता है, मैं चलो सर, ठीक है। ब्रांडिंग वार्निंग तुम्हारे पास ही आ जाता है, पर ये कब तक सस्टेन होगा? हाउ लॉन्ग दिस विल सस्टेन? समझ में आया कि नहीं आपको? तो इकोनॉमी तो ऐसे ही चलती है, साइक्लिकल चलती है नो डाउट इकोनॉमी,
बट देन ये हमें पता होना चाहिए सर, तो इसके लिए तो है ना स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है सर, स्टेबिलिटी जरूरी है लाइफ में, वरना ये गीग इकोनॉमी गीग चलता है सर, थोड़े टाइम तक चल जाता है, बोले पैसा आया सर, हाथ का सफाई हो गया सर, समझ कहीं पैसा उड़ा के लेके आया, पर वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है सर। तो एक फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी की बहुत आवश्यकता है सर, जितनी इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड होगी उतनी सरकार को भी स्टेट की सोर्सेज बढ़ेगी, रेवेन्यू की सोर्सेज बढ़ेगी और स्टेबिलिटी देगी आपको सर, वरना ये शॉर्ट टर्म डिमांड और सप्लाई की गेम करके ग्रोथ और आंकड़ा तो अचीव कर देंगे ना सर, ठीक है समझे। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू स्टार्ट। ये सब चाय वाला और पकौड़ी वाला सर है ना, ये भी ठीक है, चलो मैं तो कहता हूँ चलो दिस इज आल्सो ऑलराइट, ओके गेटिंग पॉइंट, ओके, बट क्या सबके सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे सर, नॉट एवरीवन कैन बिकम एंटरप्रेन्योर, समझे। नहीं सबकी सबका नेचर नहीं है ना सर धंधा चलाना, आप गले के ऊपर बैठ जाओगे सुबह 7 बजे से, मेरा एक दोस्त है, मतलब उसकी 10-15 साल से होटल है सर, रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट अभी दूसरा भी है, सब सुबह 4 बजे उठ के जमालपुर जाता है, जमालपुर यहाँ वेजिटेबल मार्केट है, और उसके पास 50 लोगों का स्टाफ है, 2 होटल उसके पास, एक में 30 है और एक में 20 लोग है, 50% खुद उठ के जाता है सर, अभी भी जा रहा है, रिचुअल हो गई है, उसने ना होली दिवाली मतलब देखा ही नहीं कुछ सालों से, घर वाले मॉब कर रहे हैं, बोले फैमिली को टाइम नहीं मिल रहा सर, क्यों बैठना पड़ता है, सर्विस इंडस्ट्री बोले एक दिन में गले पे नहीं रहूंगा ना, दूसरे दिन कस्टमर की कंप्लेन आएगी, वॉकआउट हो जाएगा, और ये तो खाने की इंडस्ट्री ना, बीमार हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, समझ नहीं समझ, तुम कितने भी भरोसेमंद स्टाफ को रखो, समझ, सिंपल चीज है सर, अब वो इतनी हेडेक है, लोगों को लगता है मार्जिन है, ये है 30% का धंधा है, 40% का धंधा हो गया, तो तुम होटल चला के देखो, पता चलेगा सर, है ना। वो एक दिन वो कुछ शेजवान का बता रहा था, वो शेजवान एक्सपायरी डाल दिया, एक्सपायरी मतलब वो चटनी वटनी में कुछ यूज हो रहा था सर, है ना, तो उसको ध्यान में नहीं आया कि एक्सपायर हो गया, वो डेली चेक करता है, पर उसके मैनेजर को भी समझ में नहीं है, मैनेजर का काम ये होता है। अब अच्छा हुआ बोले मैं अचानक से किचन पे गया तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पैकेजिंग, बोले कितनी वस्तु बाकी है, क्योंकि इन्वेंटरी बना के रखी है सर, और इन्वेंटरी में दिक्कत क्या होती है, जितने फूड वाली इंडस्ट्री में ना, आप अगर बोलो ना अपने मेनू कि मेरे मेनू में 50 वस्तु रखो, 50 वस्तु का रॉ मटेरियल कितना होगा, सो इफ यू आर पुटिंग 50 आइटम्स इन योर मेनू इन योर, है ना, कि भाई हम इतनी चीजें बेच रहे हैं, उन सबका 50 into 10 कर देने का, तो हर एक चीज में मिनिमम 5-10 वस्तु लगती है, किसी में कॉमन है किसी में ज्यादा भी है सर, ठीक है ठीक है, हालत खराब हो जाती है तुम्हारी माइक्रो मैनेजमेंट करते करते, समझो पहले 1-2 साल में तो बौखला गया था, बोले कहां गया मैं, अब तो क्या थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया, ऑटो पायलट पे तो अभी भी नहीं जा पाया, इट इज स्टिल नॉट गॉन टू ऑटो पायलट सर, बोले हफ्ते में 2 दिन मेरे को सब चीजें जाना ही पड़ता है, क्योंकि मैनेजर बीमार हो गया, वो बंदा उस दिन सुबह आया नहीं, टर्न अप नहीं हुआ, तो उसको पता ही होता है कि भाई रेडी होना है, जमालपुर यहाँ बड़ा वेजिटेबल मार्केट है अहमदाबाद में, सबसे बड़ा मार्केट है जमालपुर का, तो विल फाइंड कि सुबह 4 बजे 3:30 4 बजे सुबह गाड़ी आती है ना, तो 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बुक किए हुए हैं, उनके पास उतारता है, वो खुद लेने जाता है, क्योंकि उसमें भी उसको क्वालिटी चाहिए होती है वेजिटेबल्स में भी, समझे। सो इज लाइक कि भाई मेरे को वो क्वालिटी नहीं मिलेगी तो मैं डूब जाऊंगा, समझे। भाई बड़ा हेडेक है, आपको लग रहा है ये दुकानें वुकानें खोलना और ये ना फ्रेंचाइजी वेंचाइजी लेना सर, इट्स नॉट ईजी थिंग सर, ओके ना, मतलब ये सब नहीं कर पाएंगे सर, ओके ना। ये लोग काफी लोग कह रहे हैं कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, स्टार्टअप कर दो, अरे स्टार्टअप मतलब तुम कहाँ यूज कर रहे हो सर, क्या पैसा भी चाहिए ना सर। अभी नॉर्मल दुकान, छोटी सी दुकान 200-300 स्क्वायर फुट की खोलोगे, है ना, 1-2 वस्तु या मैं कहूंगा 5 वस्तु से शुरू करो, तो भी इट विल रिक्वायर 10-15 लाख रुपीस है ना, नाउअडेज, ओके, आपको रेंट देना पड़ता है, रेंट की डिपॉजिट देनी पड़ती है सर, ठीक है ना, दुकान का मालिक तुम्हें ऐसे थोड़ी देगा, बोले भाड़ा दो, और भाड़ा अगर 30 रुपए भाड़ा होगा तो 5 टाइम्स डिपॉजिट देनी पड़ती है, 1.5-2 लाख रुपए डिपॉजिट आती है, फर्नीचर देना पड़ता है, अच्छा कैफे बनाना है तो मतलब बहुत हेडेक है सर, ओके। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वापस आते हैं एंड लेट्स सी दिस स्टोरी ऑफ द गेटवे इकोनॉमी की कैसे डेवलपमेंट हुआ। अहमदाबाद बड़ा महंगा नहीं, अहमदाबाद सस्ता है भाई, अहमदाबाद सस्ता है सर, मैं बहुत सारे शहरों में रहा हूँ, कंपेयर टू दैट मुझे अहमदाबाद सस्ता लगता है सर, ठीक है ना, समझे, मतलब सस्ता है सर, ठीक है, उतना महंगा नहीं है अहमदाबाद सर, इसके लिए लोग यहाँ बहुत प्रेफर करते हैं, समझे नहीं समझे, क्या रहकर गए थे, ओके, मतलब कंपेयर बेसिकली आप, मतलब मैं मुंबई से कंपेयर कर रहा हूँ, दिल्ली से कंपेयर कर रहा हूँ, या चेन्नई से, बैंगलोर से, हैदराबाद से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसके कंपैरिजन में ठीक है ना, समझे, मुझे ठीक लग रहा है। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। अब देखिए कहानी क्या है सर, ओके, लेटर पीरियड में 2-3 चीजें डेवलप हुई सर, ओके, क्या क्या चीजें डेवलप हुई याद रखिए सर, ओके। तो पहली चीज तो सेटल होना मांगते हैं, सेटल होने का मतलब ये है, वी विल फाइंड कि इसके बैकग्राउंड के अंदर हमें पता चला कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें याद रखना है कि पेस्टोरिज्म अबंडन नहीं हुआ था, पर एग्रीकल्चर डोमिनेट कर रहा था सर, ठीक है ना, ओके। तो बहुत सारे क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन, इसमें नया क्रॉप निकल गया जिसका नाम है व्हीट सर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राइस, ओके। सो देयर आर एविडेंसेस ऑफ लिटरेरी लिटरेचर जहां राइस की इंपॉर्टेंस है, जैसे राजा जनक के लिए कहा गया लिटरेरी लिटरेचर के अंदर कि उन्होंने राइस की कल्टीवेशन की थी, बलराम के लिए कहा गया उन्होंने राइस की कल्टीवेशन की थी, बुद्धा के लिए कहा गया कि उन्होंने राइस को कल्टीवेट किया था सर, ठीक है। सो देयर आर सो मच ऑफ एविडेंसेस ऑफ द राइस कल्टीवेशन एट दैट टाइम, जो रिचुअल से लेके बाकी सारी वस्तुओं में यूज हो रहा था, एंड राइस बिकेम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ एट दैट टाइम सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ फ्लाइंग, हमारे पास हल के भी है, हमारे पास वुडन प्लशर के भी एविडेंसेस है सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि इसको लेके बहुत सारी डिस्कशंस हो रही है सर, गेटिंग ओके। वी विल आल्सो सी कि उस दौर के अंदर ये भी बातें हुई कि भाई जो कल्टीवेशन हो रहा था उसमें बुलॉक्स और कैटल्स की इंपॉर्टेंस बहुत थी सर, ठीक है ना, ओके। बट वी विल फाइंड कि उस टाइम पे कैटल्स या बुल्स या गाय का काइंड ऑफ देखो स्लॉटर नहीं होता था, उसको बेसिकली बैन कर दिया गया था सर, ठीक है। और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से मिलती है सर, है ना, समझे। तो वी विल सी कि देखो वही को इसको एक्सेप्ट किया गया है सर, ओके ना, समझे, बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा है, तो उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, बट राइस की इंपॉर्टेंस तो थी सर, ओके ना, ज्यादातर आप ऑथर्स के पॉइंट ऑफ से देखो तो राइस के विधि के पॉइंट ऑफ से लिखा गया है, एंड वी एक्सेप्ट दिस पार्ट, ओके ना, समझे। माइट बी जनरल क्रॉप, बट मेनली तो राइस के साथ ही उसको जोड़ा गया है सर, और बेसिकली कहानी ये है कि इट वाज ग्रोन इन द गंगा यमुना रीजन, जहां पे पानी बहुत अवेलेबल है अच्छी मात्रा में सर, ठीक है, इट्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप, फ्लड इरिगेशन किया करते थे लोग सर, ठीक है। तो उसके साथ भी हम लोग इसको जोड़ते हैं, अगर जनरल क्रॉप होता तो सब जगह के ऊपर ग्रो नहीं होगा सर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा क्रॉप है जो इसके साथ लिंक अप किया गया है सर, ठीक है, समझे। तो वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ फार्मर्स चैंटिंग सर्टेन श्लोकास और सर्टेन हाइम्स, ओके, जहां ये कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ खेत के अंदर कोई अकाल ना पड़े, हमारे यहाँ बेसिकली वी विल सी की इश्यूज ना हो। इनफैक्ट लिटरेरी पीरियड में एक्चुअली आयुर्वेदिक में भी गाय को लेके बहुत सारी डिबेट थी, और डीएन झा साहब आप देखोगे तो उनका ये मानना है कि गाय की जो किलिंग है वो होती रही है कैटल्स की और काउस की, बट कुछ लिटरेचर में उसको घोड़ा लिखा गया है सर, ठीक है ना, अघड़िया के रूप में लिखा गया है सर, ठीक है। सो इट इज सेड कि यू शुड नॉट कंज्यूम इट आउट, एंड देयर एविडेंसेस इन द लिटरेरी ट्रेडिशंस दैट काउ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमी के पार्ट ऑफ व्यू से है ना सर, तो जो वस्तु आपको इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है फॉर योर सर्वाइवल एंड सब्सिस्टेंस, ओके ना, समझे। तो ऑल दिस थिंग्स व्हाट डज दिस शो, ओके ना, दिस शोस कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं इसको कोई किल नहीं करेगा, इसको स्लॉटर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था का पार्ट बन गया है ना सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ अघड़ियास, ओके, कि भाई इट शुड नॉट बी किल्ड, इट शुड नॉट बी रिचुअलाइज्ड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइसेस एज वेल, ओके। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली लेड टू द डेवलपमेंट। इसमें क्रॉप्स की भी इंपॉर्टेंस हुई, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये क्रॉप्स के अंदर राइस और व्हीट दोनों के दोनों इंपॉर्टेंस बन जाता है सर, ठीक है ना, ओके। और राइस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिटरेचर के अंदर एविडेंसेस है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी इसके अंदर से मिल जाएंगे सर, ठीक है, जहां भी विल सी कि राइस के अंदर एविडेंसेस मिलते हैं सर, अतरंगी खेड़ा और बहुत सारी जगह के ऊपर सर, ओके। बाकी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी यहाँ से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। अब देखिए क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस आने की शुरुआत हुई, सरप्लस होगा तो दो चीजें होगी, आर्टिसनल एक्टिविटीज बढ़ती है, आर्टिसनल एक्टिविटीज में हमारे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस बढ़ेंगे। लेटर वेदिक पीरियड के अंदर ही विल सी कि आयरन वर्किंग होने की शुरुआत हुई, ये बेसिकली अराउंड 600-700 बीसी के आसपास का डेवलपमेंट था। उसके पहले कॉपर का तो ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट सर, ओके। तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ आयरन, ओके ना, समझे, एंड ये आयरन के अंदर हमारे पास एविडेंसेस है अंडर वन ऑफ द लिटरेचर सर, ठीक है, समझे। तो देयर इज अ प्रोफेशन कॉल्ड एज कर्मार सर, ठीक है ना, कर्मकार के रूप में इनको कंसीडर किया गया है, जो बेसिकली एक आयरन प्रोफेशन के साथ जुड़े गए हैं। बाकी कॉपर की तो डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कॉपर का यूज हो रहा था बहुत पहले से ही सर, ठीक है। कॉपर के टूल्स भी मिलने की शुरुआत हो रही थी वेदिक पीरियड के अंदर, अर्ली वेदिक, लेटर वेदिक, बोथ द पीरियड्स बेसिकली कॉपर, और कॉपर का मल्टीपल यूज हो रहा था, इसमें वेपन के यूज में, नॉन वेपन यूज में भी हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट इसी दौर के अंदर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, पॉटरी भी बनी। अब पॉटरी में ब्लैक एंड रेड तो पहले से चल रहा था, सिल्वर भी चल रहा था, रेड भी चल रहा था, एक जो फंडामेंटल एडिशन हुआ पॉपुलर, वो था पीजीडब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड पेंटेड ग्रेवर सर, ठीक है, समझे। ये पॉटरी सबसे सिग्निफिकेंट
है क्योंकि ट्रांजिशन लेके आई बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, और इसके बहुत सारे साइट्स मिले हैं, मतलब 500 से अधिक लोकेशंस के अंदर हमको यहाँ से मिल रही है सर, ठीक है। तो अलग-अलग प्रकार से यूज़ हो रहा था, इनका स्टोरेज के रूप में भी हो रहा था, रिचुअल्स के रूप में भी हो रहा था, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज के यूपी वाले खास करके नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर सर, तो पतंजलि खेड़ा से लेके मेरठ से ऊपर वाले रीजन के अंदर हमें एविडेंसेस यहाँ से मिलता है। इनफैक्ट वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग अदर आर्ट्स के अंदर, वी हैव गॉट वीविंग एज़ वेल, एंड वी विल आल्सो फाइंड कि लेदर कार्पेंट्री और बाकी सारे के भी एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि व्हेन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस एवरीथिंग विल इमर्ज, ओके ना, समझे। अब जब इतनी सारी डेवलपमेंट हुई तो ऑब्वियस है, तो हमें यहाँ से एक चीज़ और भी देखने को मिली, वो है क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा। तो ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से डेवलपमेंट हुआ। देखिए लेटर पीरियड के अंदर सोशल कंसोलिडेशन भी होने की शुरुआत हुई थी। तो आप समझने की कोशिश करिए कि व्यापार के अंदर जब इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो साथ-साथ सोसाइटी के अंदर भी बदलाव आ रहा है। सोसाइटी के अंदर बदलाव क्या आ रहा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। सो अलोंग विद द कंटेम्परेरी पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी विल आल्सो सी सोशल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, एंड विदिन दिस वर्ण व्यवस्था द ब्राह्मणास, द क्षत्रियस एंड द वैश्यस, है ना, द थ्री वर्णास हैव ऑलरेडी इमर्ज्ड, ओके। तब तक तो निकल गया था। वैश्यस वर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी बाय दैट टाइम, ओके। सो देयर इज अ सेपरेट प्रोफेशन और अ सेपरेट वी कैन से क्लास हु वाज इन्वॉल्वड इनटू द प्रोफेशनल एक्टिविटीज, है ना, समझे। एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इट आउट, दे स्टार्टेड गोइंग टू द लॉन्ग डिस्टेंस एरियाज, दे विल एक्चुअली गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड यूज बार्टर एंड अदर सोर्सेस थ्रू व्हिच वी विल सी कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन विल टेक प्लेस, ओके। तो कहानी हमें ये देखने को मिलती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, तो वी विल सी कि कहीं न कहीं लैंड की भी इंपॉर्टेंस बढ़ने की शुरुआत होती है, और लैंड की इंपॉर्टेंस जब बढ़ेगी तो सोसाइटी के अंदर जिसके पास जमीन होगी उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू भी बढ़ेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब ये लैंड बेसिकली इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं था, ये फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। सो द लैंड वाज टोल्ड नॉट इंडिविजुअली फेवर्ड सर, ना कि व्यक्ति के नाम के ऊपर आपको यहाँ से नहीं मिलता है, तो लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। जैसे गृहपति, है ना, जो बेसिकली फैमिली के कंट्रोलर के रूप में कंसीडर किया गया, उसको बोला गया कि भाई तुम लैंड को बेसिकली चलाओगे सर, है ना। तो बेसिकली ये गृहपति एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी फैमिली के मालिक हुआ करते थे, फैमिली के लैंड के मालिक के रूप में कंसीडर करेंगे। यही गृहपति आप देखो महाजन तक आते थे, बैंकर्स बन गए, क्योंकि जिसके पास जमीन थी उसके पास रिसोर्सेज थे, उसके पास रिसोर्सेज थे, वो पैसा बांटना शुरू किया, तो गृहपति भी उसी की सेठी के रूप में कन्वर्ट हो गया सर। बोले अब जमीन है तो थोड़ा धंधा डाइवर्सिफाई करता है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि इसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, सोसाइटी के अंदर लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। दूसरी कहानी इसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स का भी इंपॉर्टेंस होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि द वैश्य क्लासेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, स्पेशलाइज्ड ओकेशन स्टार्टेड, वी कैन से प्रोफेशंस आल्सो इमर्ज, ओके ना। वी विल सी कि देयर इज एविडेंसेस ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंजेस एज़ वेल सर, ठीक है ना, समझे। अब मॉनेटरी एक्सचेंज क्यों हो रहे थे सर, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि भाई थोड़े बहुत जो टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट है या कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझिए तो थोड़ी बहुत यूज होने की शुरुआत हुई थी, तो उसको ही इन्होंने घुमा फिरा के यूज करने की कोशिश की होगी, और इसके थ्रू भी व्यापार बढ़ने की शुरुआत होती है सर, ठीक है ना, ओके। तो वी विल कम टू नो कि इन द लेटर पीरियड देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड, देयर इज एक्सचेंज सिस्टम दैट इज इंक्रीज्ड, ओके ना, समझे। ये मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत एक्सचेंज अभी भी पूरी तरह से फुल फ्लेज कॉइन्स तो नहीं यूज हो रहे थे, बट एविडेंसेस हमारे पास मिल जाते हैं सर, ठीक है। आयरन का ठीक-ठाक यूज होने की शुरुआत हो रही है। तो जब इतना सारा डेवलपमेंट हो तो फिर अर्बन लाइफ भी शुरू होगी सर, ठीक है। तो ये अभी तक की मान्यता थी कि भाई वैदिक पीरियड के अंदर पूरा पूरा पेस्टोरल इकोनॉमी है और काइंड ऑफ क्या है कि बहुत लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, वो गलत हो गया है सर, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सचेंजेस के कारण और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के कारण काफी सारा ग्रोथ आपको मिल जाएगा सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके ना। ये ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर हमें 5-6 चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे हमें यहाँ से डेवलपमेंट मिलता है। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर एक्चुअली वर्ण सिस्टम के अंदर हायरार्की नहीं थी सर, ओके। नाइदर वर्ण सिस्टम के अंदर रिजिडिटी आई थी, मैं आता हूं अभी सोसाइटी के अंदर सर, ठीक है। सो द वर्ण हैड एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन द लेटर फेजेस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ओके। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए 9वें और 10वें मंडल के अंदर उसका मेंशन किया होना शुरू हुआ। उसके पहले फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी सर, ठीक है ना, समझे। बाय बर्थ तो कभी था ही नहीं रिजिडिटी, अब बाय ऑक्यूपेशन थोड़ा बहुत बनना शुरू हुआ था, एंड एवरीवन हैड द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोफेस और टू प्रैक्टिस व्हाटएवर दे आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में क्या हुआ कि उतना सारा सब अलग-अलग वैरायटी था और इकोनॉमी का भी लिमिटेशन था। अब क्या हुआ कि वर्ण की हायरार्की बननी शुरू हो गई, थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ गई, मोबिलिटी, जो सोशल मोबिलिटी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में, एक फैमिली का एक मेंबर ब्राह्मण मतलब ज्ञान का काम कर रहा है या एजुकेशन का काम कर रहा है, दूसरा बेसिकली व्यापार कर रहा था तो उसको वैश्य के रूप में, वो स्टेटस अब बेसिकली चेंज हो गया और बाय बर्थ होने की शुरुआत हुई, थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी डिबेट है सर, ठीक है। बट हमें क्लैरिटी होती है कि इसके अंदर काफी सारा अब रिजिडिटी आएगी तो उसे दो होगा सर, ओके। एक तो सोशल डिफरेंशिएशन होगा, सोशल मोबिलिटी आपकी रुकती है, और एक पर्टिकुलर क्लास वही एक्टिविटी के अंदर करेगा, जैसे ब्राह्मण्स, ओके ना, समझे। दे वर इन्वॉल्वड इनटू रिचुअलाइजेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड अदर थिंग्स, द रिलीजियस सेरेमनीज, ओके। द क्षत्रियस वर पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, ओके ना, समझे। द वैश्यस वर इन्वॉल्वड इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मेनली शूद्रस वर एडेड लेटर ऑन सर, ना, समझे। तो कहानी क्या होता है कि हर एक क्लास की अपनी एक सिस्टम ऑफ वर्किंग शुरू हो गई सर, ना, ओके। तो ये बेसिस के रूप में फिर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट आपको मिलेगी सर, ओके। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिला कि इकोनॉमिक स्पेसिफिकेशन आया सर, ओके। और ये स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी कि वैश्यस का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर वी विल सी की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई सर, ओके। एक्सचेंज अभी भी बार्टर के रूप में हो रहा था, कॉइनेज तो पूरी तरह से निकल के नहीं आया था, बट देयर इज एन एविडेंसेस ऑफ सुवर्ण पद, मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है ना। ये सब आपको फिर आपको एक सतमणा देखने को मिलता है बाय दिस टाइम सर, है ना, सतमणा करेंगे अपन, है ना। कृष्णला, इस तरह से आपको एक और टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिंबल्स और सम काइंड ऑफ कॉइन्स दैट वर बीइंग यूज्ड, ओके। बट देयर इज नॉट बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, दे माइट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंजेस, क्योंकि ज्वेलरी का प्रकार है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी कि देयर इज सम काइंड ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंजेस, और इसी के कारण वी विल सी कि सतपथ ब्राह्मण्य जो लेटर पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसमें इसकी भी बात की गई है, दैट इज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या कह सकते हैं, मनी लेंडिंग सर, है ना। तो उसरी ऐसे प्रोफेशन हैज बीन मेंशन प्रोसीडिंग के रूप में सर, ओके। बट द इशू इज दैट कि वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कॉइन्स दैट आर बीइंग फाउंड सर, करेंगे अपन, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रकार की लेंडिंग होती होगी कि भाई चलो तुम मेरे को इतना गोल्ड कॉइन दे दो या सोने का जेवर दे दो, मैं कुछ बाद में आपको 10 दे दूंगा वापस सर, ठीक है ना। तो पैसा तो मैं लूंगा पर 50% वापस दूंगा, अरे भाई पैसा नहीं पूरा देना सर, ठीक है, तो 50% ब्याज लूंगा तुमसे सर, ठीक है ना, समझे। तो है ना वो पिक्चर कौन सा हंगामा पिक्चर है ना सर, हंगामा पिक्चर नहीं, हंगामा नहीं है, हंगामा ही है सर, ठीक है। बोले पैसा तो मैं दूंगा पर 50% लूंगा, फिर सामने वाला कहता है कि बोले 50% नहीं पूरा पैसा लेना, है ना। तो बोला पैसा पैसा तो पूरा लूंगा, 50% ब्याज लूंगा तुमसे सर, ठीक है ना। तो नहीं, मनोज जोशी है, मनोज जोशी भाई, हंगामा पिक्चर ही है, हंगामा, राजपाल यादव, आफ्ताब शिवदासानी एंड हंगामा ही है, 99 हंगामा ही है सर। तो हेरा फेरी हंगामा, नॉट एबल टू रिकॉल, वो कचरा सेट वाला पिक्चर है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो देयर इज एविडेंसेस वी विल फाइंड कि बार्टर सिस्टम अभी भी डोमिनेट कर रहा है सर, है ना। ट्रेड थोड़ी बहुत बढ़ने की शुरुआत हो रही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी भी गिल्ड मतलब जो व्यापारिक संगठन है वो आपको नहीं मिलेंगे सर, ओके। लैंड बढ़ने की शुरुआत हुई थी, लैंड को बेसिकली ओन किया जाता था बाय द क्लैंस, ओके ना, समझे। ये क्लैंस के जो मुखिया थे उसको गृहपति कहते थे नॉर्मली, और यही लोग बेसिकली बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में निकल के आए इन दी पोस्ट वैदिक पीरियड एज़ वेल सर, है ना। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत निकलने की शुरुआत हो रही थी, एक्सचेंजेस और गिफ्ट आपके यहाँ पे बढ़ते हैं सर, है ना, समझे। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया था। तो ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि अलग-अलग प्रकार की गिफ्ट आने की शुरुआत हो गई, राजा और पुरोहितों के बीच में आपको देखने को मिलता है, सोसाइटी के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में ब्राह्मणों के द्वारा या बेसिकली किताबों के अंदर लिखा गया है, जैसे किताब कहती है ब्राह्मण कि भाई राजा को गिफ्ट देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए सर, ठीक है, समझे। तो इस प्रकार के हमारे पास एविडेंसेस है। दिस इज आल्सो पीरियड जहां हमारे पास अब आयरन के एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए, क्योंकि मेटलर्जी एज एन आर्ट के अंदर अभी तक हमने देखा था कि खाली आय शब्द लिखा गया था, अयास लिखा गया था। अब हमारे पास एविडेंसेस है कृष्ण अयास एंड शमायास, ठीक है ना, समझे। तो ये एविडेंसेस दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आयरन का यूज होने की शुरुआत हुई थी सर, ठीक है, ओके। अथर्ववेद से लेके बहुत सारे और वेदों के अंदर भी इसके अंदर हमारे पास एविडेंसेस है जो दर्शा रहे हैं कि आयरन का यूज अब बढ़ गया था सर, ठीक है ना। अब आयरन का यूज बढ़ता है तो इट इज बट ऑब्वियस वी विल सी कि दिस विल लीड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिस विल लीड टू आयरन इंडस्ट्री एज वेल, एंड मिलिटरी पर्पस से या इकोनॉमिक पर्पस से, बाकी सारे पर्पस से भी अगर आप समझने की कोशिश करिए, लोहे का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा सर, ठीक है। अब जितना इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा लोहे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही बेसिकली आपका ग्रोथ भी होगा। तो दिस विल लीड टू एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, दिस विल लीड टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड द जंगल एरियाज एज वेल सर, ओके। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है। यस, अयास इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर मेटल, लेटर वैदिक एरा में उसके लिए शब्द यूज किए
है कृष्णयाज और शमायाज, ठीक है ना समझे। ये शब्द जो है इसको काफी लोग कह रहे हैं कि भाई देखो ये डार्क मेटल है, लोहे के रूप में है सर, है ना। इसको लेके ऑलरेडी इनफैक्ट डिस्कशन हुआ है। द रीजन इज दैट कि इस दौर के अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल फाइंड कि मेटल आपको आज के बिहार और बाकी सारे रीजन के अंदर भी मिलना शुरू हो गया था ना, ठीक है। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये जानकारी मिली कि इसके अंदर मेटल और मेटल सेंट्रिक और आयरन सेंट्रिक बेसिकली डेवलपमेंट हुआ। आयरन के ऊपर डिबेट है, उसको मैं पोस्ट वेदिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आयरन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था सर, है ना, ओके। तो अर्ली वेदिक पीरियड में खाली आयास था, लेटर वेदिक पीरियड में कृष्णयाज या शमायाज, श्याम इज बेसिकली डार्क, ओके ना समझे, नील मेघ श्याम, ठीक है ना समझे, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस डार्क एज क्लाउड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया गया है ना, तो वैसी कहानी आपको यहां से मिलेगी वेरिएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बड़ा डार्क है सर, है ना समझे। तो बेसिकली ये डार्क मेटल के रूप में ही कहा गया है कि ये शायद तक मोस्ट प्रोबब्ली आयरन ही होगा। दूसरा क्या है कि दोआब से नीचे चले जाओ, सो यू गो फ्रॉम द रीजन ऑफ दोआब एंड यू कम टुवर्ड्स बिहार एंड झारखंड, देयर इज एविडेंसेस ऑफ आयरन दैट वाज बीइंग यूज्ड एंड दैट वाज बीइंग प्रोक्यूर्ड एज वेल, है ना। वैसे देखा तो आपको पता चलता है कि वहां कोयला भी मिलता है और फिर वहां लोहा भी मिलता है सर, ठीक है ना, रिजर्व्स तो बहुत सारे मिलेंगे सर, वेरी ओके। तो वी विल फाइंड कि एकदम डार्क मेटल मिलने की शुरुआत हो जाती है सर। तो उसके ऊपर आऊंगा मैं आगे के बेसिस के रूप में। तो क्या हुआ कि आयरन के एविडेंसेस बहुत बड़े, आयरन 600 1000 तक आते आते वी विल सी कि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। आयरन गंगेटिक वैली के अंदर भी मिलने की शुरुआत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आयरन के वेपन्स और बहुत सारी चीजें बनती है और उससे भी डेवलपमेंट होगा। तो ग्रेजुअली क्या वो सेटलमेंट हुआ, ये सेटलमेंट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अर्बनिज्म को दर्शाता है। तो नाउ द टर्म कॉल्ड एज नगरा हैज बीन यूज्ड। अब देखिए पहले एलिविक लिटरेचर के अंदर ग्राम यूज होता था, हमने आपको पढ़ाया ऋग्वेद के अंदर कि ग्राम ग्राम विश्व विश्व से जन, ठीक है ना, कुल ग्राम विश्व जन, है ना, दिस आर द हायरार्की ऑफ थ्रू विद द सेटलमेंट्स एंड डेवलप्स, ओके। कुल इज द फैमिली सर, ओके, फैमिली रहती है, ग्राम इज द विलेज, द विश इज द ग्रुप ऑफ विलेजेस इन वन डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड फाइनली द जना दैट इज द अल्टीमेट फॉर्मेशन सर, ठीक है। तो नगर बेसिकली दर्शा रहा है कि एक प्रकार की छोटी सेटलमेंट होने की शुरुआत हुई होगी। ये नगर को लेके फुल फ्लेज शहर नहीं कहा था, इसको काफी सारे ऑथर्स ने प्रोटो अर्बनिज्म कहा था। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो, प्रोटो का मतलब है पायलट बेसिस के रूप में चल रहा है सर, ठीक है समझे। तो पायलट बेसिस के रूप में चलने की शुरुआत हो रही है, तो इस आधार के ऊपर कहा गया कि इसमें अभी भी पूरा शहर नहीं बना है पर छोटा शहर बनने की शुरुआत हो गई थी सर, गेटिंग ओके। तो बीबी लाल साहब जिन्होंने हस्तिनापुर के ऊपर एक्सकवेशन किया है सर, ठीक है, उन्होंने कहा कि इस दौर के अंदर एक पूर्ण रूप से बेसिकली शहर नहीं बना था बट फेंट बिगिनिंग ऑफ टाउन लाइफ, छोटा मोटा बनने की शुरुआत हो गई थी सर, ठीक है ना। तो इसको प्रिमिटिव टाउन कहते हैं बिकॉज़ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन था, सेटलमेंट्स होने की शुरुआत हुई। तो लेटर वेदिक पीरियड के अंदर छोटी-मोटी टाउन या अर्बनाइजेशन की भी हमारे पास एविडेंसेस मिलती है सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि देयर इज अ चेंज ऑफ इकोनॉमी, देयर इज अ चेंज ऑफ सब्सिस्टेंस पैटर्न, देयर इज अ चेंज ऑफ ओवरऑल लाइफस्टाइल एज़ वेल, और बहुत सारे बदलाव हमको यहां से मिलेंगे सर, ठीक है समझे। तो पहली चीज हमको ये समझ में आई कि कैसे वेदिक पीरियड के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। अब इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो सवाल आया है वो यहां से आपको पूछा गया है, यू विल बी एबल टू राइट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, बेस्ड ऑन द डिस्कशंस एंड द नोट्स दैट यू स्टडी एज़ वेल सर, ओके, कि भाई इनके यहां किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। लिटरेचर के ऊपर तो कल करेंगे, आज पूरा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि एक आपको सवाल पूछा गया सोसाइटी के ऊपर से आया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी लाइफ के ऊपर से सर, ठीक है। तो गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लेटर वेदिक पीरियड। फिर उसके बाद यहां पे भी आप देखोगे वेदिक एज के अंदर से इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एल्स डेवलपमेंट वी कैन सी इन दिस एरा प्रिसाइसली विद रेफरेंस टू द सोशल लाइफ सर, ना थोड़ी सोशल लाइफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनकी सोशल लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस थी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके यहाँ से कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, क्या। अब देखिए कि सोशल लाइफ इनके यहाँ पे हम लोग को 5 चीजें डिस्कस करनी है सोसाइटी के अंदर से कि नेचर ऑफ सोसाइटी क्या थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा था, ऋग्वेदिक और अर्धवैदिक पीरियड के अंदर स्लेवरी को लेकर डिस्कशन एक फ्लोचार्ट बना देते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड, ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि फ्लोचार्ट से पढ़ेंगे। अब देखिए पीडब्ल्यू का डिटेल दिया हुआ है, उपिंदर मैम की बुक से ही डाला गया है सर, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा सर। आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल बट ये पेंटेड ग्रेवर है, बुक में भी ऐसे बॉक्सेस दिए गए हैं तो वहां से बनवाया गया है सर, क्या। तो प्लीज रीड दिस, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू द डेप्थ पार्ट, ओके ना, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको करनी पड़ेगी ना। तो पीडब्ल्यू है बेसिकली, पीडब्ल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीडब्ल्यू सर, पेंटेड ग्रेवर क्यों कहते थे, ज्योमेट्रिक डिजाइन इसके ऊपर पेंट की गई है सर, ओके समझे। इसके अंदर पीवीसी की ब्रश का यूज किया गया है सर, गेटिंग ओके। इसके अंदर थोड़ी बहुत स्टैंपिंग की गई है, इंसाइज्ड है ना, और डार्किंग की गई है, वो पैटर्न के अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो उसकी फीचर्स के बारे में उन्होंने बताया है सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि पीडब्ल्यू का नेचर बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखिए पीडब्ल्यू कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं यूज हो रहा था सर। घर में भी आपने देखा होगा बर्तन जो है मेहमान आते हैं तभी निकलते सिरामिक के सर, ठीक है, बाकी तो थाली पे खिलाया जाता है सर, गेटिंग ओके। मेरे घर पे क्रॉकरी का सेट है सर, ओके, मेरे को साल में एक आध बार ही खाने मिलता है सर, ठीक है ना। नहीं इसको डेली नहीं, वो टूट जाएगा सर, निकालो यार, थोड़ा घिसा है, मतलब ये अंदर कहां कबाड़ में रख के रखा है सर, ठीक है। दिस इज नाउ द स्टोरी लाइन सर, ना अपन स्टील के बर्तन में या तो मेरे पास वो थोड़ी क्या कहते हैं कांसे की थाली है सर, ठीक है, तो कांसे की थाली में खा लेता हूं। बट देन वो जो सिरामिक है ना, हाई पॉलिश सिरामिक सर, ठीक है, सिरामिक बढ़िया है सर, वो नहीं निकलता है सर, तो स्टील या कांसे की थाली में कभी-कभी खा लेता है सर, ओके। कांसे की थाली एक ही है, उसमें भी खाना समझे ना, वो यूज हो गई होती है तो नहीं मिलता, चलिए। तो कि वो ड्यूलक्स वेयर के साथ सर, ड्यूलक्स वेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल फाइंड कि इट फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉटरी। अब देखिए इस पीरियड में हमको ब्लैक स्लिप वेयर भी मिली, इस पीरियड में हमको बीआरडब्ल्यू मिली, इस पीरियड के अंदर हमको रेड वेयर भी मिली सर, ठीक है ना, समझ गए, ओके। तो इस पीरियड में ग्रे वेयर भी है, बीआरडब्ल्यू है, ब्लैक स्लिप वेयर भी है, खाली रेड वेयर भी है। तो टोटल 4-5 प्रकार की पॉटरी मिली है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये 4-5 प्रकार की पॉटरी में पीजीडब्ल्यू खाली 3% ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। सो व्हेन पीजीडब्ल्यू इज फाउंड ओनली फॉर 3% दैट मींस ओनली लिमिटेड पीपल हैड एक्सेस, है ना, समझ नहीं समझे, गेटिंग ओके। आज की तारीख के अंदर अगर आपके घर पे गोल्ड की पॉटरी, गोल्ड की मतलब गोल्ड की थाली और सामान और उसमें आप खाते हो तो ऑब्वियस है ना कि यू आर वेरी रिच पर्सन सर। हम तो नहीं खाते सर सोने की, गेटिंग ओके, समझ में आ रही नहीं। तो यू माइट बी बिलोंग टू 3% ऑफ दिस पॉपुलेशन सर, मतलब सोने की थाली में खाता है बस, है ना, समझ ना, हमने वो लिखा है ना कि सोने की चम्मच पे खाने वाला है, सोने बोर्न विद गोल्डन स्पून, है ना। तो यू आर एक्चुअली, अगर आप गोल्ड की थाली में खाते हो तो आप यहां पे नहीं होंगे, है ना। सो इफ यू आर ईटिंग इन गोल्डन स्पून एंड गोल्डन थाली तो यू वोंट बी हियर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ओके, है ना। आप सरकार में बैठे होते या कुछ और कर रहे होते सर, ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर करवा रहे होते, बोले एडीएम को हटाओ सर, है ना, मेरे सामने पड़ा है सर, क्या। तो वो आपका लेवल अलग हो जाता है ना सर, ठीक है। तो हम सब यहाँ 3% में नहीं आते सर, ओके। उस टाइम पे पीजीडब्ल्यू लिमिटेड लोग थे सर, गेटिंग ओके। तो पीजीडब्ल्यू के अंदर से आपको एक तो टेक्निक ऑफ मेकिंग है, टेक्निक के पॉइंट ऑफ से सवाल नहीं आएगा आपको। सवाल जो आता है ना वो बेसिकली यहाँ से आता है कि इसकी डिजाइन तो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए बट मेनली आपको इसका नेचर ऑफ पॉटरी पता होना चाहिए। जैसे नेचर के अंदर ये बोला गया है कि क्या क्या वस्तु बनती है, इसके ऊपर डिजाइन क्या होती थी सर, ठीक है समझे। एंड वी विल फाइंड कि इसके अंदर से कहाँ कहाँ यूज हो रहे थे सर, ठीक है समझे। तो लोटा हो रहा है, कभी डिशेस आपको मिल जाती है सर, ठीक है, ओके। एंड वी विल फाइंड की काइंड ऑफ स्टैंपिंग उसके ऊपर किया गया है, डिजाइन बनाई गई है, स्वस्तिक बस्तिक के डिजाइन से फ्लोरल पैटर्न्स आपको मिलते हैं, सन के सिंबल्स मिलते हैं, पर वो लिमिटेड है तो उसके सिंबल्स भी आपको लिमिटेड मिलेंगे। तो थोड़ी इसको एक बार देख लीजिएगा सर ना, यू जस्ट रीड इट, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पीजीडब्ल्यू, क्योंकि ओवरऑल हमें इससे सोशल इंफ्लुएंस निकालना है सर, ठीक है। बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉटरी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चालकोलिथिक पीरियड के अंदर मैंने पॉटरी को डिस्कस किया तो वही देखा कि नॉन हड़प्पन चालकोलिथिक पॉटरी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल द सोशल कंडीशंस ऑफ दैट एरा, समझे। तो पीजीडब्ल्यू में भी यही है कि लोकेशंस तो बहुत सारी मिली है पर टोटल पॉटरी का 3% ही साइट ऐसी है जहां लोगों के पास ये तो बड़े घरों के अंदर से मिली हुई है सर, ठीक है समझे। सो वी डू नॉट सी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैविंग पीजीडब्ल्यू पॉटरी इन देयर हाउसेस, ओके ना। लोकेशन तो बहुत है लेटर वेदिक पीरियड के अंदर की, पर सबके पास थोड़ी पीजीडब्ल्यू होगा सर ना, जिसके पास है वो अमीर है सर, ठीक है। वैसे एनबीपीडब्ल्यू के अंदर भी कहानी, एनबीपीडब्ल्यू की पॉटरी भी यही कहती है कि वो भी लिमिटेड लोगों के पास में है सर, वो एलीट लोग हैं सर, ठीक है, ओके ना, समझ गए। आपके घर के, आप एक सोसाइटी में से निकले हो और सोसाइटी के घर के अंदर आगे है ना स्विफ्ट पड़ी और वेगनआर पड़ी है और मारुति पड़ी है ना, आगे के घर में एक मर्सिडीज पड़ी है, तो आपका क्या इंटेंशन, आपका ओपिनियन बनेगा ये पार्टी अमीर लग रही है, ठीक है ना समझे। आप चलो एक्सकेवेट करो आज की तारीख में, एक्सकेवेशन मतलब यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, मॉडर्न आर्कियोलॉजी, समझे। आप आगे आगे घर के अंदर ऑडी पड़ी हुई है, आप देखोगे बोले ये पार्टी अमीर है, बोले चिंदी लोग के पीछे बीएमडब्ल्यू वाला जो क्या है मारुति वाला स्विफ्ट लेके बैठा है सर, समझे।
तो वी विल फाइंड कि समझे नहीं समझे ना, अपन एक्टिव वाले फुट करके जा रहे होते हैं, बोले यार यहाँ क्या है सर, ठीक है ना, अंडरस्टूड दिस पार्ट है ना, घुमा फिरा के वही कहानी आपको मिलेगी सर। खैर चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पार्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, दिस लेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज एविडेंसेस ऑफ eventually there is evidences of the economic diversification. अब देखिए इकोनॉमी से थोड़ा आगे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी एंड द सोशल कंडीशंस ऑफ द वैदिक पीरियड। ओके, अब देखिए वी विल फाइंड कि जब हम लोग सोशल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको, तो हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या हुआ करती थी। इसके अंदर से नेचर के ऊपर भी चर्चा करनी है, जस्ट अ सेकंड सर। अब देखिए सोसाइटी में क्या क्या चीजें देखेंगे। सोसाइटी में ऋग्वेदिक से लेकर लेटर वैदिक पीरियड तक सर, ओके ना, समझे, हमें देखना है कि कैसे इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई सर। ओके, तो पांच चीजें देखेंगे सर, ओके ना। ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, ओरिजिन के अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ करता था वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिबेट जो चलती है वर्ण सिस्टम की, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है, कि वर्ण सिस्टम ठीक नहीं, हायरार्की थी तो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है समझे। सेकंडली वी विल फाइंड कि स्लेवरी सिस्टम, ये स्लेवरी सिस्टम के अंदर डिबेट जो चलती है दास दासियों के बारे में, है ना, कि हु आर दिस पीपल सर, ऋग्वेद में तो बोला गया है कि जहां दिखे उनको धर दिया जाता, ठीक है समझे। तो उसके ऊपर भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। ओके, तीसरे पॉइंट हमें इसके अंदर से वुमेन की कंडीशन पता होनी चाहिए। वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मैरिज सिस्टम के साथ भी लिंक अप करनी है सर, ठीक है समझे, कि कैसे स्त्रियों की डेवलपमेंट हुई, मतलब स्त्रियों को क्या रोल हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है समझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनके अंदर का एजुकेशन, मतलब ये भी उसके साथ ही जुड़ जाएगा, वुमेन के ऊपर अलग ही, और ओवरऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सर, अदर एस्पेक्ट्स में ये खाना पीना क्या करते थे और इनकी क्लोथिंग वोथिंग की क्या-क्या चीजें हमको यहाँ से मिली है। तो ये पांच मेन क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे सोशल डेवलपमेंट हुआ, वर्ण सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, लोगों का रोल कैसा था, स्लेवरी सिस्टम में दास दासियों के साथ कहानी चलती कैसे था, और स्त्रियों की दशा मेन तो सर किस तरह से बदल गई, शिक्षा के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोत्र सिस्टम कैसे निकल के आया, अदर एस्पेक्ट्स में आप लिख सकते हो कि गेम खेलते थे या कपड़ा के बारे में हमारे पास क्या-क्या एविडेंस है, और स्त्री जो दशा है द कंडीशन ऑफ वुमेन सर, ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हमें पता होना चाहिए सर। तो चलते हैं आगे एंड लेट अस सी द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सोसाइटी का इमर्जेंस तो हो गया था इन द अर्ली वैदिक पीरियड ओनली, एंड सोसाइटी के इमर्जेंस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि पूरी पॉलिटिकल लाइफ जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशो पॉलिटिकल सेटअप के साथ ही जुड़ी हुई है सर। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ द कूल एंड द ग्रामर, है ना, एंड द विशर एंड द जना, दे वर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, है ना, क्योंकि किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम थी, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इनकी जो सिस्टम थी वो किनशिप बेस्ड थी, तो बिकॉज़ ये किनशिप बेस्ड थी तो दिस शोस डायरेक्टली कि देयर हैड बीन इंटररिलेशन अमंग ईच अदर सर, ठीक है ना, इनके साथ पूरा का पूरा डेवलपमेंट यहाँ से निकल के आया था। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है वो एक किनशिप से एक दूसरे के साथ लिंक अप हुआ करती थी सर, ठीक है ना। ओके, अब इसको लेकर डिबेट ये नहीं चल रही है कि किनशिप सोसाइटी थी कि नहीं थी सर। ओके, डिबेट ये चल रही है कि क्या ये सोसाइटी इक्वालिटी को प्रीच करती थी, या ये सोसाइटी के अंदर सोशल हायरार्की हुआ करती थी, या ये सोसाइटी के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करिए तो एक प्रकार की इगैलिटेरियन सोसाइटी थी कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली क्या हुआ है कि जब आप आर्य समाज को देखोगे या दयानंद सरस्वती को देखोगे, वो कहते हैं लेट अस गो बैक टू वेदास। अब दयानंद सरस्वती जब कहते हैं लेट अस गो बैक टू वेदास, तो उनका ये मानना था कि जो ऋग्वेदिक पीरियड है, अर्ली पीरियड है, वो आर्य समाज और सत्याप्रकाश के पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो आर्य समाज एक ऐसा समाज था जहां सब बराबर थे, और सब बराबर होने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था थी पर वो खाली डिवीजन ऑफ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और डिवीजन ऑफ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी उसका मतलब ये था कि लोग भले अलग-अलग कार्य करें पर सब बराबर थे, ठीक है समझे, और सब बराबर थे तो उनके अंदर कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था, ठीक है समझे। बट देन आज की तारीख के अंदर जैसे हम लोग ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उनके ऊपर डिबेट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पहली डिबेट ये आती है कि भाई सोसाइटी के अंदर किनशिप बेस सब लोग जुड़े हुए हैं सर, है ना समझे, बट इनके अंदर इक्वालिटी थी कि नहीं, उसको लेके आज की तारीख के अंदर ये बोलते हैं कि भाई सोशल इक्वालिटी का जो कांसेप्ट है वो इस दौर के अंदर नहीं हुआ करता था, फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है समझे। सो द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द ट्राइबल क्लैंस, है ना समझे, वो जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ऑर्गेनाइज की गई थी, और मैंने आपको बताया कि वी विल फाइंड कि ये जो क्लैंस है उनकी बहुत सारी संख्या हमारे पास मिल रही है सर, ठीक है। तो विश्व और ग्राम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ग्राम कैसे निकल के आया, और फैमिली के लिए शब्द यूज किया गया कूल सर, ठीक है समझे। ओके, तो वी विल फाइंड कि ऑल दिस एविडेंसेस आर देयर, है ना, हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस है, कूल है या गृह शब्द आपको मिल जाता है, एंड वी विल फाइंड कि गृह शब्द इज आल्सो यूज्ड फॉर द फैमिली ओनली, ओके समझे। तो कभी-कभी गृहपति या आपको कुलपति के रूप में यहां से मिलेंगे सर, ठीक है समझे। एंड ऑल दिस थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्स अप, ओके ना समझे, विद रिस्पेक्ट टू द सोशल डेवलपमेंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस होल पॉइंट, ओके ना समझे। तो इनके यहाँ पे डेवलपमेंट है, परिवार है, ग्राम है, विषय है, ट्राइब है सर, ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, और बेसिकली इस तरह की हायरार्की निकल के आ रही है। ये हायरार्की बेसिकली सेटलमेंट बेस्ड फैमिली और सोशल किनशिप के साथ जुड़ा हुआ था। अब इसमें अंदर सवाल ये नहीं है कि भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सब बराबर थे कि नहीं थे, उसको लेके डिबेट हुई। एक ग्रुप ने कहा कि भाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इगैलिटेरियन सोसाइटी थी और कोई भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं था सर, ठीक है। बट देन वी विल फाइंड कि इसको लेके दूसरी डिफरेंशिएशन ये होने की शुरुआत हुई कि भाई नो डाउट कि अर्ली सोसाइटी का पार्ट था, बट देयर वाज डिफरेंशिएशन। आप देखिए स्टोन एज के सिवाय, मतलब स्टोन एज के अंदर भी हमको यहाँ पर एविडेंस है, तो रूसो और कांत और ये सब के लोग है ना, इमेजिनेशन में रहते थे ना, मार्क्स जैसे लोगों के, प्रिमिटिव सोसाइटी में सब इक्वल हुआ करते थे। अरे कभी भी इक्वल हुआ ही नहीं है सर, ठीक है समझे, कोई कांसेप्ट ही नहीं है सर, नेचर ने ही नहीं दिया है सर, सब देखिए समझे। एक व्यक्ति बलवान होगा वो कमजोर को मारेगा, चल बैक काम कर मेरे लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ सिंपल एज इट कैन गेट सर, ठीक है। अब जेनेटिकली थोड़ा वेल बिल्ट है तो वी विल फाइंड कि दूसरे की सर्विस कर देगा, चल सीधा-सीधा काम कर सकोगे। तो फिर आप उसको जो भी मानो सर, ठीक है, पर इगैलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये रूसो कांत वाले लोग हैं ना, वो थोड़े नशे में रहते थे सर, ठीक है ना, रोमांटिसिज्म एक अलग ही प्रकार की दुनिया थी उनकी, तो वो कहते थे प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव अर्ली सोसाइटीज वर इगैलिटेरियन नेचर एंड वी शुड गो बैक टू दैट, ओके। एनलाइटनमेंट का पूरा थॉट ही उनके ऊपर से वहां से निकल गया सर, तो है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि एक पिक्चर क्लियर है सर, ओके ना, देयर इज एविडेंसेस ऑफ जन विश्व ग्राम, मैंने आपको बताने की कोशिश की, वर्ण के साथ भी ये जुड़ता है सर, ठीक है। बट वी विल आल्सो सी कि जिसके पास वेल्थ थी वो अमीर होगा। अब जैसे कैटल कीपिंग आप देख लीजिए, है ना, तो वी विल फाइंड कि जिसके पास गाय ज्यादा है सर, कैटल ज्यादा, वो अमीर होगा सर, ठीक है ना, तो ये वेल्थ के साथ दिखा रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से राजा भी था इनके अंदर, था कि नहीं था सर, ओके। राजा वही होता है जो बेसिकली धनवान होगा या उसके हाथ में पावर होगी, तो इसमें भी इगैलिटेरियन नहीं है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली शोस कि एट दैट टाइम वी विल सी कि देयर वर कांसेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स विद इन द क्लैन इटसेल्फ सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग जब देखते हैं तो इनके बीच में जो सोशल इगैलिटेरियन का कांसेप्ट है उसको लेकर वी विल सी कि एविडेंसेस नहीं है सर। तो फिर रणवीर चक्रवर्ती ने इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि देयर इज एन हायरार्की एट दैट टाइम, देयर इज अ मेंशन ऑफ प्रॉस्पेरस पर्सन सर, भगवान के रूप में इनको कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। एंड देयर इज एविडेंसेस ऑफ लेस प्रिविलेज इवन विद इन आर्य सोसाइटी, अनार्यस तो थे ही सर, ओके ना, सोसाइटी के अंदर कि आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन की जो कंसीडरेशन है। इनफैक्ट सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की के अंदर हम लोग ये भी लिखते हैं कि द डेफिनेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फॉर द आर्यंस एंड सेकंड इज फॉर द नॉन आर्यंस सर, ठीक है ना। सो इन द फ्रॉम द अर्ली वैदिक टू द लेटर वैदिक जब हम लोग जाते हैं उसमें नॉन आर्यन आर्यन के बीच में भी डिबेट चलती रहती है सर, ठीक है ना। तो अभी जो बात हो रही है वो आर्यन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है सर, है ना। तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जन थे वो नहीं पता है, उसको लेकर अलग डिबेट है सर,
ठीक है। आर एस शर्मा कह रहे हैं कि करीबन 100 जन हुआ करते थे सर, 100 स्मॉल स्मॉल ट्राइब्स है ना, जो जनाज हुआ करते थे वो सेटल थे, किसी में 200 लेके आसपास लेके गए, बट वी सी दैट कि देयर इज अराउंड 100 एट दैट टाइम सर, ओके ना, समझे, चलो एक हाइपोथेटिकल नंबर को मान लेते हैं। तो पहली चीज तो हमको क्लियर हो जानी चाहिए इसके अंदर से कि कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सेकंडली द इश्यू इज अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो था वो क्लियर हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात चली कि भाई वर्ण की इंपॉर्टेंस क्या थी और वर्ण कैसे निकल के आया। अब देखिए याद रखना कि वर्ण वाज नॉट इनिशियली पार्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी, इवन ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे मंडल लिखे गए, मैंने आपको बताया, तो 2 नंबर से लेके 7 नंबर के जो मंडल है वो सबसे पहले लिखे गए, द 10 मंडल्स ऑफ ऋग्वेद, ओके ना, द 10 पार्ट्स ऑफ ऋग्वेद हाइपोथेटिकली, तो दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ द वंस, ओके। द वर्ण हैज बीन मेंशन्ड इन द मंडल 10, 10th मंडल है, 9th एंड 10th में या फिर 9th में इस तरह से है, एंड वी विल फाइंड कि उसके अंदर हमें यहाँ से एक श्लोक मिलता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। सो अंडर दिस पुरुष सूक्त देयर इज अ श्लोक, देयर इज अ हाई एम डेडिकेटेड कि भाई एक बेसिकली काइंड ऑफ आप देखोगे तो पुरुष पुरुष इज अ काइंड ऑफ एक सुपर बिल्ट अप एक बॉडी के रूप में, ब्रह्म के रूप में कंसीडर किया, और उनके बॉडी के अलग-अलग पार्ट से अलग-अलग वर्णों का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे, नेचर सुप्रीम के रूप में कंसीडर किया गया है। तो आप YouTube के ऊपर खाली सर्च करोगे पुरुष सूक्त, तो यू विल गेट वी कैन से द श्लोक डेडिकेटेड टू इट, समझे। तो पुरुष क्योंकि सूक्त का प्रकार है, सूक्त इज बेसिकली द हाइम, ओके ना, समझे, एंड वी विल फाइंड कि उसमें ये वर्ण की मेंशन की गई, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण है, राजन्य है, मतलब जो क्षत्रिय लेटर ऑन वैश्य जैसा, ठीक है। शूद्र को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत बाद में, इनफैक्ट इसमें भी वर्ण शब्द नहीं लिखा गया था, वर्ण प्रैक्टिकली द वर्ड वाज यूज्ड इन द लेटर पीरियड, है ना। इसमें बोला गया था कि देयर आर 3 और 4 डिफरेंट वी कैन से पार्ट्स रेफरिंग टू द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी दैट इज द सुप्रीम जायंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा के रूप में उनको कंसीडर, उनमें से सब निकल के आया सर, ठीक है। तो हाथ से निकल के आया है ना, चेहरे से निकल के आया है सर, ओके ना। अब वी विल सी कि पैर से निकल के आया है ना, तो शूद्र से निकल के इस तरह से। तो ये एक्चुअल सेंस में ये कहा गया था कि व्हेनेवर एन इंडिविजुअल वर्क्स, ओके ना, समझे, ये इंडिविजुअल चारों प्रकार के कार्य करता है एक व्यक्ति के रूप में, मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी कही गई कि भाई शूद्र पैर से निकल के, उसका मतलब ये नहीं था कि जब कोई व्यक्ति काम करता है, फिजिकल लेबर करता है, तो शूद्र का काम कर रहा है सर, ठीक है। अगर कोई व्यवसाय काम कर रहा है तो वैश्य का काम कर रहा है सर, है ना। तो शिक्षा का और बुद्धि का ज्ञान कर रहा है तो दिस विल सी इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण सर, ठीक है ना, समझे। तो बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन ये भी कही गई, बट उस पीरियड के अंदर जो लिटरेचर था उसमें वर्ण शब्द का मेंशन लेटर पीरियड के अंदर होने की शुरुआत हुई, तो वर्ण प्रथा पहला पार्ट नहीं थी सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि द वर्ण सिस्टम वाज डायरेक्टली नॉट मेंशन्ड इवन इन द फॉर्म ऑफ द लिटरेचर सर, ठीक है ना, समझे। अर्ली वैदिक लिटरेचर में तो बहुत बाद में ऐड किया गया है सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर इज एविडेंस ऑफ 4 ग्रुपिंग्स, द ब्राह्मणस, द राजन्यस, राजन्यस वाज द वर्ड नॉट द क्षत्रियस, ओके ना, वैश्यस एंड शूद्रस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इस तरह से बोला गया कि एक सुप्रीम जायंट है जिनके अंदर से ये सब निकल के आया है सर, ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरी कहानी अगर आप समझिए कि शब्द वर्ण क्या है सर, ओके, वर्ण का मतलब है वर्णन करना सर, ओके। किसका वर्णन किया गया है कि आप मुझे कहोगे प्रतीक कैसा दिखता है सर, है ना, समझे। तो अगर कोई आपका पर्स मार के चला गया, आप सरोजिनी की मार्केट में हो सर, ठीक है, तो आप पुलिस के पास जाओगे तो क्या कहोगे, सर देखो एक व्यक्ति था ऐसा लंबा चौड़ा था, उसका स्किन कलर ऐसा था और वो यहाँ से मेरे बाजू में से गया, कट मार के निकल गया, तो देन यू विल डिस्क्राइब, ओके। अब डिस्क्राइब करोगे तो यू विल से द ट्रेट्स, ओके, गेटिंग ओके। तो इस वजह के रूप में ऋग्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से द वर्ण इज आल्सो इंटरप्रेटेड ना इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से फिजिकल अपीयरेंस, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि वर्ण ही शब्द वर्णन से आया है ना सर, है ना। उसकी सीआईडी में आप तो क्या सीसीटीवी आ गया है तो वर्णन करने की जरूरत नहीं होती सर, ओके। नाउ द सीसीटीवी इज देयर, तो तुरंत खोल के दिखाता है, बोले कहां पे थे, बोले सर मैं यहाँ खड़ा था दुकान के बाहर, तो बोले चलो दुकान वाले के पास जाता है, और फिर अगर सीसीटीवी कैमरा में निकलता है तो समझ में आ जाता है सर, ठीक। आप देखिए कि क्राइम को मतलब आपके इस जनरेशन में क्राइम क्राइम थोड़ा हाईटेक हुआ है नो डाउट, बट क्राइम को ट्रैक करना थोड़ा कंपैरेटिवली सिस्टम के लिए थोड़ा सरल हुआ है, क्योंकि अब उनको ना ट्रेसेस मिल रहे हैं, मतलब कहीं से यहाँ से चोरी हुई एक एक्स लोकेशन से सर, ओके, और चोर इस डायरेक्शन में पहुंच गया, साउथ डायरेक्शन में, वाई की तरफ। अब रास्ते में जितने भी सीसीटीवी आएंगे सब खंगाल दिए जाएंगे, जितनी दुकानों के, बिल्डिंग के, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के सर, ठीक है ना, है ना। एक साथ कभी-कभी तो मतलब आई वाज विटनेसिंग दिस वन केस मैं पढ़ रहा था, उसमें 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, 300, बट दे वर एबल टू ट्रैक द अक्यूज्ड। तो पुलिस वाज एबल टू 300 सीसीटीवी, मतलब वो कांस्टेबल और वो जो आईओ बैठा होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दिमाग कैसा चल गया और दे टुक ऑलमोस्ट 10-15 डेज, ओके ना, टू कम टू द फाइनल अक्यूज कि ये यहाँ पे निकला है, क्योंकि एक ट्रेसेस मिल रहे थे ना, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, है ना, समझ बड़ा मतलब सिस्टमैटिक हो गया, बट है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे मतलब कैसे लंबे सर, है ना, कुछ लोगों को तो 25-30-40 सालों के बाद पकड़ा गया, हाँ, मतलब अलग ही कहानी आपको मिल जाती है सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो सीसीटीवी, अच्छा सीसीटीवी सर, वो तो चेक करेंगे सर, क्या। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल सी दैट एक ये वर्ण की मेंशन ये भी हुई सर, याद रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट वाज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर कलर्स, ओके ना, क्यों, क्योंकि इंडो आर्यन लोग थे वो बेसिकली थोड़े फेरिश हुआ करते थे कंपेयर टू द इंडिजिनस जो दासियों के रूप में कंसीडर किए गए हैं, जो डार्क कॉम्प्लेक्सन के थे सर, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि थोड़ा इसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक ये भी कहानी इसके अंदर से कंसीडर किया गया है, बेसिकली वर्ण को एक तरह से नेचुरल एलिमेंट के साथ भी उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, और कहा गया है कि ये एक व्यवस्था का पार्ट है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इसी वजह के रूप में इनकी शुरुआत हुई सर, समझ हमेशा याद रखना कि जब हम लोग बेसिकली वर्ण की मेंशन करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, एक है आर्य वर्ण आर्यंस के लिए, और दूसरा शब्द लिखा गया है दास वर्ण, दास वर्ण इज बेसिकली फॉर द नॉन आर्यंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो द सेकंड सोशल डिस्टिंक्शन, समझिए सोशल डिस्टिंक्शन हमने अभी देखा कि तो ऑर्गेनाइजेशन निकल गया था, हाउ द हायरार्की इज डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, एंड नाउ द सेकंड केम अप इन द फॉर्म ऑफ दास एंड दासीज, ओके, जो लेटर ऑन बेसिकली स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल ग्रेटर पिक्चर के अंदर कंसीडर किए गए। अब इनके ऊपर अलग से डिबेट चलती है कि ये दास कौन हुआ करते थे, ये दासीज कौन हुआ करते थे, ये क्या किया करते थे, ठीक है, समझे, इनकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से चलता है सब, ओके। तो हमें ये इसकी डिबेट पता होनी चाहिए कि हु आर दिस पीपल। अब देखो हमने पिछले क्लास के अंदर भी शायद 10 दासीज के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि ये कौन थे और कहां से आए थे, है ना, और इनका बैकग्राउंड क्या चलता रहता है सर, ठीक है। तो नॉर्मली जीएस में हम दोनों को बेसिकली एक ही कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं दास दासी एक ही थे, बट देन मोमेंट विल कम टू द ऑप्शनल सर, ओके ना, समझे, वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से डेवलपमेंट आपको अलग देखने को मिल जाता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ द दास दासीज एंड द डिबेट्स ऑफ दास दासीज, ओके ना। हमें यहाँ से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन थे, उसको लेकर पहली डिबेट हुई, पहली डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल कम टू नो कि इसके ऊपर एक बात ये हुई कि भाई दे वर दोस पीपल सर, है ना, समझे, हु वर इंडिजिनस और हु हैड अराइव्ड टू इंडिया इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द आर्यन माइग्रेशन, है ना, हमने आपको पहले बताया था दास किसको कहते थे सर, ठीक है। उसके पीछे के कारण क्यों थे, क्योंकि ईरान के लिटरेचर में ज़ेंड अवेस्टा में दाह शब्द लिखा गया है, दाहयू शब्द लिखा गया है सर, ठीक है। और ये दाह दाहयू कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ईरानियन ट्राइब्स के लिए, तो यही दाह लोग इंडिया की तरफ आए होंगे, ईरान से माइग्रेट होकर सर, है ना, समझे। और इसी वजह के रूप में ये फिर भारत के लोगों के साथ बैठ गए होंगे। लेकिन जब आर्यस आए तो आर्यस ने इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया, दास और दासियों के साथ सर, है ना, समझे। और इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो दास दासियों के जो समाज के लोग थे, इनको नॉन आर्यन कंसीडर करके ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो लड़ाई होती है तो उसके साथ संघर्ष आपको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है। तो दासियों वर कंसीडर्ड एज द अबोरिजिनल और इंडिजिनस पीपल, दास वर द पीपल ऑफ द आर्यन ओरिजिन हु केम फ्रॉम द प्रीवियस माइग्रेशन, ओके, क्योंकि अलग-अलग जनरेशंस के थ्रू आए थे और एविडेंसेस भी ईरान के साथ, तो इसको कंसीडर करवा दिया गया सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो इस वजह के रूप में इनके बीच में डिफरेंसेस हमारे पास मिल जाते हैं सर, ओके। दूसरी कहानी ऋग्वेद के अंदर
हमें ये भी देखने को मिला कि इनको अव्रत कंसीडर किया गया था सर, समझे, या इनको अकृत कंसीडर किया गया था। बेसिकली ये वो लोग हैं जो हमारे व्रत में नहीं है, हमारे बेसिकली सिस्टम में नहीं मानते हैं, हमारे रिलीजन के अंदर नहीं मानते हैं, हमारे जैसे वी विल सी कि सैक्रिफाइसेस के अंदर नहीं मानते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज आल्सो वी विल फाइंड कि द टर्म व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर देम, वी विल सी कि इनके लिए बोला गया है कि इनकी भाषा अलग थी, ये कपड़े अलग पहनते थे, है ना, एट टाइम्स ये हमारे गायों को चुरा के भी लेके चले जाते थे, बहुत सारे इश्यूज आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है। तो इनकी स्किन्स को लेके इनकी फिजिकल फीचर्स को लेके बहुत सारी चीजें इनको मेंशन किया गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में भी कंसीडर हम कर सकते हैं कि ये जो वर्ण हायरार्की है उसके साथ और ये दास दासियों की जो सिस्टम है वो भी दर्शा रही है कि एक प्रकार की डेवलपमेंट यहाँ पे थी और सोसाइटी इगैलिटेरियन तो नहीं मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट ये दास दासियों को कॉन्फ्लिक्ट्स में भी यूज किया गया है एंड दे वर जनरली एनस्लेव्ड, वैसे भी हमारे पास एविडेंसेस मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझ गए। तो जैसे वहाँ पे बोला गया है कि व्हेनेवर बैटल्स यूज्ड टू टेक प्लेस, तो कहीं एक गाँव से किसी को दास को उठा के लेके आ गए सर, ओके, एंड देन वी विल फाइंड कि उठा के बोला कि चलो हमारे लिए काम करना है तुम्हें सर, समझे। तो वैसे सब हमारे पास एविडेंसेस है जो यही सिस्टम को स्लेवरी के अंदर कन्वर्ट करती है सर, समझे आप लोग, है ना। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी दैट द स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन इमर्ज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब स्लेवरी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक तो दास के रूप में आपको यहाँ से मिलेंगे और उनके लिए शब्द फिर दास और दासी शब्द यूज हुआ सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। भारत में स्लेवरी सिस्टम अलग अलग बेसिस के रूप में हुआ। एक तो एनस्लेवमेंट डूइंग वॉर सर, ओके, कि युद्ध किया आपने, और कल की अर्थशास्त्र की डिबेट थी, एक्चुअली अर्थशास्त्र किसके ऊपर बेस्ड है, धर्मशास्त्र किसके ऊपर बेस्ड है, वेदा के ऊपर सर, ठीक है। आप देखिए यूपीएससी ने जो सवाल निकाला था कि अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य कि स्लेव्स कैसे बनते हैं और स्लेव्स को बेसिकली किस तरह से, है ना, पनिशमेंट मिल जाती है और स्लेव को कैसे कंसीडर किया जा सकता है। बट इफ यू सी द ग्रेटर पिक्चर, अगर आप उसका ग्रेटर पिक्चर देखने की कोशिश करिए सर, तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये बुक तो पुराने बुक्स के ऊपर आधारित है। पुराने बुक्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट है कि स्लेवरी सिस्टम या स्लेव्स को कैसे आप बेसिकली एनस्लेव कर सकते हो या उसको कंसीडर कर सकते हो। तो एक तो एनस्लेवमेंट ड्यूरिंग वॉर है ना, आपने किसी को दास बना दिया अपना सर, ठीक है ना, या एज अ रिजल्ट ऑफ स्लेव बेसिकली वी विल फाइंड कि आपने किसी से पैसा उधार लिया और पैसा उधार लेने के बाद आपकी सर्विस हो गई सर, है ना। तो ये आज की तारीख में चलता रहता है सर, ठीक है ना, समझे। कि तुम होटल में गए और फिर तुमको कहा गया कि भाई पैसा नहीं है तो फिर बर्तन मांजो सर, है ना, फिर बर्तन नहीं मांजने को होता सर, ओके, सर्विस हो जाती है, ठीक है, समझे। ये तो खाली पिक्चर में दिखाया गया है, बर्तन मांज के छोड़ता है सर, ठीक है। होटल वाला अच्छी खासी सर्विस करेगा, जब पैसा नहीं था तो कहा समझे, है ना। तो इस मूवी में दिखाया गया बर्तन मांज के छोड़ देता है, इतना थोड़ी छोड़ेगा सर, ठीक है, समझे। अच्छा खासा अपमान, मतलब बेइज्जती है सर, है ना। खैर चलिए, तो सीधा हमें यहाँ से इसके अंदर एविडेंसेस मिल जाता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट कर रही थी, ये स्लेवरी सिस्टम ओवर पीरियड ऑफ टाइम घरों के अंदर ही काम करते थे, है ना, समझे, एंड अलग अलग प्रकार के फंक्शंस थे। अब देखिए स्लेवरी का इंपॉर्टेंस भारत में उस टाइम पे उतनी बड़ी मात्रा में नहीं, उसके पीछे के दो कारण थे। क्यों? पहला कारण तो हमें ये मिला कि इन द अर्ली एरा सर, है ना, जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं स्लेव्स को, तो हमें ये चीज़ मिल रही है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था नहीं रिगवेदिक सोसाइटी के अंदर, देखिए। और जब सोसाइटी के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं था इन द रिगवेदिक सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, तो स्लेव्स उतना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे सर, है ना, समझे। तो नॉर्मली हाउस होल्ड लेबर के रूप में थे, छोटा-मोटा मीनियल टास्क, मीनियल वर्क करते रहेंगे सर, ठीक है, समझे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमको यहाँ से देखने को मिलता है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये दास दासी शब्द आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली स्लेव्स के लिए, फीमेल और मेल स्लेव्स के लिए यूज होते हैं सर, ठीक है। तो पुराने दास जो मूल तरह से ईरान से आए थे और दासियों जो इंडिजिनस लोग थे, इन्हीं को ही वी विल सी कि जब कैप्चर किया गया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और इनको ही फिर मेल होंगे तो फिर दास यूज किया गया, फीमेल होगी तो दासी शब्द यूज कर दिया गया, एंड दिस कंटिन्यूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ओके। तो स्लेवरी आल्सो इमर्ज्ड इन दैट टाइम, बट द स्लेवरी वाज वेरी डिफरेंट। This slavery did not resulted into large scale production of agriculture or other economic activities because they were used in menial tasks, day to day mundane tasks, घर के अंदर साफ सफाई और बाकी सारे काम के लिए यूज होते होंगे सर, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट हमको यहाँ से देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्लेवरी पार्ट एज़ वेल सर, ओके, समझे। तो ये डिबेट आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज दास दासी, व्हाट इज दिस पार्ट सर, ओके। सोशल हायरार्की के अंदर तीन ही क्लासेस है, दैट इज द शूद्र तो बहुत लेट आया सर, हमेशा याद रखना कि इवन विद रिस्पेक्ट टू सोशल हायरार्की द शूद्र क्लासेस वर द लेट, ओके, समझ ओके। एंड देयर वर थ्री क्लासेस, दैट इज द वॉरियर क्लास, प्रीस्टली क्लास एंड द कॉमन पीपल सर, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वर्ण शब्द तो आपको मिलता नहीं है ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर सर, समझे। शूद्र जो बहुत ही लेट पीरियड में आए, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आते हैं, उसको लेके भी अलग अलग डिबेट्स और ओपिनियन है सर, ठीक है, ओके। क्योंकि पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल के अंदर आता है एंड वी विल फाइंड कि ये 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में लिखा ही नहीं गया था, वो करीबन 1000 बीसी के आसपास उसका कंपाइलेशन हुआ है, उसको लेके चल रहा है सर, ठीक है, ओके, समझे। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, यहाँ पे ये चीज़ इनफैक्ट है ना बहुत कंसिडरेबली आपको एक्सप्लेन की गई है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना है कि एनसीईआरटी का जो व्यू है वो क्लियर है सर, ठीक है, ओके। एंड एनसीईआरटी के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जो बैकग्राउंड है सर, है ना, समझे। उसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर ये पुरुष सूक्त का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ सर, ठीक है, समझे। इसको हम लोग बेसिकली नहीं कंसीडर, मतलब कंसीडर कर देंगे सर, ओके, समझे। और 1 से लेके 10वें मंडल जो भी है वो सबके सब ऋग्वेदिक कल्चर को दर्शाएंगे सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई वो लेटर वैदिक में आया ऋग्वेदिक में, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो फैक्चुअल पूछेगा ना सर, ठीक है। तो क्योंकि ऑप्शनल में झेरिया है, ऑप्शनल में ऑलवेज डिबेट है, ऑप्शनल में ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशन है सर, ठीक है, समझे। अब शूद्रस कौन थे उसके ऊपर आता हूँ सर, ओके, समझे। अभी तो शूद्रस आए नहीं है। आप देखिए इनिशियल सोसाइटी ब्राह्मण क्षत्रिय और कॉमन मैन के साथ, यही कॉमन मैन वैश्यस के रूप में है, कुछ दास दासियों निकल के और जब एक्सपेंशन ऑफ किंगडम हुआ और फिर सेरेमनी हुई जिसको हम लोग कहते हैं व्रतसोमा सेरेमनी, ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शूद्रस, ओके ना। आदिवैदिक सोसाइटी हैज नो मेंशन ऑफ शूद्रस, ओके। इवन पुरुष सूक्त जो है वो 1000 बीसी में लिखा गया है मोस्ट ऑफ दिस, ओके, 1000 बीसी के आसपास। तो उस दौर के अंदर जब लिखा गया है तो वो भी बेसिकली लेटर वैदिक तब जाके इनका डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो मोबिलिटी आपको बहुत थी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर, मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी थी, हायरार्की हुआ करती थी, डिस्क्रिमिनेशन कंपैरेटिवली कम हुआ करता था, बट इगैलिटेरियन कैरेक्टर नहीं था, है ना। इगैलिटेरियन क्यों नहीं था, तो मैंने आपको बताया कि देयर वाज इनइक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ, इनइक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल क्लासेस एज़ वेल सर, ठीक है, समझ ओके। देयर वाज नो डायरेक्ट वी कैन से डेवलपमेंट जहां हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा सोशल ऑर्डर निकल के आया था, बट द सोसाइटी वाज नॉट इगैलिटेरियन, हमें क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि गुलाम स्लेव सिस्टम हमें पता चलती है स्त्री पुरुष के रूप में हमको मिलता है। राजन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रणवीर चक्रवर्ती ने भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया कि ऋग्वेदिक सोसाइटी पूरी तरह से हम बेसिकली ये नहीं मानते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी, क्योंकि इगैलिटेरियन होती तो ये सब बेसिकली कैटल वेल्थ को लेकर लड़ाइयाँ और जिसके पास कैटल ज्यादा है उसको गोपति के रूप में कंसीडर ना किया जाता सर, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से हम ओपन इंटरप्रेट कर सकते थे सर, ओके। तो वो हमें नहीं मिल रही है। तो सोसाइटी के नेचर में हम लोग लिखेंगे कि नॉन इगैलिटेरियन कैरेक्टर, है ना, देयर वाज अ हायरार्की, नॉट मच डिफरेंशिएशन, मतलब देयर वाज मोबिलिटी इन द हायरार्की सिस्टम सर, समझे, कंप्लीट सर, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कुछ लोग कहते हैं कि देयर वाज दिस एब्सेंस ऑफ क्लास हायरार्की, क्योंकि मोबिलिटी थी तो उतनी हायरार्की समझ में नहीं आ रही थी। दूसरा ऑर्डर भी था, वो भी सिस्टमैटिक वे के अंदर नहीं निकल के आया था सर, ओके। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ से मिलेगी। अब तीसरी कहानी हमें यहाँ से पता होनी चाहिए वो स्त्रियों के बारे में कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन सर, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ऑफ वुमेन को लेकर अलग ही डिबेट चलती रहती है, उसके ऊपर सबसे लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन। बट ओपन इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करें हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा अलाउ थी, यस अलाउ थी। स्त्रियां कंट्रीब्यूट कर रही थी वैदिक लिटरेचर के अंदर, यस दे वर कंट्रीब्यूटिंग टू वैदिक लिटरेचर, ओके। थर्ड पॉइंट हम लोग इसके अंदर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, दे वर कंट्रीब्यूटिंग टू एजुकेशन एंड दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एजुकेशन, यस, ओके ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि एजुकेशन है ना, खुद शिक्षा, और दे वर पार्ट ऑफ द उपनयन सेरेमनी, सो दे वर कंसीडरिंग इन द उपनयन, ओके, उपनयन वर द काइंड ऑफ रिचुअल्स, ओके ना, समझे। जिसके बाद वो द्विज कहे गए, द्विज का मतलब क्या था, ट्वाइस बॉर्न, आपने ज्ञान लेने की शुरुआत की, यू स्टार्टेड गेटिंग द वेदास एजुकेशन एज़ वेल सर, ठीक है। वो जनवरी आज की तारीख में कहते हैं थ्रेड सेरेमनी सर, ठीक है ना, समझे। तो सेक्रेड रिचुअल्स का पार्ट था सर, ओके। तो दैट वाज आल्सो देयर, ओके, ओके। क्योंकि जितना ज्ञान मिलता है आपका पुनर्जन्म हुआ है ना, यज्ञोपवीत जनवरी।
allowed to choose your partner, yes, allowed to choose your partner. So there is a evidence of women choosing their we can say स्वयंवर as well, so ठीक है ना, समझ okay. So there is point जहां हमारे पास evidences है, even evidences of late marriages as well, so ठीक है ना, तो स्त्रियों की दशा यहाँ पे भी ठीक है. Political institutions में participation करना, yes, okay ना, सभा समिति के अंदर हमारे पास evidences है कि they are participating, okay. तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की कंडीशन में बहुत सारी ओपननेस थी सर, ठीक है ना, okay. एंड इस कंडीशन के अंदर जब हम लोग उनकी कंटेक्स्ट में देखते हैं वुमेन की कंडीशन में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सब कुछ अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर एग्जिस्ट किया करता था. मैं आता हूँ इसके ऊपर लास्ट के अंदर डिस्कस करूंगा. एंड ऑल दिस एंगल्स हम लोग बेसिकली अर्ली वैदिक पीरियड के साथ देखते हैं. अब देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड. अब इसके ऊपर मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, बट पहले आप ओवरऑल समझने की कोशिश करिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ इन विद रिस्पेक्ट टू अर्ली वैदिक पीरियड और ओवरऑल ओपिनियंस कैसे थे, ठीक है. अब स्त्रियों को लेकर अलग ही डिबेट है, उसके ऊपर लास्ट में डिस्कस करते हैं, बट हमको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर एक ऐसा ऑर्डर दिखाने की कोशिश की गई है कि जो थोड़ा ओपन था और सब्जेक्ट टू लेसर डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे. तो वुमेन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट के अंदर, अभी एक बार पहले खत्म करना है दोस्तों, ठीक है. बट वी विल सी दिस पार्ट एज वेल सर, ओके. इवन द मैरिज सिस्टम वाज आल्सो डिफरेंट, अभी मैंने आपको बताया सर, ठीक है, समझे. एंड वी विल फाइंड कि मैरिज सिस्टम के अंतर्गत स्वयंवर के बारे में मैंने आपको बताया, विडो रीमैरिज के बारे में हमको यहाँ से देखने को मिलता है, उसको नियो विवाह के रूप में हमको यहाँ से देखने को मिलता है. कहीं कहीं पे हमारे पास मैट्रिलिनियल बेसिकली एविडेंसेस है. मैट्रिलिनियल एविडेंसेस का मतलब ये है कि मदर के नाम के ऊपर शब्द आपको मिलेंगे सर, ठीक है, समझे. तो ये सब कुछ चीजें कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि वुमेन की कंडीशन थोड़ी ठीक थी कंपेयर टू दिस पार्ट, ओके ना, समझे. बाकी सोशल लाइफ में हमें ये देखने को मिला कि काउस को अघण्य कहा गया कि दिस शुड नॉट बी किल्ड और दिस शुड नॉट बी मेड इनटू सैक्रिफाइस एज वेल, ठीक है, समझे. एंड वी विल फाइंड कि ऋग्वेद के अंदर खाने पीने की चीजें, लीजर टाइम के बारे में बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है. वी विल आल्सो सी कि दे वर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग सोमा एज वेल. ये सोमा और सूरा एक प्रकार के इंटॉक्सिकेंट हुआ करते थे, जिसको पी के इनको लग रहा था कि हमें शक्ति आ जाएगी सर, ठीक है ना, समझे. वी विल आल्सो सी क्लोथिंग के अंदर भी इनके यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट था, वूल्स और कॉटन और उन सबको करेंगे, और एंटरटेनमेंट में भी इनको सिंगिंग और डांसिंग और ये सब था. ये सोशल लाइफ का पार्ट के रूप में थोड़ा बहुत याद रखना कि कैसे लोग बेसिकली गेम खेला करते थे और मजा किया करते थे. हमको उसके ऊपर नहीं जाना है, हमको ओवरऑल वापस यहाँ पे आना है कि सोशल लाइफ का जो अदर एस्पेक्ट के साथ सर हम लोग बेसिकली देखते हुए अब लेटर वैदिक पीरियड में देख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ, और बेसिकली उसके बाद समझेंगे कि वुमेन की स्थिति कैसे बदलती है, क्योंकि स्त्रियों को लेकर अलग से डिबेट चलती है, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द लेटर स्टेजेस, ओके ना, समझे. तो पहले लेटर वैदिक पीरियड को फिर से यही एंगल से देखते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, समझे. तो अब वर्ड में क्या बदलाव आएगा, स्लेवरी सिस्टम में क्या बदलाव आएगा सर, वर्ण के अंदर जो चेंजेस है उसकी इंपैक्ट सोसाइटी के अंदर क्या पड़ेगी सर, ठीक है ना, समझे. घर के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी. वी विल आल्सो सी ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रहपति का इंपॉर्टेंस कैसे होता है, वर्ण के अंदर रिजिडिटी कैसे आती है, वो सब कुछ हमको यहाँ से देखने को मिलेगा. एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो सी कि बिकॉज़ द एक्सपेंशन ऑफ सोसाइटी इज टेकिंग प्लेस, दिस एक्सपेंशन विल आल्सो क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ क्लासेस जिनको वर्ण के अंदर शूद्र के रूप में कंसीडर किया गया. एक्चुअली ये जो शूद्र टर्म जो है ये लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्यों यूज हुआ सर, ठीक है ना, समझे. ये शब्द आपको बहुत इंटरेस्टिंगली पता होना चाहिए. द फंडामेंटल रीजन इज दैट कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये हुआ, उसके पीछे के दो कारण थे, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट हुआ है ना, देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी एज वेल सर. मैं तो एजुकेशन के ऊपर सर, ठीक है, एजुकेशन में वुमेन एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया सर, ठीक है, समझे. एंड वी विल सी कि ग्रेजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर वैदिक पीरियड में उसके अंदर भी डेवलपमेंट होता है, कंपेयर टू दिस पार्ट, ओके. तो व्हाट इज हैपनिंग कि फ्रॉम द अर्ली वैदिक टू द लेटर वैदिक, ओके ना, देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ सोशल ऑर्डर, है ना, समझे. देयर इज एक्सपेंशन ऑफ किंगडम्स एंड टेरिटरीज एज वेल. सो कहीं ना कहीं उसकी इंपैक्ट होगी कि नहीं होगी. आप देखिए कि तो माइग्रेशन हो रहा है, सेटलमेंट्स बढ़ रहा है, असिमिलेशन हो रहा है ना, समझे, अमालगमेशन हो रहा है सर, ठीक है, अलग-अलग ग्रुपिंग्स का. तो कहानी आपको ये मिल रही है कि यहाँ जितने भी बड़े-बड़े किंगडम्स निकल के आए, ये किंगडम्स बेसिकली जो जनपद के फॉर्मेशन में आए, वहाँ के जो स्थानिक लोगों को अपने अंडर में लिए, तो वो सबके सब फिर वो वैदिक फोल्ड के अंदर या जिसे आर्यनाइजेशन कहते हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे. अगर इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली वी विल सी कि उनको भी हायरार्की का पार्ट दिया जाएगा सर, ओके. एंड वी विल सी कि जो कल तक लिमिटेड मोबिलिटी या एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल सोसाइटी हुआ करती थी, उसके अंदर से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट निकल के आएगा. यही डेवलपमेंट अल्टीमेटली वर्ण कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा. वही वर्ण कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्रेजुअली हमें देखने को मिला कि जो नॉन आर्यनाइज सोसाइटी थी उसने कहा कि हम तो ये वर्ण कॉन्फ्लिक्ट को नहीं मानते हैं सर, ठीक है, एंड हमारा ये मानना है कि ये जो पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था है हम उसका खंडन करेंगे. तो फिर वो महावीर निकल के आए सर, समझे कि नहीं समझे, है ना. तो आप समझिए कि व्हाई मगध बिकेम द एपिसेंटर, है ना, समझे. व्हाई पाटलिपुत्र बिकेम द एपिसेंटर, व्हाई द रीजन्स इन द साउथर्न पार्ट ऑफ गेंजिस, ओके ना, समझे. कल की क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अब आर्यनाइजेशन हो रहा है. देयर इज अ माइग्रेशन अलोंग विद आर्यनाइजेशन. सो साइमल्टेनियसली टू थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आर आल्सो टेकिंग प्लेस, एंड कंटेम्पोरेरी टू दैट इकोनॉमिक चेंजेस आर आल्सो टेकिंग प्लेस, एंड सोशल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. सो द सोशल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्टेंस ऑफ फैमिली. जैसे कुल के बारे में हमें देखने को मिलता है, और कुल के अंदर हमें देखने को मिला कि जो फैमिली का मुखिया था कुलपति या वी विल सी कि गृहपति, है ना, जो घर का मुखिया हुआ करता था, उसकी इंपोर्टेंस बढ़ती है क्योंकि अब ये लैंड होल्डर बन गए थे, है ना. तो पूरी फैमिली की क्लैन की लैंड इनके पास हुआ करती थी, तो क्लैन की लैंड इनके हाथ में होगी, तो ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल द इंपोर्टेंस ऑफ गिविंग अमाउंट, ओके. अब ये लैंड होल्डर बन गए तो अब ये डिसाइड करेंगे कि भाई, है ना, समझे नहीं समझे, है ना. वो बेसिकली, है ना, एक लड़का अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रहा होता है, मेरी इस घर में चलती क्यों नहीं है सर, ठीक है. तो मम्मी कहती है कि पैसा तेरे बाप का, है ना, समझे नहीं समझे, गाड़ी तेरे बाप की, घर तेरे बाप का सर, ठीक है ना, तो चलेगी भी तेरे बाप की सर, समझे. तो लड़का कहता है कि आइला मम्मी आदि पुरुष, तो मम्मी सामने जवाब देती है कि नहीं मेरा पुरुष, समझे नहीं समझे, है ना. तो अभी भी घर में होती है ना कॉन्फ्लिक्ट जॉइंट फैमिली के अंदर कि बाप ने बिजनेस बनाया है, सेकंड जनरेशन में बेटा निकल के आया, बेटा कह रहा है कि पापा मैं चलाऊंगा सब कुछ, पर पापा इसलिए कि बेटा छोड़ेगा नहीं मैं, है ना, एक एक लाठी से चलूंगा पर डिसाइड तो मैं ही करूंगा सर, समझे. तो है ना, समझे, है ना. तो मम्मी कहती है वो मेरा पुरुष है, इज माय हस्बैंड सर, ठीक है, समझे. तो तुम तो नए नए छोकरे लोग आए हो सर, क्या. तो वो रील बनाई थी किसी ने सर, ठीक है ना, वो बढ़िया थी. बोला आइला आदि पुरुष, बोले नहीं आदि पुरुष नहीं मेरा पुरुष सर, मस्त है. मदर डॉटर मदर सन के बीच में डिस्कशन है सर, क्या. तो गृहपति का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा सर. कहने की बात ये है कि गृहपति कौन होते हैं सर, ठीक है, इसके हाथ में रिसोर्सेज है सर, समझे. एंड जिसके हाथ में रिसोर्सेज थे तो ऑब्वियस है कि अब ये डोमिनेट करेंगे. अब ये डोमिनेट करेंगे तो देन दे विल बी द लैंड ओनर्स, दे विल बी कंट्रोलिंग द इकोनॉमी एज वेल, ठीक है ना. ओके, अब इनको वर्शिप भी होना शुरू हो गया. बोले दादाजी ने सब बनाया था, बोले दादाजी ने बनाया था, दादाजी अब जो भी है अपना कारोबार वो नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएंगे सर, ओके. तो नाउ वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम द इंपॉर्टेंस ऑफ गृहपति विल इमर्ज. सो द जनरेशन ऑफ जनरेशंस, है ना, नेक्स्ट जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन अगर आप समझने की कोशिश करिए सर, ओके, कंटिन्यूअसली हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनको बहुत प्लीज किया गया सर, ओके. तो हमें ये देखने को मिला कि एक सिस्टम निकल गया जो पेट्रियार्कियल सेटअप के साथ बोलते हैं, क्योंकि इनको वर्शिप किया जाता है. ये गृहपति मतलब जो मुखिया है घर का, उसका सबसे एल्डेस्ट सन को कहा गया कि तुम अब लेगेसी को कंटिन्यू करोगे सर, ठीक है. खैर हर बार हीरा ठाकुर, है ना, नहीं भी कर सकता है. हीरा ठाकुर बड़ा बेटा था, बट हीरा ठाकुर वाज एबल टू क्रिएट हिज ओन एम्पायर एज वेल सर. खैर तो हीरा ठाकुर को निकाल दिया था, है ना, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह ने सर. बोले ये ठीक नहीं है सर. खैर चलिए कम. हीरा ठाकुर वाज एबल टू क्रिएट हिज ओन एम्पायर सर, ठीक है. गेटिंग पॉइंट. हीरा ठाकुर की तो लगी. कल मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था आफ्टर दिस एसडीएम वाला कांड हो गया ना, बोले कुछ 150 बीवियों को अपने हस्बैंड ने वापस बुला दिया. मैंने बोला यार एक केस के कारण तुम बाकी सबको कहां बदनाम कर रहे हो, ठीक है ना, समझे. है ना, 136 या कुछ आंकड़ा भी आया, मतलब पता नहीं ये सही है कि गलत है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 136, है ना, वुमेन वर कॉल्ड ऑफ बाय द फैमिलीज, ओके. बट व्हाट इज द पॉइंट, ओके ना, समझे. देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर ना सर, ओके. देयर आर एक्सेप्शंस ऑफ इवन मेन गोइंग टू अ गुड पोजीशन इन लाइफ एंड दे हैव डिवोर्स देयर पार्टनर. इट्स नॉट द केस ऑफ ओनली वुमेन सर, ओके. आप सिंपल आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इस तरह से देख रहे हो कि स्त्रियों को लेके है ना सर, तो ऐसे तो बहुत बार इंडिविजुअल्स ऐसे हुए कि जब पुरुष सक्सेसफुल हुआ, है ना, पार्टनर को छोड़ दिया, बोले नहीं अब नहीं जम रहा है सर, ठीक है. तो वो दिस दिस और अगर ये ऐसा कैसा परस्यूट चलता रहा सोसाइटी में, जो भी पॉइंट है सर, ठीक है, इट्स नॉट द केस ऑफ सिंगल, तो ये तो यार सोसाइटी कहां जाके रुकेगा, समझे.
समझ गए? ये तो अलग ही कहानी है सर सोसाइटी के ऑर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, तो वी विल सी दैट एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ गृहपति विल इंक्रीज, समझ में आया कि नहीं आपको? सोशल कंडीशंस में फैमिली के अंदर हम लोग लिखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ गृहपति विल इंक्रीज, ओके, तो फर्स्ट थिंग ये गृहपति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि गृहपति को अब बेसिकली बहुत ही वर्शिप किया गया और प्राइमोजेनिचर का कांसेप्ट आपको यहां से मिलेगा सर, ठीक है ना? समझे? सो ग्रेजुअली बिकॉज़ दे सेटल इन द रीजन ऑफ आर्यवर्त, ओके ना? समझे? एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एज़ वेल, ओके ना? समझे? हाउसहोल्ड का इंपॉर्टेंस बढ़ता है क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये मिला कि गृह दैट इज द यूनिट ऑफ द मेन हाउस, ठीक है ना? पूरे 3-4 फैमिलीज के बीच में गृहपति होगा हो सकता है। वो रिसोर्सेज उसके हाथ में होते हैं ना सर, है ना? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो अपने फैमिली को कंट्रोल कर रहा है, बाकी सारे मेंबर्स को कंट्रोल कर रहा है सर, ठीक है ना? समझे? उसने ही बेसिकली अपनी सिस्टम को बनाने की शुरुआत की और फादर ही डिसाइड करते थे कि भाई क्या सही है। अगर छोकरा ज्यादा टैटर टूटू करेगा तो उसको भी लात मार के भगा दिया जाएगा सर, ठीक है ना? ओके, तो वी विल फाइंड, मैंने बताया तो सही है ना? पैसा तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, गाड़ी तेरे बाप की सर, ठीक है? समझे? तो चलेगी तेरे बाप की सर, समझे? तो फिर छोकरा ज्यादा टैटर टूटू करे, पापा बोले आउट, समझे? मैंने बनाया सब कुछ सर। खैर, तो इस बेसिस के रूप में वी विल सी दैट गृहपति की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। यही गृहपति सेठी गृहपति के रूप में हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पे लेके जाता था अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में, वो बिल्डर बन गया, 5-10 स्कीमें लगा दी, बिल्डिंग बनाता। लैंड थी तो ही कुड डाइवर्सिफाई सर, क्योंकि वो गृहपति था मॉडर्न टाइप का, अभी भी है। तो विल सी दैट नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी सर, गेटिंग ओके, एंड वी विल सी कि घर के मुखिया थे तो उनको बहुत वर्शिप किया गया है, तो मेल एंसेस्टर्स जो थे उनको वर्शिप किया गया। प्राइमोजेनिचर का कांसेप्ट निकल के आया क्योंकि भाई एक व्यक्ति ने सब कुछ बनाया था और वो अपने एल्डेस्ट सन को बेसिकली पास ऑन करता है लेगेसी को, ठीक है? तो पहली कहानी हमें यहाँ से देखने को मिलती है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फैमिली सेटअप को, और गृहपति के अंतर से ही आप देखोगे तो ग्रेजुअली एक रिचुअल निकल के आया जिसका नाम है गृह सूत्र सर, है ना? समझे? तो अगर आप पढ़ोगे कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे गृह सूत्र मतलब डोमेस्टिक रिचुअल्स दैट वर कंडक्टेड विद इन द हाउस ओके, अलॉन्ग विद द दंपति है ना, हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग आएंगे हस्बैंड वाइफ रिलेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, बट पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? सेकंडली द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ण हायरार्की विल टेक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और वर्ण हायरार्की क्यों होती है उसके पीछे की दो कहानियां आपको मिलती है। एक आपको आर्यनाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। आर्यनाइजेशन की प्रोसेस का मतलब ये है कि नाउ मोर एंड मोर पीपल आर इंक्लूडेड इन द आर्यन फोल्ड। अब ये कैसे होता था आर्यनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सो इन वन ऑफ द लिटरेचर वी कम टू नो अबाउट द वत्स्य तोमा सेरेमनी। व्हाट डू यू मीन बाय द वत्स्य तोमा सेरेमनी सर, ठीक है? तो वत्स्यस वर दोस पीपल हु वर कंसीडर्ड एज नॉन आर्यंस। Vrachya, yeah, Vratyas. Basically, Vratyas are those people who were considered as non-Aryans. So gradually, when the political expansion took place, जैसे राजकीय रूप से expansion होने की शुरुआत हुई, वैसे-वैसे हमारे पास एविडेंसेस निकल के आए कि अब जो नए लोग हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। ये इंक्लूड करने में आर्यनाइजेशन हुआ, ठीक। ये आर्यनाइजेशन के अंतर्गत बोला गया कि हमारी जो सोशल ऑर्डर है, वर्ण सिस्टम, क्योंकि बाय दैट टाइम द पुरुष हैड बीन कंपाइल्ड, तो भाई अब बेसिकली हायरार्की बन जाए और इस हायरार्की के अंतर्गत सबको अलग-अलग पोजीशंस मिलेगी, ठीक है? ओके, सो द लेटर वैदिक सोसाइटी, द फोर वर्णास इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण, राजन्य, राजन्यास और क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ओके ना? विद सोशल बाउंड्रीज, स्पेसिफिक रोल एंड द स्टेटस इन द फैमिली मेंबर्स एज वेल, ठीक है? ओके, सो दे वर हैविंग सर्टेन ऑक्यूपेशंस एंड सोशल रैंक एज वेल, सर, है ना? समझे? एंड ग्रेजुअली इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके ऊपर अलग से किताब लिखी, जिसे हम लोग कहते हैं धर्मशास्त्र, ओके? सो इन द लेटर पीरियड अ बुक वाज आल्सो कंपाइल्ड, है ना? इसको इन द फॉर्म ऑफ धर्मशास्त्र। अब प्रॉब्लम क्या हुआ सर, ओके? हायरार्की तो बन गई और हायरार्की के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो होगी, बोले ऊपर कौन है, बोले ब्राह्मण, बोले नीचे कौन है, क्षत्रिय, फिर वैश्य से शूद्र से, ठीक है? समझे? अब इस बेसिस के रूप में देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से चलती है? एक थियरी ने कहा कि भाई देखिए यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई और यही कॉन्फ्लिक्ट ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम महावीर और बुद्ध को जन्म दिया, क्योंकि महावीर और बुद्ध ने जब अपने संप्रदाय का निर्माण किया और अपने साहित्य का निर्माण किया, लोगों को अपना धर्म और अपने ज्ञान के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय वर्ण ऊपर है और ब्राह्मण वर्ण नीचे। क्षत्रिय वर्ण दैट इज द क्षत्रिय इन पाली लैंग्वेज, है ना? पाली में क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते थे, एंड वी विल फाइंड कि दर्शा रहा है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, ओके? एक थियरी ने कहा, किसी ने कहा कि नो, इट्स अ पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप एंड इट वाज अ कॉर्डियल रिलेशंस। कॉर्डियल रिलेशंस का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए इस दौर के अंदर, क्योंकि द ब्राह्मणस, सॉरी, पैट्रन क्लाइंट में सी आएगा, सी ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा। सो द ब्राह्मणस, ओके, नो, वर डिपेंडेंट ऑन द किंग्स, द किंग्स वर डिपेंडेंट ऑन द ब्राह्मणस। व्हाई? The reason is that कि they used to legitimize by doing rituals and the king used to give them donations and the दान दक्षिणास and the gifts and the exchanges were taking place, and over a period of time दोनों की जो स्टोरी है वो चलती रही। So the one hierarchy created two things, very important, okay? The first hierarchy or the first issue was regarding the status of the Varna system, where the Brahmana, Kshatriyas, Vaishyas and the Shudras, इनके बीच में दो डिबेट चली। एक चली कॉन्फ्लिक्ट की डिबेट और दूसरी चली कि इनके बीच में तो कॉर्डियल रिलेशंस थे और ये पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप को दर्शाता है। कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए? क्योंकि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल के आया, खास करके बुद्धा ने तो बहुत एक्सप्लिसिटली कहा कि क्षत्रिय ऊपर है, फिर ब्राह्मण आता है, फिर वैश्य आता है, शूद्र आता है, ठीक है ना? तो ये दर्शा रहा है कि बेसिकली इनके बीच में दो प्रकार की व्यवस्था थी, सर, है ना? समझे? ये क्यों थी? शायद तक मूलतः से हमको देखने को मिला क्योंकि मगध के अंदर आर्यनाइजेशन हुआ नहीं था और आर्यनाइजेशन नहीं हुआ करता था, इसके कारण हमें ये मिल रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि गंगा के नीचे तक आर्यन सोसाइटी का फोल्ड नहीं हो रहा है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड इसको लेके फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है, सर, समझ में आया कि नहीं आपको, सर, ओके? तो वी विल फाइंड कि अर्ली वैदिक पीरियड में राजन क्षत्रिय, राजन्य इज द रूलिंग क्लास, ओके ना? समझे? वही क्षत्रिय हुआ करते थे, ऐसा जरूरी नहीं था, सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज कंसीडर्ड एज द रूलिंग क्लास, ओके? क्षत्रिय टर्म वाज नेवर यूज्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड, ओके? बट इन द ऋग्वेदिक मतलब द लेटर वैदिक पीरियड देन दे स्टार्टेड द टर्मिनोलॉजी वाज देयर, ठीक है? तो एक ये हुई। दूसरी वी विल सी ग्रेजुअली ये जो वैश्य क्लास था वो भी क्रिएट होगा और वो भी कहेगा कि भाई हम तो इकोनॉमिकली पावरफुल हुए, बट हमारी सोशल स्टेटस का क्या होगा, सर, ठीक है? सो व्हेन अ न्यू अल्टरनेटिव वाज गिवन बाय बुद्धा, व्हेन अ न्यू अल्टरनेटिव वाज गिवन बाय महावीरा, एंड बोथ सेड कि वी आर गिविंग इक्वल स्टेटस टू ईच एंड एवरी पर्सन, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ना, सो देन पीपल विल बी जॉइनिंग देम, सर, समझ। तो वी विल फाइंड कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ। तो हिस्टोरिकल सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेनेवर वी सी द हिस्ट्री, देयर इज अ इश्यू रिगार्डिंग द ब्राह्मण क्षत्रिय रिलेशंस। इस रिलेशंस के अंदर वी विल फाइंड कि जब वर्ण बनाए गए और वर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया, तो बोला जाता है कि ब्राह्मण पहले और क्षत्रिय बाद में, सर, ठीक है? ये डिबेट लिटरेचर में भी अलग-अलग दिखती है। जैसे एक है पंचविंश ब्राह्मण या और एक है सप्त ब्राह्मण, इट इज पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर ओनली। किसी में क्षत्रिय को पहले डाला, किसी में ब्राह्मण को पहले डाला। और इसी का ही बेस बनाते हुए अगर आप समझिए तो जो वैदिक लिटरेचर में फर्दर इलैबोरेशन हो उसके कारण वी विल सी इश्यूज होंगे, सर, समझे? तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ब्राह्मण्यास और ब्राह्मणास एंड राजन्यास एज़ वेल, सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एक साइड के ऊपर कहा गया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट थी, एक साइड के ऊपर कहा गया कि भाई इनके बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप थे, क्योंकि किंग और पुरोहित के बीच में एक प्रकार की एक्सचेंजिंग और लेजिटिमेसी होती रही और दोनों की दुकान चलती रही, सिस्टम चलती रहती है, सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कंसीडर किया गया है, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है एंड वी विल फाइंड कि कोई कह रहा है कि एंटागोनिस्टिक थे, कोई कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करते थे, सर, समझ। बट देयर इज अ डिबेट रिगार्डिंग दिस पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो विद इन द वन हायरार्की, द हायरार्की हैड इमर्ज्ड बाय दैट टाइम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज द वर्णास हैड अ वेरी इलैबोरेटिव रोल, है ना? उनको अलग-अलग रोल प्ले करने थे। ये ऊपर के तीन वर्ण को उस पीरियड में द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब है ट्वाइस बॉर्न, सर, है ना? समझे? अब दूसरा जन्म क्यों हुआ, सर, ओके? तो ऐसा कहते हैं कि व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो फॉर वैदिक एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम पे शिक्षा के अंदर वेदों को ही पढ़ाया जाता था, तो वैदिक एजुकेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको द्विज का स्टेटस दिया गया और कहा गया कि भाई तुमने शिक्षा ली है, तुमने वेद पढ़े, तो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, समझे कि नहीं समझे, है ना? एंड तुम वेद पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें उसके पहले अपने जीवन के अंदर एक रिचुअल करना है, ठीक है ना? समझे?
तुम ज्ञान लोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी करोगे तुम्हारा पुनर्जन्म, तुम आज के द्विज हो सर, ठीक है। द मोमेंट यू डू प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी तुम्हारा पुनर्जन्म, क्योंकि यू रियलाइज कि बाकी सब मिथ्या है ना। सत्य तो कुछ और ही है सर, ठीक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री, है ना, गवर्नमेंट आंटी वाली फीलिंग आ जाती है ना सर, ये सारे के सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। गवर्नमेंट आंटी द्विज है, यू नो दैट सर, ओके। शी इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन सर, गेटिंग अ पॉइंट, शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, है ना। आप बुद्ध बन गए हो सर, है ना, समझे, एक लेवल के ऊपर चले गए हो सर, ओके। तो यहाँ उस दौर के अंदर वेदों का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंस था। तो वेदों का ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंस तो कहा गया कि भाई देखो, नाउ द सोशल ऑर्डर हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दोस पीपल और दोस क्लासेस विद इन द वर्ण हायरार्की हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द सोसाइटी बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग सर, समझे, उनको द्विज का स्टेटस दिया गया, तीन को। और ये वैदिक एजुकेशन लेने जाते थे सर, और जब वेद पढ़ते थे तो कहते थे कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, समझे नहीं, समझे ना। गुरु की छत्र छाया में जाके व्यक्ति द्विज बन जाता। उपनिषद या बेसिकली जिस तरह से आश्रम प्रथा शुरू हुई, वो सबके सब द्विज थे, समझे नहीं, समझे। और ये वैदिक एजुकेशन शुरू करने से पहले तुम्हें रिचुअल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन द लेटर वैदिक रिचुअल्स और इन द लेटर वैदिक ट्रेडिशन द 16 संस्कार से 16 संस्कार, ये 16 संस्कार में आपका 9वें नंबर का संस्कार आता था सर, ठीक है ना। दैट वाज विद रेफरेंस टू वी कैन से दी उपनयन सेरेमनी, क्योंकि आप वेद पढ़ने जा रहे हो, आपका पुनर्जन्म होने वाला है, तो उसके पहले एक रिचुअल करके जाओ, ऐसे मत जाओ सर, ठीक है ना, समझे नहीं, समझे। तो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में कंसीडर किया गया कि भाई ये द्विज है, और द्विज बनने से पहले इनको एक रिचुअल का पार्ट बना देते हैं, रिचुअल करवा देते हैं, सो दैट एटलीस्ट वी विल फाइंड कि एक सिस्टम बनेगी। ये 16 संस्कार का इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द 16 संस्कार्स had emerged over a period of time in the society, and how the Upnayana ceremony played a very important role in giving a particular status. अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि even women were allowed to study Veda, है ना, and even they were also we can say made part to participate, and we will see कि ये लोग भी उपनयन सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे सर, ठीक है ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो बियॉन्ड शूद्र, ओके ना, समझे, शूद्र को छोड़ दो सर, है ना, सब बाकी सबको हमारे पास एजुकेशन के पॉइंट ऑफ एविडेंसेस है, लेटर वैदिक पीरियड तक आते हैं सर, है ना, ये द्विज सिस्टम आपको बहुत मिलती है। ये थर्ड सेरेमनी थी सर, है ना, समझे। उसके अंदर फिर ग्रेजुअल क्या हुआ कि फिर रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो आप तो क्या है कि पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर बिकॉज़ ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस एंड मोबिलिटी दैट इमर्ज, बट इन द अर्ली एरा एवरीवन वाज प्रैक्टिसिंग इट सर, है ना, समझे, कि भाई तुम तो ये 16 संस्कार का पार्ट हो, ये 16 संस्कार के अंदर ये बेसिकली जनोई की प्रथा आपको मिल जाएगी सर, क्या। तो ये द्विज प्रथा भी बेसिकली सिग्निफिकेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, कहीं ओके। तो वी विल फाइंड कि द थ्री वर्णास वर कॉल्ड एज द्विजा, क्योंकि ये एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते थे, वो जरूरी नहीं था। सेकंड बात इसके लिए क्योंकि इन्होंने वेदों का ज्ञान लेने जा रहे थे, तो जैसे ही वेदों का ज्ञान मिलेगा तो व्यक्ति ऊपर के ऑर्डर में चला जाएगा ना सर, ठीक है, समझे, और उसके बाद फिर अलग अलग रिचुअल्स में उसके अंदर जा सकता है सर, कहीं ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी के अंदर बड़ा डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिल जाता है सर, ओके। फिर ये जो वर्ण है, ये वर्ण नो डाउट ये द्विज के साथ है, बट इनके अंदर डिफरेंसेस भी आपको यहाँ से मिलेंगे। तो वी विल सी कि ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, या ब्राह्मण, वैश्य एंड क्षत्रिय है सर, ठीक है ना, सब अपनी अपनी खुद की कंडीशंस थी, अपना खुद का स्टेटस हुआ करता था सर, ठीक है। तो वर्ण हायरार्की में सबसे ऊपर हुआ करते थे सर, कहीं ओके, समझे। इवन प्रीस्टली क्लास में भी सबसे ऊपर हुआ करते थे सर, ओके। और इनको बेसिकली दान और दक्षिणा के लिए अपना जीवन चलने की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है, एंड वी विल आल्सो सी दैट दे हैड द पावर एटलीस्ट टू चेक्स एंड बैलेंस फॉर द किंग्स एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो ब्राह्मणास हैड अ स्पेशल वी कैन से एट्रीब्यूट्स, ओके ना, वो टीच करते थे, वी विल फाइंड कि पेरेंटिंग का काम कर रहे थे, आचरण का सिखा रहे थे लोगों को सर, ठीक है ना, ओके। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है, रिचुअल्स और सैक्रिफाइस करने कराने की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी। क्षत्रिय से राजन्यास की कहानी ये है कि ये बेसिकली स्ट्रेंथ का काम, वॉरफेयर का काम, प्रोटेक्शन के साथ जुड़े हुए थे सर, ओके। वैश्य के लिए बेसिकली बोला गया है कि दे ट्रिब्यूट पेइंग, ट्रिब्यूट पेइंग का मतलब ये है कि भाई ये राजा को भी दक्षिणा देंगे, बाकी सारे लोगों को भी अलग अलग प्रकार की थ्रू मटेरियलिस्टिकली हेल्प करते रहेंगे सर, ठीक है। सो एट टाइम्स वी विल फाइंड कि दे वर ऑपरेस्ड एट विल, क्योंकि स्टेट कहेगा कि चलो भाई रंगदारी के रूप में थोड़ा बहुत दे दो सर, नहीं ओके। तो दे वर द वंस हु वर पेइंग द ट्रिब्यूट इन द लेटर पीरियड। द रीजन इसके ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वर द टॉप मोस्ट क्लास, ओके। द शूद्रस वर हैविंग अ वेरी बैड कंडीशंस, ओके। तो इनकी हालत खराब हो रही थी, दे वर इन्वॉल्वड इनटू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दिस इंक्लूडेड द मटेरियलिस्टिक प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एवरीथिंग सर। शूद्र भी नए-नए एडिशन के अंदर निकल के आए थे सर, ठीक है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म ग्रो हुआ तो सबसे ज्यादा किसी ने अट्रैक्ट किया है तो वैश्य क्लैन आपको देखने को मिलती है, बुद्धिस्ट और जैन संप्रदाय की तरफ जाएगी, क्योंकि इनकी दशा ये और शूद्र बेसिकली आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलता है सर, ओके। क्योंकि इनकी सामाजिक स्थिति खराब रही, इकोनॉमिकली थोड़े अच्छे हुए क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन निकल के आया बाय 600 बीसी, इनकी आर्थिक प्रगति भी होती है, पर कुछ हुआ नहीं सर, ओके। थर्ड थिंग, शूद्र की भी दशा खराब है। शूद्र को कहा जाता है कि भाई इनकी एट टाइम सब्जुगेशन हो जाती थी, इनको अलाउ नहीं किया जाता सर, ठीक है ना, समझे। वी विल फाइंड कि मीनियल टास्क ये किया करते थे, नाइदर ये कोई रिचुअल्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे सर, समझे। एंड वी विल फाइंड कि दे वर हैविंग सम काइंड ऑफ लिमिटेड डेवलपमेंट सर, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि शूद्रस के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहा गया कि इवन जब स्लेवरी सिस्टम निकल के आई तो उनको भी कहा गया कि भाई तुम अपर क्लासेस के स्लेव के रूप में भी नहीं बन सकते, ठीक है ना, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि बहुत लिमिटेशंस आपको यहाँ से मिलेगी। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल आल्सो फाइंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली कि जो बहुत सारे ट्राइब्स थे, जो बाहर के लोग थे सर, ठीक है ना, उनको भी ग्रेजुअली हमें देखने को मिल रहा है कि राजन के अंडर में और स्टेट के अंदर में लाने की शुरुआत हुई सर। तो लेटर वैदिक पीरियड में देयर इज एविडेंसेस ऑफ मास ट्राइब्समैन सर, है ना, समझे, जो दूर के एरियाज में थे उनको सब्जुगेट किया गया, एंड दे वर आल्सो मेड पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक सोसाइटी। जो व्रत से तोमा सेरेमनी मैंने आपको बताया उसके साथ भी ये जुड़ेंगे सर, ओके। तो देयर इज क्लियर कट एविडेंसेस, है ना, समझे, कि जो भी नॉन आर्यंस थे, आउटसाइडर्स हुआ करते थे, दे वर असिमिलेटेड बट नॉट ऑल ग्रुप्स वर असिमिलेटेड, दैट्स वेरी क्लियर कट, बट सम ऑफ देम वर असिमिलेटेड, ठीक है ना, समझे। कहीं-कहीं पे हमारे पास एविडेंसेस है कि उनका असिमिलेशन होने की शुरुआत हुई, सोशल इंटरेक्शन भी था, कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी असिमिलेशन से पहले, ऑब्वियस है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ आलिनेशन विल स्टार्ट, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी के इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी सर, ओके। तो सब ग्रुप्स को असिमिलेट नहीं किया गया था, है ना, समझे नहीं समझे। कुछ-कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो शूद्र क्लैन निकल गया वो भी नॉन आर्यन ही थे, जिनको असिमिलेट किया गया, एंड दे वर मेड पार्ट ऑफ द हायरार्की सर, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि सम ऑफ द नॉन आर्यन ग्रुप्स वर मेड इन द पार्ट ऑफ वन हायरार्की एट द लोअर रंग्स, प्रिसाइजली इन द फॉर्म ऑफ द शूद्रस, बट सम ऑफ देम वर स्टिल नॉट असिमिलेटेड। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वी कम टू नो अबाउट द निषाद कम्युनिटी, किरात है ना, जो पहाड़ों में रहते थे फॉरेस्ट के अंदर सर, उनको नहीं किया गया सर, ओके। देयर इज वन मोर मेंशन इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट कॉल्ड एज मलेच्छास। मेलछास और द मलेच्छास वर कंसीडर्ड आउटसाइडर्स, है ना, दे वर मोस्ट ऑफ द फॉरेन पीपल सर, बार्बरिक पीपल। तो बोले इनको भी हमने असिमिलेट नहीं किया था, वो भी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कहते हैं कि अभी चंडाल का बेसिकली डेवलपमेंट उतना नहीं निकल के आ रहा है, बट चंडाल बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड से आते थोड़ा आगे की पीरियड में आपको मिलेगा। अभी मेलछास के आपके पास एविडेंसेस दिखते हैं सर, ठीक है, क्योंकि शूद्र से भी निकलेंगे ना सर, ठीक है ना, शूद्र के बाद आपको नीचे के स्टेज के अंदर आपको चंडाल का एविडेंसेस मिलेगा सर, ठीक है। तो इस तरह से अलग-अलग क्लासेस निकल के वर्ण ऑर्डर के अंदर सर, ठीक है, समझ गए, ओके। इसमें मैंने आपको बताया कि स्लेवरी सिस्टम भी आ गई थी अब तो सर, क्योंकि रिवर पीरियड में ही था सर, ठीक है। स्लेवरी सिस्टम में एक चीज हमेशा याद रखना कि दास दासी का जो मेंशन किया गया वो आइटम ऑफ गिफ्ट के रूप में थे, सब्जुगेट किया जाता था एक्सचेंजेस के रूप में सर, ठीक है, ओके। शूद्र से नीचे की
कंडीशन हमको यहाँ से देखने को मिलती है। एंड वी विल फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो कल वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था यूपीएससी ने जो कल कैंसिल किया सर, ठीक है, उसका कंसेप्ट यही था कि व्हेन अ चिल्ड्रन इज बोर्न टू अ स्लेव वुमन, अ सन इज बोर्न टू अ स्लेव वुमन, ठीक है, फ्रॉम द मास्टर, ही इज कंसीडर्ड टू बी अ हाई स्टेटस पर्सन, है ना, कि वो बेसिकली पेट्रियार्कियल थॉट को भी दर्शाता है सर, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है ना, ये एक्चुअली धर्मशास्त्र से लिया गया है। एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है ऋग्वेद के अंदर से भी, एंड वी कैन से लेटर विद टेक्स्ट के अंदर से भी, जहां स्लेवरी के अंदर मोबिलिटी भी थी और स्लेवरी में व्यक्ति कैसे स्लेवरी सिस्टम से बाहर निकल सकता है उसके भी एविडेंसेस निकल के आए सर, ठीक है। इसी पीरियड के अंदर हमको ये भी देखने को मिला कि इन द लेटर विद पॉलिटी द सोसाइटी बिकेम मोर एंड मोर स्ट्रैटिफाइड एंड रिजिड एज वेल। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि एक कंट्रोल आने की शुरुआत हुई वन हायरार्की के अंदर से, और बाय बर्थ यहाँ से डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। एंड इसके पीछे का इंटेंशन ये था कि ये जो व्रत से तोमा सेरेमनी करके बाहर के लोगों को वैदिक सोसाइटी का पार्ट बनाया गया, बट बेसिकली ये वैदिक सोसाइटी का पार्ट बनने के बाद फिर शूद्र ऊपर की हायरार्की में ना जाए, इसके लिए एडमिक्सचरिंग या काइंड ऑफ इंटर कल्चरल डेवलपमेंट ना हो, इसके लिए इनको रोक दिया गया सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि इस तरह से रिजिडिटी आई। अब ये क्या कंप्लीट रिजिडिटी थी? तो याद रखना कि इसमें कंप्लीट रिजिडिटी नहीं हुआ करती थी, कंप्लीट रिजिडिटी कभी पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है, शुड बी वेरी मच क्लियर कि इट्स नॉट पॉसिबल कंप्लीट रिजिडिटी मेंटेन करना। इनफैक्ट ये कंप्लीट रिजिडिटी नहीं थी, इसके कारण इंटरमिंगलिंग ऑफ वर्ण हुआ, और वहां से ये टर्म आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण संकरा, ठीक है ना, समझे, वर्ण संकरा, ये वर्ण संकर, वर्ण संस्कार के रूप में उसको फिर कंसीडर किया गया। वो चीज अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि इमर्ज होके आई जहां दो वर्ण का मिक्स होकर फिर वहां से जाति निकल के आती है सर, ठीक है, समझे। सो वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम द जाति केम अप सर, जाति अभी बाकी है सर, है ना, बट ये अभी कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट को दर्शाता है सर, ठीक। मनुस्मृति अभी बाद में लिखी गई। देखो लेटर वैदिक में तो एक्चुअली क्या हुआ कि पूरा वैदिक लिटरेचर जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में है विच इज पार्ट ऑफ द श्रुति एंड स्मृति पार्ट, राइट सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि जब हम लोग स्मृति की बात करते हैं उसमें धर्मशास्त्र लिखे गए, धर्मशास्त्र में धर्म स्मृति या धर्म सूत्र लिखे गए। ये धर्म सूत्र जो है स्मृति लिटरेचर का पार्ट है, और बहुत 600 बीसी से लेके आप पकड़ने की कोशिश करिए अराउंड मौर्यस और मोस्ट मॉडर्न के ट्रांजिशन में सब लिखा गया है सर, ओके, और इसका कंपाइलेशन तो फाइनली गुप्ता पीरियड में हुआ। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी है ना, कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, नारद की स्मृति है, बृहस्पति की स्मृति है सर, ठीक है ना। सो दिस आर द कमेंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट गिवन बाय अ सर्टेन स्कॉलर ऑन द सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू डू। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नॉर्मेटिव्स, ओके ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको भी 100% फॉलो नहीं किया जाता था। कल हम लोग धर्मशास्त्र के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिस्कसिंग ओके। तो हमारे पास एविडेंसेस है इस दौर के अंदर से, ओके। तो व्हाट डू वी सी कि वन हायरार्की रिजिड हो गई सर, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे इनके अंदर से डेवलपमेंट हुआ, स्लेवरी सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। अब बात आगे चलती है कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड एजुकेशन, या ओवरऑल स्थिति क्या हुआ करती थी। अब देखिए मैरिज की बात करते हैं 2 मिनट, और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि मैरिज सिस्टम बेसिकली डेवलप हुआ। अच्छा, मैरिज के साथ एक पार्ट हमको सोसाइटी के अंदर जो चेंज देखने को मिलेगा वो है गोत्र सिस्टम और आश्रम सिस्टम सर, ना पहले दो इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, आश्रम सिस्टम इंडिविजुअल के साथ भी जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। अब व्हाई द टर्म गोत्र इमर्ज्ड, है ना, समझे, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म गोत्र इन द लेटर वैदिक पीरियड, है ना, व्हाट इज द वी कैन से पॉइंट थ्रू व्हिच द कांसेप्ट ऑफ द गोत्र केम अप, ओके। अब देखिए कि गोत्र सिस्टम वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द क्लैन प्रैक्टिसेस इन द वी कैन से द लेटर वैदिक पीरियड सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। सो गोत्र का मतलब पहले हुआ करता था काउशेड, a place where the cows are actually we can say put together, है ना। नॉर्मली पहले के टाइम के अंदर काउ की इंपॉर्टेंस थी। अब एक ही घर में सब लोग रह रहे हैं, चाचा भतीजा जो भी फैमिली मेंबर्स है, सबके पास गाय है, तो दे यूज्ड टू पुट डाउन एट गौशाला काइंड ऑफ, है ना, गौशेड के रूप में, तो उसको गोत्र, और उन सबको ये शब्द यूज किया गया कि ये सब सगोत्र हैं। तो सगोत्र होने का मतलब कि दे आर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर, सो दैट इज द रीजन दे आर शेयरिंग द वेल्थ, है ना, दे आर कीपिंग द वेल्थ इन अ यूनिफाइड वे उनके क्लैन के साथ साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहा गया कि भाई ये एक फैमिली है, इनकी गाय थी, ये फैमिली का एक मुखिया है सर, ठीक है। बोले कौन था? बोले इनके मुखिया तो हुआ करते थे वशिष्ठ। बोले अच्छा, तो मतलब ये वशिष्ठ जो ऋषि हुआ करते थे उनकी गाय थी, उनकी अंडर में ये सब पूरी पूरी फैमिली, ये क्लैन था। बोले हाँ। बोले दूसरा वो किसका है? बोले वो विश्वामित्र का है। अच्छा, उनका है, ठीक है। बोले वो किसका है? बोले वो भरद्वाज का है सर, ठीक है, समझे। तो इस बेसिस के रूप में कहा गया कि इनिशियल पीरियड के अंदर जो गायों के जगह को एक जगह पे बांध के रखते थे, उसके एक मुखिया, जो मुख्य व्यक्ति थे, उनके नाम के ऊपर से वो आइडेंटिटी क्रिएट हुई सर, है ना, वो ऋषियों के डिसेंडेंट्स के रूप में कंसीडर किए गए। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि द गोत्र सिस्टम केम अप। गोत्र वाज इनिशियली कंसीडर्ड एज अ काउशेड और काउ पेन और काइंड ऑफ गौशाला वेयर द फैमिली वेल्थ वाज एक्चुअली पुट टुगेदर सर। बट एज एंड व्हेन टाइम पास्ड, जैसे समय गया वैसे वैसे हमें देखने को मिला कि यही बेसिकली गौ को और उनके ही जो मेन ओनर्स है उनके अंडर में जो कंट्रोल हुआ करते थे उनको डिसेंडेंट्स के रूप में कंसीडर किया गया। और फिर गोत्र में ये कहा गया कि भाई हम एक ही फैमिली से, तो एक ही फैमिली के अंदर शादी नहीं होनी चाहिए, है ना, तो सगोत्र शादी है, क्योंकि हमारे डिसेंडेंट तो एक हुआ करते थे ऊपर सर, ठीक है। सो इफ यू आर मैरिंग तो दैट विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ जेनेटिक इश्यूज एंड अदर वी कैन से एथनो मतलब ओवरऑल बायोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं सर, ओके। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड कि गोत्र एंडोगेमी से गोत्र एक्सोगेमी की तरफ चले गए। तो मैरिज के अंदर भी डेवलपमेंट होगा कि विद द डेवलपमेंट ऑफ गोत्र सिस्टम इनिशियली पहले जो था कभी-कभी एंडोगेमी प्रैक्टिस होती थी, सो विद इन द क्लैन मैरिजेस होते थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड, बट द मोमेंट वी कैन से लेटर वैदिक पीरियड केम द एक्सोगेमी इमर्ज्ड, ओके। एंड अंडर द एक्सोगेमी इट वाज डिसाइडेड दैट द मैरिजेस शुड बी एक्सटर्नली आउटसाइड द क्लैन, आउटसाइड द गोत्र सर, ओके। सो दैट एक तो जेनेटिकली भी आप एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो, बेसिकली उसके साथ आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन भी चलती रहे। तो ये गोत्र जो प्रथा है ये नॉर्थ में बहुत ही अभी आज की नॉर्थ गुजरात और कुछ जगह पे नहीं मानते, गुजरात की अक्सर जगह के ऊपर मानते हैं। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है सर, मतलब वहाँ तो नॉर्थ वेस्ट में तो मतलब आप देखोगे इसके लिए एक गाँव में शादी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये गाँव में सदियों से सब लोग रह रहे हैं। अगर सदियों में सब लोग रह रहे हैं मतलब ये कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड। अगर पीछे 10, 15, 20 जनरेशन ऊपर जाओगे तो अभी नहीं पर 50 जनरेशन ऊपर चले जाओ, कहीं ना कहीं रिलेशंस होंगे, तो वो अल्टीमेटली फिर जेनेटिकली डिसऑर्डर भी क्रिएट करेगा ना सर, क्योंकि इंटरब्रीडिंग और ये सब होगी सर, तो बहुत सारे इश्यूज है, म्यूटेशंस होने की शक्यता है, इनहेरिटेंस के रूप में चीजें आएगी सर, थैलेसेमिया आप बोलते हैं। देखिए थैलेसेमिया एक ऐसी बीमारी है जो जहाँ क्लैन मतलब आज की तारीख में बहुत सारी कम्युनिटीज इंडिया में जो क्लैन एंडोगेमी प्रैक्टिस करती है, विद इन द क्लैन शादी करता है, ठीक है ना, समझे। तो उनमें ये सब जेनेटिकली डिसऑर्डर्स बहुत निकल के आए, ठीक है, और गोत्र प्रथा उसके साथ भी जुड़ी गई है। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ वी कैन से द पॉइंट एंड द स्टोरी लाइन जहाँ हम लोग कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक थॉट से भी निकल के आया सर, ठीक है। तो एक तो गोत्र प्रथा आपको देखने को मिलता है, दूसरा आप समझोगे तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आश्रम प्रथा की भी शुरुआत हुई सर, ठीक है, समझे। सो इन द लेटर वैदिक पीरियड द आश्रम सिस्टम आल्सो इमर्ज्ड, ओके। व्हाट वाज द आश्रम सिस्टम ऑल अबाउट? द आश्रम सिस्टम वाज रिगार्डिंग कि हाउ एन इंडिविजुअल शुड कंडक्ट हिमसेल्फ, ठीक है। कहा गया कि व्यक्ति को 4 स्टेजेस में अपना जीवन चलाना चाहिए सर, है ना, समझे। तो पहले ब्रह्मचारी आश्रम पालन करना चाहिए, ब्रह्मचार्य से गृहस्थ आश्रम, है ना, क्योंकि आप जब पढ़ाई करोगे उसके बाद सांसारिक जीवन में आओगे सर, ठीक है। फिर वनप्रस्थान और उसके बाद सन्यास। अब देखिए कुछ-कुछ किताबों में 3 ही आश्रम लिखे गए हैं, उपनिषद की बात करेंगे सर, ठीक है, और कुछ-कुछ किताबों में चारों के चारों आश्रम लिखे गए हैं। कहानी ये है कि चौथा आश्रम जो है सन्यास आश्रम, वो भी आप देखोगे तो 100% फॉलो करने की जरूरत नहीं है सबको। सो इट वाज नेवर कंपल्शन फॉर द इंडिविजुअल, ओके ना, समझे, कि भाई ही और शी और पर्टिकुलरली ही शुड फॉलो अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, है ना, समझे। सो दे कैन आल्सो लिव इट विदाउट फॉलोइंग इट, ओके ना, समझे। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना, तो ये आश्रम सिस्टम हमें देखने को मिलती है। ये आश्रम सिस्टम स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी दर्शाता है और इंडिविजुअल्स को
कैसे कंडक्ट करना है सर, ठीक है, हाउ एन इंडिविजुअल शुड कंडक्ट हिमसेल्फ, उसके बारे में भी हमको जानकारी देता है सर, ओके ना समझे। और ब्रह्मचार्य जीवन में बेसिकली ये जो उपनयन और वेदांतम जो होता है, वेदों का आरंभ जो होता है, उसकी शुरुआत हुई और ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें देखने को मिला कि और भी चीजें बनने की शुरुआत होगी। गृहस्थ आश्रम में आप सांसारिक जीवन जीते हो, वन प्रस्थान में यू क्रॉस अ सर्टेन एज, ओके, तो इवेंचुअली यू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड देन यू लिव योर लाइफ एज अ हर्मिट। पर कंप्लीट संन्यास नहीं छोड़ना है तो आप वन प्रस्थान के रूप में भी जी सकते हैं सर, क्या। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट था, दैट इज कॉल्ड एज आश्रम सिस्टम दैट इमर्ज्ड इन दिस एरा, और उसने भी एक अपना इंपॉर्टेंस प्ले किया है सर, ठीक है ना समझे। तो हमें देखने को मिला गोत्र प्रथा निकल के आई सर, ओके। दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है आश्रम सिस्टम देखने को मिलती है, तो वन प्रस्थान है, सन्यासीन है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ से शुरू होता है सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि ये गृहस्थ आश्रम था, इसके लिए गृह सूत्र लिखे गए सर, ओके। वही कहानी आपको एजुकेशन के अंदर भी देखने को मिलती है सर, ठीक है। अब देखिए एजुकेशन में रिलीजियस एजुकेशन सबसे मेन फोकस में था सर, ओके, और स्पिरिचुअलिज्म से लेके वी विल कम टू नो कि बाकी सारी जो भी उस टाइम पे प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो सिखाई जाती थी सर, है ना। तो हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ, है ना, दैट इंक्लूड्स द ग्रामर, दैट इंक्लूड्स सम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इंक्लूड्स द डायलेक्ट्स बोलना सर, है ना समझे, एंड इंक्लूडिंग द अदर थिंग्स ऑफ लाइफ, सम काइंड ऑफ मिलिटरी नॉलेज एज वेल सर, ठीक है ना समझे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ से देखने को मिलती है। ये इनिशियल पीरियड के अंदर था, पर जैसे जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए सीक्रेट नॉलेज कैसे इंपॉर्टेंस करना है और खास करके रिलीजियस नॉलेज कैसे देना है, उसमें बोला गया कि गुरु शिष्य परंपरा का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। यही गुरु शिष्य परंपरा ओवर पीरियड ऑफ टाइम उपनिषद को जन्म देती है सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि दिस एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उपनिषद इन इंडिया सर, ठीक है। तो पहले के दौर के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम थी उसके अंदर से भी हमें जानकारी मिल रही है कि कैसे इनके अंदर एजुकेशन पार्ट था। इनफैक्ट ये जितने भी लोग आश्रम सिस्टम के अंदर जाते थे पहले ब्रह्मचारी आश्रम में होते थे सर, ठीक है ना समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो फिर जैसे उनका उपनयन सेरेमनी होता था, उपनयन सेरेमनी का मतलब ये है कि वो क्या कह सकते हैं आपका थ्रेड सेरेमनी होता था, उसके बाद उनको एजुकेशन दिया जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है सर, ओके, जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म होने आया, पोस्ट वैदिक पीरियड आया सर, ना, वैसे वैसे डिसेबिलिटीज आती है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ और वुमेन को शूद्र को तो पहले भी नहीं दिया गया था, वुमेन को भी बेसिकली धीरे-धीरे रोक दिया गया सर, ठीक है ना समझे। तो दिस इज हाउ वी कैन से द चेंज इन एजुकेशन, पर अभी थोड़ा टाइम है उसको लेके सर, समझे। बाकी यहाँ पे थोड़ी बहुत डाइटरी प्रैक्टिसेस बदल गई सर, ठीक है ना समझे, खाने पीने की चीजें हमको क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, तो ऑब्वियस है कि राइस की कहानी हमको यहाँ से मिल जाती है, मिल्क की कहानी आपको देखने को मिलेगी, मीट वाज स्टिल बीइंग कंज्यूम्ड एज वेल सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हमें ये भी देखने को मिला कि सोमरस जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे थोड़ा कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ऊपर रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ से पहाड़ों में जाना ईजी था सर, ठीक है ना समझे। बट जैसे ये नीचे की तरफ आए, गंगा के प्लेन्स के अंदर आ गए, तो ऑब्वियस है कि भाई तुम्हारी डाइट बढ़ेगी, क्योंकि डाइट इज पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी। तो जैसे भूगोल की परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे आपकी खाने पीने की सिस्टम भी बदलती है सर, ठीक है। आपके यहाँ पे क्लॉथिंग के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना समझे। सो न्यू क्लॉथ्स आल्सो इमर्ज, ओके। कॉइन्स मतलब ज्वेलरी बनने की शुरुआत हुई अलग-अलग प्रकार के, वो भी उन्होंने पहने हैं, वैरायटी आपको देखने को मिलती है। विल आल्सो फाइंड कि पास टाइम गेम खेलने के लिए भी बदलाव होता है सर, ठीक है। अब आप देखोगे तो तबला से लेके ड्रम से लेके वी विल सी कि उस पीरियड के अंदर डांसिंग, म्यूजिक और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इनफैक्ट दिस इज आल्सो द पीरियड इन द लेटर वैदिक पीरियड तक आते-आते हमारे पास गांधर्वों के भी एविडेंसेस आपको मिलते हैं सर, ठीक है ना समझे। एंड वी विल आल्सो सी कि अप्सरा भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना समझे। साइंस ऑफ स्नेक का मतलब है कि स्नेक को कैसे बेसिकली पकड़ना और स्नेक के साथ कैसे डील करना, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया हुआ करते थे ना सर, क्या। तो वी विल फाइंड कि उसकी बैकग्राउंड हमें यहाँ से देखने को मिलती है सर, ओके। तो न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो इमर्ज एंड ओवरऑल सोशल लाइफ आल्सो प्रोग्रेस, ओके ना। ये सोशल लाइफ इंपॉर्टेंस है समझने के लिए कि हाउ द सोसाइटी यूज्ड टू कंडक्ट इटसेल्फ, ओके। ऐसा नहीं था कि समाज के अंदर खाली लोग बैठे ही रहते थे पूरा दिन सर, ठीक है ना समझे। एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि अब स्त्रियों की दशा भी बदलेगी। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इस पीरियड के अंदर सर, है ना, गांधर्व वर दी काइंड ऑफ से द म्यूजिशियंस ऑफ दैट टाइम, ओके ना। इनका मेंशन वैदिक लिटरेचर में है। अप्सरास वर द डांसर्स, ओके ना, सेलेस्टियल डांसर्स लिविंग इन द स्वर्ग लोक सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि उनके हमारे पास एविडेंसेस मिल जाते हैं सर, खैर। तो ओवरऑल सोशल कल्चर लाइफ में डेवलपमेंट हुआ। अब दो बदलाव आपको यहाँ से एक बाकी है, एक है बेसिकली वुमेन के लिए और मैरिज सिस्टम को लेके, वो वुमेन और मैरिज सिस्टम जो बेसिकली जेंडर रिलेशंस है उसके साथ कल डिस्कस करेंगे और फिर कल ही बेसिकली इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना समझे। तो टुमारो देयर इज टू पोर्शंस लेफ्ट, ओके। एक तो जेंडर रिलेशंस, स्त्रियों की दशा, सेकंड इज द रिलीजियस रिलीजन, वहाँ से सवाल आया है, एंड द थर्ड पर्सन इज लिटरेचर, है ना समझे। अब लिटरेचर इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक, बट इसको कल मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा सर, है ना। टुमारो विल बी एबल टू कंक्लूड, तीन टॉपिक है, तो कितना 2.5 घंटे का क्लास है ना, तो विल बी एबल टू डू, समझे। जना मीन्स अ ट्राइब और क्लैन, जना बेसिकली ट्राइब के लिए शब्द यूज किया है, क्लैन सर, समझे नहीं समझे। क्या मैं यहाँ से ये सब कर सकते हो, पर रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर देना सर, है ना समझे। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कल के क्लास में कराऊंगा, धर्मशास्त्र पूछ रहे हो सर, ठीक है, कल कराऊंगा। ये सारे नहीं, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन वेस्टर्न ऑथर्स और इंडियन ऑथर्स दोनों ने मना किया है कि ऋग्वेद का पीरियड अराउंड 4000 बीसी के आसपास होना चाहिए, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड आज की तारीख में 8000 बीसी का आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी जो नया रिसर्च हुआ है उसमें तो ये तक बात हो गई है कि भाई इनका जो डेवलपमेंट है वो बाद में हुआ था, समझे। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं ये पूछा था कि जो गांधी जी का जैसे नॉन वायलेंस उन्होंने प्रीच किया था और रेवोल्यूशनर्स नहीं गए थे, तो क्या उसका बनता कारण ये मतलब बनता ये भी हो सकता है कि उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में जो कंडीशन हुई थी उनके पास आर्मी भी नहीं, प्राइवेट आर्मी मतलब ऐसा लानी पड़ी नहीं है, बड़ी हो सकता है मैं गलत हूं, बट ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने प्राइवेट आर्मी को लानी पड़ी थी अपनी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, बस मतलब नहीं था कि वो अपनी आर्मी रख लेते या फिर जो देश की जो भी तरक्की थी उनकी उसको रिलेटेड डेवलप। तो क्या ये समझ में नहीं आया, वो गांधी जी ने किसके रिलेटेड प्रीच किया था? उन्होंने नॉन वायलेंस पे प्रीच किया था, है ना, रेवोल्यूशन नहीं किया था, वो सत्याग्रह मतलब प्रीच किया था, तो वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड था ना, उसमें तो हो ही नहीं सकती थी हिंसा। हाँ, मतलब ये चीज मतलब उसका उसे एक्सेप्ट करने का वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है क्या कि उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ था जिसमें उन्होंने रेवोल्यूशन करके पूरा ब्रिटिश को हराया था, उसके बाद Gandhi's non-violence idea has been inherited from Jainism, Buddhism, and other parts of religious thought, including his personal values of the families as well. ओके अच्छा स्पेशल क्लास की सीरीज ली हुई है मैंने गांधी के ऊपर। हाँ सर, वो फिलॉसफी वाली है ना। हाँ, उसमें नॉन वायलेंस के ऊपर एक स्पेशल 1.5 घंटा डिस्कस किया। ओके अच्छा सर, जो कैबिनेट मिशन था व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब बड़ा वास्ट है, पर इट इज मेनली बेस्ड ऑन द रिलीजियस टेनेंट्स, नॉट ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उन्होंने एक चीज देखी थी कि हिस्टोरिकल हिंसा करने से हिंसा होती है, तो ही वाज लाइक कि मत करो। तो वो भी ही डिड नॉट हेडर टू द नॉन वायलेंस, ओके ना समझे। 1942 में वो क्विट इंडिया में कहा है ना समझे, वहां तो फिर वो आई हो गया, ठीक है। वेडिंग इज दिस एंटरटेनिंग, ओके, करो या मरो सर, खैर चलिए ठीक है। सर एक और डाउट था, दो थे ऑलमोस्ट सर। एक 1942 में जो कैबिनेट मतलब मिशन आया था, उसमें मैं ये शायद बोल रहा हूं, बट कैबिनेट मिशन में 11 या फिर 30 कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हर स्टेट जो है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, फिर ग्रुपिंग का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और फिर एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था, यही तो था सर। यही तो मतलब उसका वो था कैबिनेट मिशन में, यही था 3 टायर सिस्टम। तो सर ऑर्गेनाइजेशन को वैसे भी हो जाता है इंडिया का, तो इसको एक्सेप्ट क्यों करा कांग्रेस ने? तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया, पर वो ग्रुपिंग को नहीं एक्सेप्ट किया था, उसको लेकर लड़ाई हुई।
वो ग्रुप के ऊपर छोड़ दिया था और प्रोविंसेस के ऊपर छोड़ दिया था कि तुम्हें करना है कि नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिस्कस करेगी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इंडिविजुअल बनाना है, ग्रुप का बनाना है। यूनियन कोई बनाना नहीं था, वो तो कंफर्म था। जी जी हाँ, तो वो तो कंफर्म था। तो बोले पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फिर देखा जाएगा। तो जिन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ग्रुप का भी बनाना चाहूंगा और भविष्य में ग्रुप को सेपरेट कर दूंगा, तो वैसे भी वो अलग हो गया। इन्होंने उसमें उसको भी शायद एक्सेप्ट नहीं किया था। सॉरी, मैं कह रहा कि कम्युनल वीटो भी मांगा था जिन्होंने वही कैबिनेट मिशन में हाँ सिराज सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, कैबिनेट मिशन को नहीं, पर उसके बाद फिर वो किया ना, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भाई तुम सरकार में आओ, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी। पहले जिन्होंने मना किया, फिर वो जिन्ना आ गया। हाँ ओके ठीक है, चलिए। सर, और एक और है बस हाँ जी, बोलो। सर, अभी वो एनएसए ने जी डोवाल जी ने ये बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो पार्टीशन नहीं होता। पार्टीशन नहीं होता, हाँ, उसको मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक ओके सर, ओके, है, चलिए। थैंक यू सर। Yeah. देयर कुड बी क्वेश्चन ऑन वैदिक इरानियन रिलेशन। आजकल कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है। मतलब आ सकता है, तो सिमिलैरिटीज के ऊपर आ सकता है, और दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यंस, और वो जो ओरिजिन है, ओरिजिन में आपको पूछा जा सकता है कि भाई इनकी कैसे डेवलपमेंट हुई। बाकी वो एंगल से आया नहीं अभी तक सवाल। आर्यंस इंडियन से विदेशी, ऐसे इंडियन ओरिजिन लोग ही थे, और इसमें कुछ एक रूट्स थे जो विदेशी पॉइंट ऑफ व्यू से माइग्रेट होकर आए थे ना। लिमिटेड माइग्रेशन विद इंडिजिनस पीपल। चलिए सर, बाय बाय।